हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जेएस पूरा कंप्लीट मैं एक ही इसी वीडियो में बता दूंगा। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो नेक्स्ट जेएस में आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई इशू आपको होने वाला नहीं है। मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जेएस 14 जो कि कुछ सप्ताह पहले ही रिलीज़ हुआ है, उसी को हम लोग देखेंगे, यानी कि बहुत पुराना नहीं, एकदम लेटेस्ट वाला देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, ज़्यादा बड़ा, आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। और ध्यान से देखते रहिए और नेक्स्ट जेएस सीखते रहिए। सबसे पहले समझेंगे कि क्या आवश्यकता है नेक्स्ट जेएस को सीखने से पहले, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आपको आनी चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript 6, साथ में आपको आना चाहिए रिएक्ट जेएस। और अगर आप टेलविन CSS जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा और भी UI बनाने वाले फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं, अगर उसके बारे में कोई जानकारी है तो बढ़िया, और नहीं है तो कोई इशू नहीं। बस रिएक्ट आपको आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, HTML CSS आना चाहिए, इतना ये ज़रूरी है और इतना आपको आना चाहिए। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या इसमें चाहिए होता है। देखिए, अगर आपको रिएक्ट नहीं पता है तो आप रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, यहाँ से आप रिएक्ट सीख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, गीकी शोज देख लीजिए, यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस चैनल पे जाना है और यहाँ पर आपको एक वीडियो मैंने लेटेस्ट भी कुछ दिन पहले ही बनाया हुआ है, मास्टर रिएक्ट जेएस बेसिक टू एडवांस। इसको आप देखेंगे तो अब रिएक्ट में एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। सो ये बहुत ही लेटेस्ट वाला 3 दिन पहले ही मैंने बनाया हुआ है, तो इसको देखिए। सो इसको आप देख सकते हैं, ये आपको अगर यहाँ ना मिले, हो सकता है कि कहीं नीचे मिले, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ से प्लेलिस्ट वाले टैब पे, इस पे, और यहाँ से सर्च कीजिएगा रिएक्ट जेएस का प्लेलिस्ट, आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। रिएक्ट जेएस का प्लेलिस्ट देखिए यहाँ पर है, इसको ओपन करेंगे तो आपको ये वाली दिख जाएगी। अब यहाँ पर ये एक वीडियो में मैंने बताया, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा डेप्थ में आपको सीखना है रिएक्ट जेएस, तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा डेप्थ में है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, यही बात है। और ये क्लास बेस्ड है, और ये मैंने पूरा का पूरा फंक्शनल बेस्ड लगाया हुआ है, तो आप इसको देखने के बाद इसको देख सकते हैं, फिर इसको देखने के बाद इसको देख सकते हैं। आप एकदम शुरू से लेकर अंत तक एक्सपर्ट बन जाएंगे। या फिर आप सिर्फ अगर नेक्स्ट जेएस में स्विच करना चाहते हैं तो सिर्फ ये एक ऊपर वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये काफ़ी है। रिएक्ट जेएस में भी अगर आपको जानकारी चाहिए अच्छे से तो आप सिर्फ ऊपर वाला देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो किया जाए, ये मैं कह रहा हूँ। इसको करते हैं क्लोज, और इसको भी क्लोज कर देते हैं, और आते हैं हम लोग कि क्या आपका सिस्टम इंस्टॉल रहना चाहिए। तो आपका सिस्टम इंस्टॉल रहना चाहिए नोड का, वो भी 20.18 LTS ये वर्जन। हालांकि 18 प्लस आई थिंक चाहिए होता है नेक्स्ट में, बट अभी तक का लेटेस्ट है ये वाला 2010 LTS में, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप अगर 1 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि कोई और वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोड का कोई और अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्या डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। बट नोड का हमेशा लेटेस्ट रखिए, जिससे कि आपको कोई भी इशू ना हो। तो मेरे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 20.10 ये मैंने डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप इसको चेक कर सकते हैं वैसे, अगर आप CMD में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ लिखेंगे आप नोड डैश वर्जन, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि नोड का कौन सा वर्जन आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है। इस तरीके से आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर आपको अब श्योर नहीं है उस केस में ये करना है। रिएक्ट की साइट मैंने आपको दिखाई दी कि किस तरीके से आप रिएक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से, या फिर आप मेरी वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं। अब आते हैं हमारा जो मेन मुद्दा है वह, यानी कि नेक्स्ट जेएस पे। नेक्स्ट जेएस क्या है पहले ये जान लीजिए। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है फॉर वेब, यानी कि वेब एप्लीकेशन आपको बनाना है, UI बनाना है कोई भी, तो आप रिएक्ट के इस फ्रेमवर्क यानी कि नेक्स्ट जेएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं रिएक्ट जेएस ही क्यों ना यूज़ करूँ, मैं नेक्स्ट जेएस क्यों यूज़ करूँ। तो नेक्स्ट जेएस में कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। होता है यहाँ पर रिएक्ट जेएस का ही कोड है, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग इसमें मिल जाता है। अभी सर्वर एक्शन आ गया, जिससे कि आप अपना बैकएंड का काम कर लेते हैं, लगभग PHP जैसा दिखने में लगता है। और आपको यहाँ पर ये फुल स्टैक ये प्रोवाइड करता है, यानी कि जैसे रिएक्ट जेएस पे सिर्फ आप UI बना सकते हैं, इंटरफेस बना सकते हैं, यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, फ्रंट एंड का काम कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस में आप पूरा काम कर सकते हैं, यानी कि फुल स्टैक फ्रेमवर्क है ये। आप बैकएंड का भी काम कर सकते हैं, और फ्रंट एंड का काम तो आप कर ही सकते हैं। तो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड का काम अगर आपको करना है तो आप नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए, जिससे कि आपका SEO बढ़िया हो सके। रिएक्ट जेएस पे SEO नहीं होता है, तो अगर आपका कोई एक ऐसा वेबसाइट है जिस पे SEO मस्ट है, SEO अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि वो गूगल सर्च इंजन पे या फिर किसी सर्च इंजन पर रैंक कर सके, तो फिर आपको रिएक्ट जेएस के बजाय नेक्स्ट जेएस यूज़ करना पड़ेगा। यही इसका एक ऑप्शन है। तो मतलब और भी ऑप्शन है वैसे नेक्स्ट जेएस के अलावा, बट ये ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा यूज़ होता है, और रिएक्ट के ऑफिशियल जो है वह भी रिकमेंड करते हैं कि आप नेक्स्ट जेएस यूज़ कीजिए, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। अभी ये समझ में आ गया कि नेक्स्ट जेएस क्या है और क्यों इसका यूज़ करना है हमें। बाकी आप चाहें तो आप यहाँ से डिटेल में और पढ़ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस, यहाँ पर लिखा गया ऑल द टूल यू नीड टू मेक द वेब फास्टर। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, मिलता है बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट को का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं। आपको डायनामिक HTML स्ट्रीमिंग यहाँ पर मिल जाता है। रिएक्ट सर्वर कॉम्पोनेंट, आपको सर्वर कॉम्पोनेंट जैसे RSC
के नाम से बहुत फेमस है। आप कोई भी कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आप बनाते हैं नेक्स्ट जेएस में, वो सारा का सारा सर्वर कंपोनेंट ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको आप क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हो, इसको मैं बताऊंगा जब लोग देखेंगे तब। उसके बाद आप डेटा फेचिंग कर सकते हैं, आप फ्रंट एंड से भी डेटा फेचिंग कर सकते हैं और बैक एंड से भी कर सकते हैं, दोनों में इसमें फैसिलिटी दी गई है। यानी क्लाइंट से भी और सर्वर कंपोनेंट्स आपको सर्वर साइड से करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। आगे सीएसएस का सपोर्ट मिल जाता है आपको। और इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आप सीएसएस मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, सैस यूज़ कर सकते हैं, टेलमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप स्टाइल जेएसएक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर रेंडिंग दोनों ही आपको मिल जाता है, तो बढ़िया है ये। और एड्ज रन टाइम्स मिलता है, राउट हैंडलर मिलता है यहाँ पर, जिससे कि आप अपना एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकें, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और एडवांस राउटिंग और नेस्टेड लेआउट्स कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मिडिल वेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी और डिटेल में आप जाएँ तो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं जानकारी। जैसे कि रिएक्ट ये यूज़ करता है, टर्बो पैक ये यूज़ करता है बिल्डिंग के लिए, और स्पीडी वेब कंपाइलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। गेट स्टार्टेड इन सेकेंड्स आप इसको कर सकते हैं डिप्लॉय वर्सल पे, जो कि हम लोग करेंगे नहीं फिलहाल के लिए। द फ्रेमवर्क ऑफ चॉइस व्हेन इट मैटर्स, ये इन लोगों ने यूज़ किया होगा, तो वहाँ पर ये प्रचार मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी कि क्या है नेक्स्ट जेएस, क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, रिएक्ट जेएस से कैसे ये डिफरेंट है, ये सब हमने देख लिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस डॉक पे क्लिक करना है। ज़्यादा थ्योरी पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। तो ये डॉक है। अब डॉक दो तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, एक ऐप राउटर के द्वारा और दूसरा पेज राउटर के द्वारा। तो पेज राउटर का मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था जब नेक्स्ट जेएस का पहले वाला वर्जन था, तब ये ऐप राउटर नहीं था। तो ऐप राउटर नया आया हुआ है, तो हम लोग ऐप राउटर को लेकर ही चलेंगे। मैंने इस कम्युनिटी से मैंने डिस्कशन भी किया है कि कौन सा लेकर आगे बढ़ना चाहिए अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप ऐप राउटर को ही लेके चलिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये पेज राउटर को डेप्रिकेट कर दिया जाएगा भविष्य में और इसी ऐप राउटर को रखा जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐप राउटर ही देखने वाले हैं जो कि नया है और लेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अभी व्हाट इज नेक्स्ट जेएस? नेक्स्ट जेएस इज रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट टू बिल्ड यूजर इंटरफेस एंड नेक्स्ट जेएस फॉर एडिशनल फीचर एंड ऑप्टिमाइजेशन अंडर द हुड। नेक्स्ट जेएस आल्सो एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर टूलिंग नीडेड फॉर रिएक्ट लाइक बंडलिंग। दिस आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन फीचर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये सर मेन फीचर है। और ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे, देखिए ऐप राउटर में और पेज राउटर में क्या डिफरेंस है यहाँ पर कंपेयर करके बताया गया है, और क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले से उसके बारे में जानकारी। बाकी यहाँ पर कम्युनिटी है जहाँ से आप डिस्कॉर्ड वगैरह पे इसका ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब हमें देखना नहीं, हमें देखना है इंस्टॉलेशन। हम लोग देख रहे हैं क्या इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये कहता है कि 18.17 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 18.70 या फिर इससे अबव का वर्जन होना चाहिए, तभी आपका नेक्स्ट जेएस सही तरीके से काम करेगा वरना नहीं करेगा। अभी जो नेक्स्ट जेएस का वर्जन है वो है 14 पॉइंट समथिंग है, आपको देखने को भी मिल जाएगा। और ये किसी भी ओएस पे चलेगा, मैक ओएस पे, विंडोज़ पे और लिनक्स पे, सभी पे चलता है। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, जिसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और लेटेस्ट, ये वाला हम लोग कमांड रन करेंगे, हमारा हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया। और यहाँ पर ये सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे जो हम अभी हम लोग टर्मिनल में देखेंगे, और कुछ खास करना है नहीं। मैनुअल इंस्टॉलेशन अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या फिर किसी चीज़ में करना हो तो, बट ये हमें देखना है नहीं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर में आएंगे, इनके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आएंगे। अभी फिलहाल के लिए चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं हूँ यहाँ टर्मिनल में, VS कोड में मैंने ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पर एक फोल्डर मैंने क्रिएट करके इसको ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो भी क्रिएट करेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर हूँ मैं और मैंने इसको पेस्ट किया npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। इंटर की प्रेस करना है। ये हो सकता है कि पहली बार आपको इंस्टॉल करने के लिए मांगे यहाँ पर, बजाय इसके तो आपको y लिख के इंटर की प्रेस करना है, जिससे आपका क्रिएट नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये कहेगा व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम मैं रखता हूँ ch1। इंटर की प्रेस करना है। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट? नहीं, मुझे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है। क्या आप इसलिए यूज़ करना चाहते हैं? आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, एरो की प्रेस करके आप येस नो इसमें स्विच कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है, मैंने नो में क्लिक किया। टेलमेंट यूज़ करना है हाँ, तो येस में रखते हैं इसको, इंटर की प्रेस करते हैं। SRC डायरेक्टरी आपको यूज़ करना है। देखिए ये आप प्रोजेक्ट दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक SRC डायरेक्टरी के साथ, दूसरा SRC डायरेक्टरी के बिना। दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। कुछ लोग SRC के साथ कर दें जिससे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेपरेट रहे और प्रोजेक्ट का जो कोड रहता है वो सेपरेट रहे। कुछ लोग SRC फोल्डर के साथ नहीं करते हैं, डायरेक्टली ऐप डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ऐप डायरेक्टरी साथ में एक सिबलिंग की तरह रहता है। तो मैं आपको दोनों ही प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग दोनों को देख लेंगे। तो पहले SRC के साथ देखते हैं। येस मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, मतलब रखा हुआ है।
एंटर की प्रेस करते हैं और ऐप राउटर चाहिए, जी हाँ ऐप राउटर रिकमेंडेड है और आपको ये चाहिए तो ये इसमें रखना, एंटर की प्रेस कीजिए। और एलियास आपको चेंज करना नहीं तो नो में रखना, एंटर की प्रेस करना है और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें क्रिएट कर देगा। ये क्या क्या क्रिएट करा देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी, रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट, और डेव डिपेंडेंसी में ऑटो प्रीफिक्स और पोस्ट और टिल ये सारी चीज इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH1 करके हमारा प्रोजेक्ट पहला क्रिएट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अब अपने प्रोजेक्ट में जाके इसको रन कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं रन करूँ CD CH1 करके, इसके अंदर गया मैं npm run dev, इंटर की प्रेस करते हैं और अगर आप ब्राउजर में इसको ओपन करेंगे लोकल 3000 पोर्ट पे तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट एक टेम्पलेट रहता है नेक्स्ट.js का, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये स्लो है लेकिन ये है इसका डिफॉल्ट पेज जो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कहता है कि आप इसको एडिट करने के लिए SRC फोल्डर के अंदर में, ऐप फोल्डर के अंदर में page.js इसके अंदर जाइए, आप इसको एडिट कर पाएंगे। तो ये कह रहा है हम लोग करेंगे भी। हम लोग आते हैं यहाँ पर और CH1 SRC फोल्डर के अंदर में देखिए यहाँ पर हमारा page.js, यहाँ से आप हटा सकते हैं ये पूरा का पूरा रिटर्न, बट मैं मेन रहने देता हूँ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मेन क्लोजिंग टैग से ऊपर जो कुछ भी रहेगा उसको हम रिमूव कर देंगे, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का, और ये मैंने कर दिया रिमूव। और उसके बाद एक H1 बनाते हैं। H1 आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा बिकॉज ये JSX सिंटेक्स के साथ नहीं, तो एमिट काम नहीं कर रहा है इस पर। अब इसमें लिखिए हेलो नेक्स्ट JS और इसको सेव कीजिए। इसी को सेव करेंगे और आप यहाँ पर आके देखेंगे तो आपको यहाँ हेलो नेक्स्ट JS दिख जाएगा। और टेलविन लगा हुआ है तो H1 का कोई खास यहाँ पे फर्क आपको दिख नहीं रहा। टेलविन की क्लासेस लगाएंगे तो फिर आपके बोल्डर बढ़ा के देखिए तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर CH1 डॉट नेक्स्ट ये क्रिएट होता है। जब आप इसको रन करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है जिसमें सारे डिपेंडेंसीज जो भी है वो सारे इंस्टॉल होने के बाद यहीं पर रहता है। पब्लिक डायरेक्टरी एक जिसपे सारा पब्लिकली अवेलेबल रहता है, ये प्रोसेस नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आप क्या क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पर इमेजेस रख सकते हैं, CSS रख सकते हैं, SVG फाइल रख सकते हैं, ऑडियो वीडियो इस तरीके की फाइल्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद एक SRC फोल्डर और इसके अंदर में है ऐप फोल्डर। SRC फोल्डर के अंदर में देखिए कुछ भी नहीं है। SRC फोल्डर के डायरेक्ट उसके अंदर में एक ऐप फोल्डर है और उसके अंदर में ये फेव आइकन है जिसपे जो कि आपको यहाँ पर दिखता है। अब इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा फेव आइकन। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, नाम ये रखिएगा, आइकन चेंज कर दीजिएगा तो आपकी साइट का आइकन दिखने लगेगा। उसके बाद global.css एक फाइल है जिसमें टेलविन लगा हुआ है और कुछ कस्टम CSS से लिखा गया। इसके साथ आपको डार्क में और बॉटम और सेंटर होकर दिखता है सारी चीज़ें। तो ये टेलविन की क्लासेस यहाँ पर यूज़ करने के लिए लगी हुई हैं। और ये ग्लोबल CSS यानी कि यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे CSS वो किसी भी कॉम्पोनेंट में किसी भी पेज में आप यूज़ कर पाएंगे। ये हो गया। इसके बाद ये एक रूट लेआउट इसको कहते हैं। तो ये एक रूट लेआउट है जिसपे फॉन्ट को गूगल फॉन्ट को इंपोर्ट किया गया है और CSS को इंपोर्ट किया गया है। ये गूगल फॉन्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर मेटा डेटा यहाँ पर लिखा गया जिससे आप SEO वगैरह कर सकें, टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड ये सब दे सकें। उसके बाद एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये मेन है हमारा। इस पर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक अगर रिमूव भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया गया है फंक्शन और ये रूट लेआउट इसका नाम रखा गया है और यहाँ पर चिल्ड्रन आता है। तो यानी कि जो भी आप अदर पेजेस या फिर जो भी किसी क्रिएट करेंगे वो इसके चिल्ड्रन के तौर पर यहाँ पर प्रॉप के थ्रू यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर ये HTML का टैग है मेन टैग और ये HTML का क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर बॉडी है और इसी के अंदर में जो भी चिल्ड्रन आएगा, जो भी पेजेस आप क्रिएट करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स आप लगाएंगे वैसे इसी चिल्ड्रन के भरोसे यहाँ पर आने वाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पर HTML के अदर जो मेटा टैग्स होते हैं उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पर अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं ऐड करना तो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जरूरी है कि रूट लेआउट पे ये HTML का टैग ओपनिंग क्लोजिंग और बॉडी रहे। किसी अदर लेआउट में आपको ये HTML का ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी नहीं देना है, कम से कम ओपनिंग HTML और क्लोजिंग HTML नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ रूट लेआउट पर ही रहेगा, एक में ही रहेगा, इसी एक पेज में रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। ये क्लास जानते हैं आप कि ये यहाँ वाला लिखा गया है गूगल ये जो फॉन्ट है वो, तब इसको चाहे तो हटा सकते हैं। इस क्लास का यहाँ पर कुछ खास अभी यूज़ है नहीं हमारे केस में, बट आप इस तरीके से गूगल फॉन्ट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये लेआउट समझ में आ गया, कोड समझ में आ गया। अब यहाँ पर पेज है, ये बहुत ही सिंपल सा पेज है, ये बस एक कॉम्पोनेंट बनाया गया है रिएक्ट जिससे कॉम्पोनेंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये इमेज यहाँ यूज़ नहीं हो रहा था, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और होम लिखा गया है। इस ये जो page.js है ये अक्सर हम लोग देखते हैं इसको index.js के नाम से या फिर index.php या index.html, तो समझ लीजिए कि वही ये वाला पेज है page.js, ये index.js है ऐसा मान के चलिए। बट यहाँ पर नाम इन्होंने अलग रखा है, पता नहीं क्यों। इंडेक्स इसको रखते तो ज़्यादा बेटर होता। तो index.js मान के चलिए कि ये आपका है, बस नाम हम लोग यहाँ पर page.js लिखते हैं, यानी कि जहाँ भी आप index.js लिखते थे वहाँ पर आप बस page.js लिख रहे हैं, बस ये मान के चलिए। तो ये हमारा होम बनेगा रूट पे, ये पेज हमारा कब रन होगा, रूट पे रन होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर होम लिख दिया। आप चाहते हैं यहाँ पर इंडेक्स लिख सकते हैं, मेरे से कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
रिटर्न होगा, ये जेएसएक्स रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन जो रूल्स रिएक्ट में थी वही रूल यहाँ पर भी होगा, एक ही रहेगा, सिबलिंग नहीं हो सकता ये। यहाँ पर आप एम्प्टी फ्रेगमेंट लगा सकते हैं, आप यहाँ पर मेन हटा के एम्प्टी फ्रेगमेंट लगा सकते हैं, यहाँ पर डिव लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर हेलो हमने लिखा तो ये आपको यहाँ पर दिख जाता है वेब पेज में, मैं आपको कुछ देर पहले दिखा था ये वाला। तो ये भी क्लियर है। अभी ये इंडेक्स पेज है, समझ के रखिएगा, ये हमारा रूट पे चलता है, यानी कि जैसे आपका यहाँ पर रूट है, स्लैश है, कुछ नहीं, क्या स्लैश है, उस पर ये पेज हमारा चलता है। तो ये इंडेक्स पेज है, समझ के चलिए, हमारे डोमेन पे ये खुलेगा। उसके बाद गिट इग्नोर है, इसमें आप जो भी बनाएंगे, जैसे गिट इग्नोर में अगर आपको कुछ इग्नोर कर, जैसे नोड मोड से आपको इग्नोर करना था, आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपको डॉट लोकल फाइल या फिर डॉट एनवी फाइल अगर करना है इग्नोर, तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये गिटहब पे पुश नहीं होगा, जब ये गिटहब पे पुश किया जाएगा तब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा है हमारा जेस कॉन्फिग डॉट जेसन। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर एसआरसी ये मेंशन है, बट जब आप ऐप डायरेक्टरी के साथ सिर्फ क्रिएट करेंगे तो ये आपको मेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नेक्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन करना तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल है जो कि वर्जन लॉगिंग करता है हमारे डिपेंडेंसीज का, और यहाँ पैकेज जेसन फाइल है जिस पर आपको नेम मिलता है, आप चाहते हो चेंज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का क्या वर्जन होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रू। और स्क्रिप्ट में एक डेव स्क्रिप्ट मिलता है, जब हम लोग npm रन डेव करते हैं तो वो एक्चुअली में नेक्स्ट डेव को रन कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, जिससे नेक्स्ट का लोकल सर्वर चलता है और हमें हमारे इस लोकल होस्ट 3000 पे हमारा नेक्स्ट का एप्लीकेशन दिखता है रन होते हुए। इसी तरीके से बिल्ड प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करना है तो आपको ये npm रन बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद npm रन स्टार्ट के लिए नेक्स्ट स्टार्ट होगा, और ये लिंट देखना तो इसके लिए है। डिपेंडेंसी में आपको रिएक्ट डोम नेक्स्ट दिख जाएगा। अभी इसका लेटेस्ट देख लीजिए, ये है 14.0.3, और डेव डिपेंडेंसी में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती है, और इसमें कुछ खास है नहीं। सो क्लोज करते हैं। और यहाँ पर पोस्ट सीएसएस डॉट कॉन्फिग फाइल जो कि आपके पर्ज करने के लिए या फिर पोस्ट सीएसएस को पर्ज करने के लिए या फिर बाकी सब काम के लिए आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टेलीविजन वगैरह में बताया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं पैकेजेशन फाइल, इसका मैं डिटेल में बताया npm वाले वीडियो में, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। और ये चूँकि ये गिटहब आप देख सकते हैं, ये गिटहब का ले रहा है तो एक रैपो क्रिएट है इस पर, जिसकी वजह से ये readme डॉट फाइल भी यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया गया, पर इसका कुछ यूज़ नहीं है। और टेलमेट को कॉन्फ़िग करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज़ कि यहाँ पर जो भी कंटेंट है इसमें सब में एसआरसी मेंशन है, एसआरसी/, बिकॉज जो भी हमारा रहेगा वो एसआरसी फोल्डर के अंदर ही आपको बनाना है, चाहे वो पेजेस हो, कंपोनेंट हो, ऐप्स हो, कुछ भी हो, आपको इसी के अंदर में बनाना। अगर आप कहीं और किसी और लोकेशन पे कोई कंपोनेंट बनाते हैं फिर कोई पेज बनाते हैं तो उसको यहाँ पर कोई मेंशन करना पड़ेगा, जिससे कि टेलमेट हमारा सही तरीके से काम करे, अपना काम कर। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कोई फाइल इस पे है नहीं जो कि बताने की आवश्यकता है, तो इसको करते हैं क्लोज। और मैं आपको दिखाऊंगा ऐप डायरेक्टरी के साथ क्रिएट करके, इसको करते हैं, इसको हटाइए, बस cd डॉट करके बाहर आना है, इसको कीजिए cls। ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, आप इंटर की प्रेस करते हैं, आपको पूछेगा क्या प्रोजेक्ट का नाम रखना है, ch2 रखना, इंटर की प्रेस कीजिए। टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, ESLint नहीं चाहिए, टेंसेस चाहिए, एसआरसी इस बार नहीं चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, और कस्टमाइज नहीं करना है, और ये हमारा एक क्रिएट कर देगा, बट इसमें एसआरसी फोल्डर नहीं होगा। तो आपको दोनों ही दिखा दे रहा हूँ, बाकी लेकर मैं एसआरसी को ही चलूँगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग इसको क्रिएट होने देते हैं। वैसे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, आप ऐप वाले को एसआरसी बना सकते हैं, वैसे कुछ चेंज करनी पड़ती है। एक एसआरसी का मैनुअली यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और पूरा ऐप को उसके अंदर डालना पड़ेगा, और टेलमेट में इसको मेंशन करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा cd ch2 इसके अंदर चलते हैं, और npm रन डेव करके इसको भी रन कर लेते हैं। देखिए ये रन हो रहा है, इसको वेब पेज में ओपन करते हैं। ये वेब पेज में हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लेता है फर्स्ट टाइम रन होने में। देखिए यहाँ पर हो गया। अब ये कहता है कि आपको एडिट करना है कहाँ पर, ऐप और पेज डॉट जेस यहाँ पर। अब एसआरसी डायरेक्टली ये नहीं दिखा रहा है, चलिए देखते हैं ये कहाँ पर करना होता है। तो यहाँ आना है, और ये इसका देखिएगा ऐप के अंदर में पेजेस ये वाला, तो ये क्या है, बस कोड वही है। आप इस पूरे को हटाइए यहाँ से यहाँ तक, और सिंपली एक H1 लिख देंगे हम लोग, पहले ये मुझे मिले तो अंत तक। देखिए यहाँ से अंत तक हटाया, और यहाँ पर एक H1 लिख देते हैं, लिख दीजिए हेलो नेक्स्ट जस, सेव कीजिए। और ये रहा, ये इमेज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको सेव करेंगे। सेव करके आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर हेलो नेक्स्ट, सेम वही दिख रहा है। इसका भी अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही है, बस यहाँ पर एसआरसी फोल्डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि डॉट नेक्स्ट फोल्डर है, ये ऐप ऊपर आ गया, बिकॉज ABCD से ये ऑर्डर होता है, तो ऐप ऊपर आ गया। इसमें देखेंगे तो फेव आइकन दिखेगा, वही फेव आइकन आपको दिख रहा है। ग्लोबल CSS फाइल है, वही CSS फाइल है, इसमें भी सेम वही कोड लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। लेआउट में भी सेम वही कोड लिखा हुआ है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम सेम डिट्टो वही है। उसका पेज डॉट जेएस में मैंने आपको दिखाया वही कोड है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो नोड मोड्यूल्स आपको दिख जाएगा, जो पैकेजेस इंस्टॉल होती है वह यहीं पर रहता है। पब्लिक डायरेक्टरी आपको यहाँ पर दिख जाता है, सेम वही। और बाकी गिट इग्नोर है, और जेएस कॉन्फिग फाइल देखिए यहाँ पर एसआरसी पहले दिखता था, इस वाले पे आप देखेंगे कंपेयर करके, इसमें कोई एसआरसी दिखता है, बट इसमें एसआरसी आपको नहीं दिखेगा। इसमें आपको एसआरसी ये नहीं दिखने वाला है, इसमें कहाँ गया भाई, ये इसमें एसआरसी नहीं दिखने वाला है। तो ये इस तरीके से रहता है। जब नेक्स्ट कॉन्फिग पे देखेंगे तो ये तो एज इट इज़ है। और ये लॉग फाइल है जो मैंने आपको बताया जेसन का, ये पैकेज डॉट जेसन का, और ये भी सेम वही है। तो यहाँ पर भी सारी वर्जन वही है, वही सब कुछ है। इसको भी क्लोज कीजिए, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और पोस्ट सीएसएस में सेम वही है, और रीडमी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एसआरसी नहीं दिखेगा, एसआरसी स्लैश
नहीं दिखता है। तो अगर आपको यही प्रोजेक्ट जिसमें एसआरसी में आपने क्रिएट नहीं किया, इसी को अगर मुझे एसआरसी में क्रिएट करना, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, एक एसआरसी का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और इस ऐप को उठा के इसके अंदर डालना पड़ेगा। इसके अंदर जब जैसे आप डालेंगे वैसे आपको जहाँ जहाँ भी पाथ है वहाँ सब जगह एसआरसी के साथ इसको मेंशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा SRC/pages, SRC/component, SRC/app, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पर देखिए ये हमारा कहाँ गया, बाकी एक और था ये वाला, यहाँ पे आपको SRC लिखना पड़ेगा जैसा यहाँ पर है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और कुछ खास है नहीं डिफरेंस इसमें, तो ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं SRC के साथ या SRC के बिना। पता नहीं इन लोगों ने इससे क्यों रखा हुआ है, एक ही रखते हैं ताकि इतना कन्फ्यूजन नहीं होता, इतना समय मेरा जाता नहीं इसको बताने में। अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में। इसको हम लोग इससे बाहर आते हैं, कुछ खास इसमें काम करना है नहीं। एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उस पर हम लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। तो एक और प्रोजेक्ट के लिए हमें इसको करना पड़ेगा पेस्ट और इंटर की प्रेस करते हैं। इसमें करेंगे CH3 और टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, ESLint नहीं चाहिए, टेलनेट चाहिए, SRC डायरेक्टरी चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, कस्टमाइज नहीं करना है और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होता है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ से भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में और बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, दिस पेज प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है इनका। देखिए ऐप डायरेक्टरी, ये ऐप टॉप लेवल फोल्डर ये बता रहा है। तो पहले एक ऐप डायरेक्टरी है, फिर पेजेस डायरेक्टरी है जो कि क्या करता है, पेजेस राउटर्स यार ये काम करता है। और ये ऐप आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बारे में और डिटेल में जान पाएंगे कि क्या क्या इसमें है, क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पर पेजेस में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं आप, ये सब कुछ है। उसके बाद पेजेस वैसे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आई थिंक। पब्लिक डायरेक्टरी जो कि स्टैटिक एसेट्स रखने के काम आता है, स्टैटिकली सर्व होगा। ये एक ऐसी डायरेक्टरी है जो कि ऑप्शनल है, एप्लीकेशन सोर्स फोल्डर ये इसमें रहता है। यहाँ देख सकते हैं फाइल का हर एक फाइल का यहाँ पर दे दिया गया है। जो फाइल आपको नहीं दिख रहा था वह सारा फाइल भी यहाँ पर है, क्योंकि बाद में ये क्रिएट होता है किसी न किसी वजह से। बाकी लेआउट अपग्रेड, देखिए ऐप राउटिंग के अंदर में कौन कौन सा फाइल बन सकता है, लेआउट बन सकता है, पेजेस बन सकता है। पेजेस में क्या क्या सिंटेक्स रख सकते हैं आप, JSX और TSX ये सारे आप रख सकते हैं। ये आपको लेआउट बना के देगा, ये पेजेस बना के देगा, ये लोडिंग UI बना के देगा। ये नॉट फाउंड के लिए होगा। नाम आपको सेम ही रखना है, ठीक है, कोई अलग नाम नहीं रखना। लेआउट क्रिएट करना है तो आपको layout.js या फिर layout.jsx ये रखना है, या फिर TSX रखना है। या फिर अगर आप पेजेस क्रिएट करते हैं, पेज का मतलब क्या है, जो इंडेक्स फाइल होगा वह क्रिएट करते हैं तो आपको ये एक्सटेंशन रखना है। अगर लोडिंग, उस रूट के लिए आपको लोडिंग बनाना है, घूमता रहता है ना, या फिर स्केलेटन बनता है तो उसके लिए आपको loading.js या फिर JSX क्रिएट करना है। अगर नॉट फाउंड बनाना चाहते हैं अपना खुद का तो आप not-found.js का नाम से फाइल बना सकते हैं। फिर नॉट फाउंड जब भी होगा तो ये वाली फाइल दिखाई देगी बजाय डिफॉल्ट दिखाने के। इस तरीके से एरर के लिए यहाँ पर है, ग्लोबल एरर के लिए यहाँ पर है, रूट के लिए यहाँ पर है जो चीज़ आप API एंडपॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, और टेम्पलेट के लिए यहाँ पर है। बट रूट को हम लोग एक API फोल्डर के अंदर करेंगे। इसके अलावा टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि री-रेंडर होता है, री-रेंडर्ड लेआउट होता है। आप टेम्पलेट या फिर लेआउट दोनों लगभग सेम दिखने में लगेगा आपको। फिर एक डिफ़ॉल्ट होता है जो कि अगर फॉल बैक पेज होता है, अगर पेज नहीं ओपन हो रहा तो वो ये डिफ़ॉल्ट वाला देखने को आपको मिलता है। फिर नेस्टेड राउटिंग है यहाँ पर, ये सब हम लोग देखें, डायनेमिक राउटिंग ये सब बाद में देखें। तो ये हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। हमने हमारा प्रोजेक्ट होपफुली यहाँ पर अभी तक क्रिएट हो गया होगा। देखिए क्रिएट हो गया। CH3 इसके अंदर चलेंगे और एक एक करके हम लोग अपना सारा काम अभी देखना शुरू करेंगे। CD CH3 इसके अंदर चलते हैं और इसको पहले करते हैं रन, तो npm run dev, और यहाँ से हम लोग आते हैं यहाँ पर SRC फोल्डर के अंदर में, ऐप फोल्डर के अंदर में page.js, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम करूँ और यहाँ पर JSX कर दूँ तो ये मेरा एमिट काम करने लगेगा इससे। बाकी आपका ये ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं होगा JSX करने से, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दीजिए। अब देखिए एमिट हमारा काम करेगा, पहले ये काम नहीं कर रहा होता है। आप यहाँ पर H1 लिखेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट होगा, तो ये एमिट हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर लिखिए हेलो नेक्स्ट JS, सेव कीजिए। और चूंकि इंडेक्स फाइल है इस प्रोजेक्ट का तो रूट डोमेन पे, मतलब डोमेन के रूट पे ये पेज हमारा रेंडर होगा और ये आपको हेलो नेक्स्ट JS देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर आगे इसको देख सकते हैं। देखिए हेलो नेक्स्ट JS दिख रहा है, बढ़िया। अभी हम लोग सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे राउटिंग का, बिकॉज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउटिंग का और इसी पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये सीख लिया तो लाइफ आपका झिंगा लाला हो जाएगा नेक्स्ट JS। इसको करते हैं सेव, इसको कर देता हूँ क्लोज। राउटिंग देखेंगे, अलग अलग तरीके का राउटिंग देखेंगे हम लोग, नेस्टेड राउटिंग देखेंगे, डायनामिक राउटिंग देखेंगे, ऑप्शनल राउटिंग देखेंगे, ये सब कुछ देखने में। तो राउटिंग क्या है, राउटिंग नेक्स्ट.js में नेक्स्ट.js यूज़ करता है फाइल सिस्टम बेस्ड राउटर, जिसमें आप फोल्डर क्रिएट करते हैं और फाइल क्रिएट करते हैं। फोल्डर रूट डिफाइन करता है, अगर आपको नेस्टेड बनाना है तो आप नेस्टेड फोल्डर भी बना सकते हैं। हर एक फोल्डर यहाँ पर एक पाथ डिफाइन करता है और उस पाथ पे क्या आपका ओपन होगा वेब पेज पे, वह आप लिखेंगे कहाँ पर, वह page.js के अंदर लिखा था। हर फोल्डर के अंदर में आप page.js या फिर page.jsx या फिर page.tsx फाइल क्रिएट कर सकते हैं और वो आपका उस फोल्डर के लिए रूट पेज कहलाएगा, ठीक है। देखिए समझ में नहीं आया तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग ऐप डायरेक्टरी के अंदर में क्रिएट करते हैं एक फोल्डर नया। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने प्रोडक्ट्स डायरेक्टरी रखा, ये डायरेक्टरी है। देखिए ऐप हमारा रूट बनता है, जिसकी वजह से ऐप के अंदर में जो ये page.jsx से
ये हमें वेब पेज पे दिखाई देता है होम वाले डोमेन पे या फिर रूट एलिमेंट रूट डोमेन पे ये दिखाई देता है। तो अगर मैं इसके बाद अगर चाहता हूँ प्रोडक्ट इस तरीके से, तो मुझे प्रोडक्ट की एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी ऐप के अंदर में। तो ऐप के अंदर में मैंने एक प्रोडक्ट डायरेक्टरी यहाँ पर बनाया। अब इसमें क्या रेंडर होगा, क्या दिखेगा, उसके लिए आप इस पे एक पेज डॉट JSX इस तरीके से फाइल बनाइए या फिर JS भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स पेज है इस प्रोडक्ट्स पाथ के लिए। अभी मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर इन्होंने इसका नाम इंडेक्स रखा होता तो ये ज़्यादा लॉजिकल लगता, बट क्या करें, अब इन्होंने ऐसा रखा हुआ है। तो ये इस डायरेक्टरी के लिए इंडेक्स पेज ऐसा मान के चलिए, ठीक है। ये पेज यहाँ पर RAFC करके आप जो सिंपल सा बनाते हैं कॉम्पोनेंट वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स पेज। अभी आपको ये पेज अगर देखना है तो कैसे आप देख सकते हैं, आपको ऐप के अंदर रूट तक है, फिर प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो ये पेज रेंडर होगा और यहाँ पर जो भी लिखा होगा वह मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए आप और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, इसमें एंटर की प्रेस कीजिए, इस जगह प्रोडक्ट्स पेज दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर देखिए प्रोडक्ट्स पेज दिख रहा है। बाकी ध्यान जरूर रखिएगा कि ये हमारा एक कंपोनेंट है, रिएक्ट कंपोनेंट की तरह ये काम करेगा। और जो रूल वहाँ पर रिएक्ट कंपोनेंट में था बिल्कुल वह यहाँ पर भी, यानी कि आप एम्प्टी फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें से मल्टीपल एलिमेंट्स चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ H1, इस पर ये पेज दिखे। अगर आप एक HR चाहते हैं आप HR ले सकते हैं और यहाँ पर आप P देकर अगर थोड़ा सा अगर लॉरेम अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ ये और आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सेम वही है जो रिएक्ट कंपोनेंट होता था ना, बिल्कुल वैसे का वैसे, बस यहाँ पर आपको रूट्स क्रिएट करके मिल जाते हैं कि आपको अलग से रिएक्ट राउटर यूज़ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपका रूट फोल्डर के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। यहाँ ऐप तक रूट था, फिर प्रोडक्ट्स क्रिएट किया तो ये स्लैश प्रोडक्ट्स बन गया। स्लैश प्रोडक्ट्स का इंडेक्स पेज कौन सा होगा, ये वाला पेज डॉट JSX। इस पे जो भी लिखेंगे वो आपका प्रोडक्ट्स पे यहाँ पर रन होकर दिखने वाला है। तो ये आपको समझना है कि कैसे हमारा रूट बनता है। तो ये समझ में आ गया आपके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं करना है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही करना है, ठीक है जी। इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसका कोई। नेक्स्ट हमारा नेस्टेड कैसे बनाएंगे, मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर अगर कुछ हो तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक अलग फोल्डर बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाते हैं यूजर नाम से। तो इसका क्या बनेगा, /यूजर, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा। अभी यहाँ पर अगर यूज़र पे आपको कुछ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में पेज डॉट JSX वाली फाइल बनानी पड़ेगी। फिर आपका जो डोमेन है वह और /यूज़र करेंगे तो इस पेज के अंदर जो भी लिखेंगे वह आपका चलेगा। बट मुझे ये चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ नेस्टेड क्रिएट करना। तो यूज़र के अंदर में हम लोग एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आइए और लिखिए यहाँ पर सेटिंग्स, ये फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर में हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे page.jsx। इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है कि हमारा डोमेन बनेगा जो भी बनेगा, जैसे लोकल होस्ट :3000 ये बना स्लैश, और स्लैश तक तो ऐप तक रहता है, ऐप के बाद क्या है यूज़र। तो यहाँ पर आपको यूज़र लिखना पड़ेगा, फिर स्लैश, बिकॉज ये नेस्टेड है तो इसके अंदर में एक और फोल्डर है सेटिंग्स, आपको ये सेटिंग्स लिखना पड़ेगा। और सेटिंग्स के जैसे आप ये हिट करेंगे तो सेटिंग्स के अंदर जो page.jsx फाइल है ये वाली फाइल, और इस पर जो कोड लिखा वो आपको रेंडर होकर मिल जाएगा। अगर आपको यूज़र भी चाहिए हिट करना तो आप यूज़र के अंदर में एक page.jsx फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब आप यूज़र तक हिट करेंगे तो आपको उसके अंदर जो कोड रहेगा वो आपको रेंडर होकर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको हटाता हूँ और लिखिए सेटिंग्स, और हम लोग इसको देखते हैं ये काम करता है या नहीं। आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर आइए, इसमें आप इसको हटा दीजिए /settings। अगर मैंने स्पेल ठीक लिखा हो एंटर की प्रेस करते हैं और ये देखिए सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड राउटिंग कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। फोल्डर के अंदर में फोल्डर क्रिएट करके फिर जो भी इसका page.jsx रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अगर सिर्फ यूज़र करते हैं, जैसे मैं इतना करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप इसको हिट करते हैं तो ये कहेगा 404 पेज नॉट फाउंड। तो ये यूज़र पे, जो कि इस यूज़र फोल्डर के अंदर में कोई भी page.jsx या फिर page.js नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ये 404 दे रहा है, ठीक है जी। आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप यूज़र के अंदर में एक फाइल क्रिएट कीजिए page.jsx नाम से, और उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको इस रूट पे हिट होने पर मिल जाएगा। बट वैसा मुझे करना है नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए रूट ग्रुप क्या होता है। रूट ग्रुप मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ऐसे बोलने से समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ आना है, इसको क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और एक हम लोग नया फोल्डर बनाते हैं। वैसे मैं एक में ही दिखा सकता हूँ बट नया नया बना के मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग एक पर ही खिचड़ी न बन जाए, इसी वजह से। एक नया हम लोग यहाँ बनाते हैं कोर्स, और नेस्टेड बनाएंगे। कोर्स के अंदर में हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसमें जावा, और जावा के अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा page.jsx, और इसमें RAFCE, और ये हमारा क्रिएट हो गया। इसकी आवश्यकता नहीं है, और इसको हम लोग यहाँ पर, इसमें क्या है, इसका नाम जावा, ये जावा लिख, और यहाँ पर बस इतना लिखना है जावा, और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ओपन हो जाएगा कब, जब हम लोग कोर्स/जावा लिखेंगे तो ये पेज हमें दिख जाएगा। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल अभी जो हमने देखा बिल्कुल ऐसे का वैसे ही, नहीं कि नेस्टेड है ये। सो इसमें लिखना है कोर्स/जावा, एंटर की प्रेस कीजिए, आपको दिख जाएगा जावा यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अभी इसमें क्या है, इसमें मुझे ये कोर्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स फोल्डर के अंदर जावा ऐसा करके तो रहे, बट मुझे यहाँ पर कोर्स लिखना ना पड़े।
यानी कि रूट में से जो पाथ है हमारा, इसमें से मुझे कोर्स हटा देना है। तो इस काम के लिए रूट ग्रुप आता है। तो कैसे रूट ग्रुप आप बनाते हैं वह देखिए, आपको जाना है अपने कोड पे यहाँ पर, और ये जो कोर्स आपको फोल्डर दिख रहा है इसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम क्या करना है आपको, इसको पैरेंथेसिस से इंक्लोज कर देना। तो यहाँ पर ओपनिंग पैरेंथेसिस लिखा और यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए रीनेम हो गया, कोर्स हमारा पैरेंथेसिस से इंक्लोज हो चुका है। अब हम लोग अगर इस रूट पे आते हैं और यहाँ पर हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो देखिए अब ये हमारा 404 बता रहा है कि नॉट फाउंड बता रहा है। इसमें हमने रूट ग्रुप लगा के क्या किया कि इस कोर्स वाले को जब आप पैरेंथेसिस कर देते हैं तो ये अब यहाँ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जावा कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक फ़ोल्डर में हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं, बहुत सारे रूट्स को ग्रुप कर सकते हैं और ये फ़ोल्डर पाथ में लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अगर मुझे /java/python/php/ इस तरीके से चाहिए लेकिन कोर्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये इस रूट ग्रुप फीचर का यूज़ कर सकता हूँ, यही इसका काम है। ठीक है जी, तो इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए डायनेमिक रूट मीन्स अगर आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली मेरा रूट होगा क्या, तो उसके समय डायनेमिक रूट यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्लॉग पोस्ट पे आपने देखा होगा पोस्ट का स्लग होता है, तो स्लग हमें पता नहीं होता है, हर एक पोस्ट के अलग अलग स्लग क्रिएट करेंगे, फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर तो वो लंबा हो जाएगा। उस तरीके से यूज़र का जब प्रोफाइल होता है तो प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3 यूज़र के आईडी के बेस पे होता है। तो हर एक यूज़र का अगर हम लोग प्रोफाइल अलग अलग पेज क्रिएट करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा, और हमारा ये प्रोजेक्ट फोल्डर से ही भर जाएगा। रूट एक एक बनाएंगे तो 1000 अगर यूज़र है तो 1000 फोल्डर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि डायनेमिक रूट क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो अगर यूज़र प्रोफाइल को लेकर चलें तो यूज़र के अंदर में एक हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रोफाइल नाम से, और इसका नाम रखते हैं हम लोग प्रोफाइल। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या होगा, इसका क्या बनेगा रूट हमारा /user/प्रोफाइल, बट प्रोफाइल के बाद क्या होगा आईडी इसकी, तो /id। आईडी क्या हो सकता है 1 2 3 4, या फिर आप यूज़र नेम भी रखेंगे तो यूज़र नेम राज राहुल इस तरीके से चेंज होगा। मतलब वो डायनेमिक कंटेंट हमारा स्टैटिक नहीं, हमें पता नहीं कि क्या होगा। तो उस तरह के रूट को बनाने के लिए, उस तरह के रूट अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको नया फोल्डर बनाना है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करना है, और आप यहाँ पे जो भी नाम रखेंगे वो आपका प्रॉपर्टी बनेगा। तो मैं अगर यहाँ पर आईडी लिख दूँ, आईडी के बेस पर अगर मेरा प्रोफाइल है, मान लीजिए यूज़र का प्रोफाइल, तो आपको ये आईडी लिखना है यहाँ पर। अभी आईडी यहाँ लिखा तो इसके अंदर में एक पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि इस आईडी पे जब कोई मतलब वेब पेज पे लगाएगा उसको क्या दिखेगा। इसका कोई पेज डॉट JSX चाहिए होता है, JSX मैंने ये लिखा, तो यहाँ पर RAFCE ये कीजिए और आपको मिल जाएगा ये सब कुछ रेंडर होके। अब यहाँ पर पेज है हमारा, आप चाहें तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँगा माई प्रोफाइल और इसको सेव कर दिया। तो ये मैंने माई प्रोफाइल यहाँ पे लिख दिया। अभी इसमें क्या होगा, इस पर चूँकि ये हमारा डायनेमिक है तो ये अलग अलग चीज़ों पे आएगा। जैसे इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अगर आप वेब पेज पे जाते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखिए user/प्रोफाइल। इतने से नहीं, इतने में करेंगे तो फिर ये पेज नॉट फाउंड बता देगा, बिकॉज इतने में है नहीं। इसके बाद आईडी भी लगी हुई है लेकिन वो डायनेमिक है, तो उसके लिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आईडी अगर 1 दूँ तब भी हमारा वही पेज चलेगा माई प्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पर आईडी अगर इसको 2 दे देता हूँ फिर भी हमारा यही चलेगा 2 माई प्रोफाइल। अगर 3 लिख दूँ फिर भी ये हमारे यहाँ पर चलेगा माई प्रोफाइल। तो ये जो हमारा है ये हमारा डायनेमिक बन गया। अब यहाँ नंबर की जगह पर आप नाम अगर लिखेंगे तो यूज़र नेम वगैरह भी लिख सकते हैं। अगर पोस्ट स्लग होता है तो स्लग भी लिख सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा सा भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये है इस पे गेम। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो, इससे फ़ायदा यहाँ पे जैसे कि डायनेमिक हो गया, ये 1 हो गया, तो जो अगर यूज़र जो ये पेज देख रहा है उसका अगर यूज़र आईडी 1 है या फिर प्रोफाइल आईडी 1 है तो उसको अपना कंटेंट दिखेगा। लेकिन कंटेंट दिखेगा कैसे, वहाँ पे अगर देखना चाहते हो तो पहले आपको ये कैप्चर करना पड़ेगा और इसके बेस पे डेटाबेस से डेटा लाकर और वहाँ दिखाना पड़ता है। तो पहले ये डेटा कैप्चर कैसे करते हैं वह देख लीजिए इस पर। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे परम्स का। यहाँ पर परम्स का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आपको मिलता है ये यहाँ पर देखिए परम्स। और अगर आप परम्स को कंसोल करेंगे, मैं यहाँ पर परम्स को कंसोल करता हूँ, परम्स इस तरीके से कंसोल किया और इसको अगर आप देखेंगे सेव करने के बाद यहाँ पर आपको टर्मिनल में दिखेगा, बिकॉज ये सर्वर कंपोनेंट होता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी कंपोनेंट आप कोई पेज बना रहे हो सर्वर कंपोनेंट कहलाता है। आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए आईडी 1 दिख रही है, तो जो भी आईडी होगी वो 1 दिखेगी। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर 2 कर दूँ, ये वाली 2, तो परम्स में क्या चलाएगा आईडी 2, जो कि आप यहाँ देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप 3 कर देते हैं, 3 कर दिया, तो यहाँ पर आपको आईडी कितनी मिल जाएगी 3। अब आईडी है तो नंबर अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो यूज़र नेम अगर यहाँ पर लिखते हैं आप आईडी की जगह पर, फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करो यहाँ पर, अगर आप यहाँ यूज़र नेम लिखते तो फिर आपका नाम यहाँ पर ज़्यादा बेटर सूट करता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी कर सकते हैं, वैसा नहीं कि नहीं कर सकते, आईडी तो नंबर ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं यूज़र नेम लिखता हूँ, मैंने नाम लिख दिया अपना, मैंने राजेश लिख दिया, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो आपको आईडी यहाँ पर ये नाम दिख जाएगा। बट यहाँ पर ये लॉजिकल लगता नहीं है, आईडी है तो नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मगर आप यूज़र नेम के बेस पर भी इसको लगा सकते हैं जैसे चाहे वैसे। अभी ये परम्स आप यहाँ डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, क्योंकि परम्स ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर चाहिए ये वाला सिर्फ चाहिए, तो आपको ये आईडी प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर इसको कर सकते हो, कर्ली क्लोज कीजिए, यहाँ पर लिखिए
परम्स, ये क्या लिख दिया मैंने, परम्स डॉट ID में ये लिखा, इसको सेव किया और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये दिख जाएगा। फिर आप यहाँ पर अगर ID भी लिखते हैं जैसे 1 लिखा तो ये प्रोफाइल 1 दिख जाएगी। अगर 2 लिखेंगे प्रोफाइल ID जिसकी 2 होगी, हमने स्लैश यहाँ से हटा दिया, कोई नहीं, ये 2 दिख जाएगी। अगर आप यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 दिख जाएगी। इस तरीके से आप यूनिक आपको एक ID मिल जाएगी, उसके बेस पे आप अपना डेटाबेस पे क्वेरी कर लीजिएगा और उसका जिस बंदे का भी प्रोफाइल होगा वो प्रोफाइल का डिटेल आपको दिख जाएगा डेटाबेस से फेच होकर। तो ये डायनेमिक का काम होता है। इसको कर देते हैं कमेंट, बिकॉज ये हमें चाहिए नहीं यहाँ पर टर्मिनल में। ये टर्मिनल में आपको दिखता है, वैसे आपको यहाँ पर ये इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल में नहीं दिखेगा, क्योंकि जबकि आपने कंसोल लॉग किया फिर भी, क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है, इसी वजह से आपको टर्मिनल में ही देखने को मिलेगा इसका जो भी आउटपुट रहेगा वो। देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैच ऑल रूट, यानी कि वो सभी को कैच करेगा। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से ओपन कर लेते हैं, ये नीचे कर देते हैं, इतना नीचे रखते हैं। एक नया फोल्डर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर हम लोग नया फोल्डर बना रहे हैं, इसका मैं नाम रखता हूँ ब्लॉग। वैसे तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ब्लॉग रखा। और यहाँ पर हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं पोस्ट्स, और पोस्ट्स के अंदर में हम लोग एक रीनेम करेंगे, यानी रीनेम नहीं करना इसको, इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम रखेंगे page.jsx। ठीक है, अभी ये हमारा बहुत ही सिंपल सा रहेगा। आप इस पे इस तरीके से पोस्ट लिख दीजिए, ये हमारा सिंपल सा। अभी हम लोग हिट करेंगे इस पे ब्लॉग पोस्ट पे तो हमें ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आइए और यहाँ अगर आप करेंगे ब्लॉग स्लैश पोस्ट्स और इंटर की प्रेस करेंगे, आपको पोस्ट यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, पोस्ट आइटम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे पोस्ट आइटम्स से लिखा, यहाँ पर आपको पोस्ट आइटम्स ये दिख जाएगा यहाँ तक। ठीक है, कैच ऑल का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँ, यहाँ पर पोस्ट लिखने के बाद अगर मैं ऐसे लिखूँ पोस्ट, उसके बाद कोई यहाँ पर स्लग होगा, मान लीजिए कि लर्न डैश जावा, इस तरीके से लिखूँ तो ये मुझे बता देगा 404, बिकॉज इस तरीके का हमने कोई फोल्डर में बनाया नहीं है लर्न जावा के नाम से, ना ही डायनेमिक है ये, तो ये काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसको हटा के पोस्ट की जगह पर अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टली लर्न जावा, ऐसे भी लिखूँ यहाँ पर ब्लॉग स्लैश लर्न जावा, तो भी ये काम नहीं करेगा, बिकॉज लर्न जावा ऐसा हमने कुछ वहाँ बनाया हुआ नहीं है। पहले तो वापस से इसको कर लेते हैं ठीक, पोस्ट्स और ये पेज, ये आइटम दिख रहा है। तो कैच ऑल कैसे बनाते हैं, यानी कि कुछ भी लिखो हुआ कैच होना चाहिए, तो वह कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर आइए पेज में, और ये जो फोल्डर आपको दिख रहा है पोस्ट नाम का, इस पर मुझे बनाना है कैच ऑल, तो आप इसको रीनेम करना पड़ेगा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट आपका ये इनक्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डायनेमिक। ठीक है, अभी इस पर 3 डॉट लगाना है आगे में, यानी कि प्रीफिक्स करना 3 डॉट, उसके बाद जो भी नाम रखना है वह नाम रखिए, इंटर की प्रेस करते हैं हम लोग, और देखिए हमारा ये रीनेम होगा जल्दी से इस बार। तो ये जब आप करते हैं तो आपका ये कैच ऑल बन जाता है। कैच ऑल का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। तो कैच ऑल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आया मैं, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे ये दिया था पोस्ट आइटम, जो कि पहले काम कर रहा था अभी भी काम कर रहा है। अगर मैं पोस्ट की जगह पर कुछ और लिखूँ, जैसे मैं लिख दूँ लर्न और जावा और इंटर की प्रेस करूँ, तब भी ये काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ये काम नहीं कर रहा था, बट अब काम करने लगा, बिकॉज आपने इसको कैच ऑल और डायनेमिक बना दिया हुआ है। अगर आप यहाँ लिखते हैं पोस्ट स्लैश लर्न जावा तो तब भी ये काम करेगा। अगर आप लर्न जावा के बाद अगर यहाँ पर लिखते हैं ये 2024 ऐसे लिखते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं, तब भी ये काम कर रहा है। अगर इसके अंदर में और भी आप पाथ ऐड करते जाएं कि ये हमारा 2nd मंथ पे है, तब भी ये काम करेगा, यानी कि ये सभी को कैच करेगा, इसलिए इसको कैच ऑल कहते हैं। और ये जो आप डेटा यहाँ पर देख रहे हैं, ये डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं परम्स में, जिससे कि आप अपना क्वेरी वगैरह कर सकें। तो कैसे इसको कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने का तरीका बिल्कुल सेम वही है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करके यहाँ पर आपको परम्स प्रॉप के तौर पर ये मिल जाता है, और फिर आप इसको कंसोल कर सकते हैं या फिर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं आपको पहले कंसोल करके दिखाता हूँ परम्स, और आप चाहें तो यहाँ पर आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, बट कंसोल ही करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, दिख रहा है पोस्ट्स, पहले एक प्रॉपर्टी दिखता था बट अब यहाँ पर एक एरे दिखता है, और इसी एरे पे सारा आपका डेटा है। पहला आइटम है पोस्ट्स, फिर दूसरा आइटम है लर्न जावा, फिर ये और फिर ये। तो ये दिखता है आपको, पोस्ट 0 करेंगे तो ये पोस्ट मिल जाएगा, फिर लर्न जावा मिल जाएगा 1 पे 2 पे 3 पे, इस तरीके से एरे का जिस तरीके से इटरेशन होता है बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पर आप चेंज करते हैं, जैसे मैं लर्न जावा की जगह पर सिर्फ लिख देता हूँ लर्न पाइथन। ठीक है, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा और लर्न पाइथन मिलेगा। तो यहाँ आइए देखिए पोस्ट और लर्न पाइथन, इसी से आप ये डेटा यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, करना चाहिए। और ये कैच ऑल है, तो ब्लॉग स्लैश के बाद जो भी लिखेंगे आप वह ये पेज ओपन करके आपको दे देगा। अभी आप इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं। मतलब ऑप्शनल का मतलब क्या, यहाँ आया मैं और मैं यहाँ पर पोस्ट मुझे लिखना है। देखिए यहाँ पर ये इंटर की प्रेस किया तो यहाँ पर दिखता है। अगर मैं पोस्ट यहाँ से हटा दूँ और मैं इंटर की प्रेस करूँ तो फिर ये मुझे 404 दिखाता। तो आप चाहें तो इस वाले को ऑप्शनल बना सकते हैं। ऑप्शनल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को आपको अगर ऑप्शनल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको इनक्लोज करना पड़ेगा। एक तो पहले से था, अभी हम लोग एक और स्क्वायर ब्रैकेट इस पे लगाता है। आपको ऑप्शनल बनाना हो किसी को भी तो आप इस तरीके से ऑप्शनल बना सकते हैं। देखिए ऑप्शनल हो गया हमारा, ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल का मतलब हो गया अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए अब हमारा पोस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट नहीं लिखेंगे तो भी हमारा पोस्ट आइटम चलेगा, अगर मैं लिख दूंगा तो भी चलेगा,
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी लिख देते हैं तो भी इसके आगे आपका चलेगा और आपका ये परम्स में यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ वापस से, या रहने दूँ आप लोगों के लिए, हटा देते हैं इसका, वैसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी ये ध्यान में रखिएगा कि डबल स्क्वायर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको क्लोज करते हैं और अब ये आपका ऑप्शनल नहीं है, इसको क्लोज कीजिए और ये खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ पैरेलल रूट्स का, जिसमें आप स्लॉट लगाते हैं और आप इसमें कंडीशनली भी रेंडर कर सकते हैं। तो वह देखिए काफ़ी यूज़ हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। तो वह कैसे बनाते हैं, वह रूट कैसे बनाते हैं, पैरेलल रूट्स कैसे आप क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। कहाँ पर, ऐप के अंदर में। यहाँ पर मैं इसका नाम रखता हूँ कलर बॉक्स नाम रख, और वैसे तो वैसे ऐसे नाम रख दिया, इसका कोई मीनिंग है नहीं, बस नाम याद नहीं आ रहा था, ये रख दिया। और इसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ लेफ्ट। देखिए आपको अगर पैरेलल रूट्स बनाना है तो उसके लिए आपको ऐड सिंबल देकर और उसका नाम लिखना होता है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ लेफ्ट, और इसका नाम एक और फोल्डर बनाते हैं इसी तरीके से, और इसका नाम रखते हैं राइट, लेफ्ट राइट। और इसके अंदर में जैसे नॉर्मल पेजेस बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाना है। न्यू फाइल page.jsx, ये किया, और इसमें पहले बनाते हैं RFCE, ये किया, इसको हटा दीजिए और इसको मान के चलिए कि ये हमारा एक लेफ्ट साइड बार है। उसी तरीके से इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक page.jsx, और इसको आप मान के चलिए कि ये हमारा राइट साइड बार है। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन पे रेंडर करवाएंगे कि अगर ये होगा तो लेफ्ट साइड पर रेंडर करना है, अगर ये होगा तो राइट साइड पर रेंडर करना है। अभी के लिए ये हमारा बन गया है कुछ इस तरीके से। तो ये इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये दोनों हमने पेजेस बना दी। अभी अगर हम लोग इसमें जाते हैं कलर बॉक्स, अगर हम लोग हिट करें तो कलर बॉक्स का कोई अपना पेज नहीं है तो वो हमारा चलेगा नहीं। देखिए मैं कलर बॉक्स एंटर की प्रेस करूँ तो यहाँ पर 404 बता देगा ये है। आप कलर बॉक्स में चाहे तो एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर में यहाँ पर न्यू लिख का page.jsx, और इसमें आप सिंपल सा लिख दीजिए कलर बॉक्स है तो कलर बॉक्स ही लिख दिया मैंने। और अभी इसमें हिट होने पर ये कलर बॉक्स आपको देखने को मिल जाए। यहाँ तक का सब कुछ बढ़िया है, यानी कि जो हमारा इसके लिए रूट है फोल्डर, उसका भी हमने एक page.jsx क्रिएट कर दिया, यानी कि इसका एक इस पाथ पे कोई हिट करेगा तो ये पेज चलेगा, जो भी हिट करके मैंने आपको दिखा। उसके बाद एक लेफ्ट है और राइट है, तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखता हूँ तो क्या ये चलेगा। मैं कलर बॉक्स पे आता हूँ यहाँ पर और मैंने लिखा लेफ्ट, एंटर की प्रेस, ये कहता है कि 4 हो। अभी हम लोग यहाँ से अगर ऐड सिंबल देते और एंटर की प्रेस करें तो भी ये कहता है कि 4 हो। इसका आखिर यूज़ क्या हुआ, ये पैरेलल रूट्स आखिर बनाना क्यों है, इसका यूज़ क्या होता है, तो उसका यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा, देखो समझ में आए। इसका अगर आपको देखना है यूज़ केस, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लेआउट पे जाना पड़ेगा। लेआउट हमने अभी तक देखा नहीं है, कभी भी यहाँ पर एक लेआउट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक तो रूट लेआउट होता है जो कि यहाँ पर है। अब इसके अलावा ये तो रहेगा ही, हमारा इस कलर बॉक्स का स्पेसिफिकली एक लेआउट हम लोग बनाते हैं। एक न्यू फाइल, इसका नाम आपको layout.js ही रखना है, तो ये layout.js रखा। अभी यहाँ पर आप एक सिंपल से बनाइए, जिसे मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम रखिए कलर बॉक्स लेआउट। ये कलर बॉक्स का लेआउट है और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर इसका जो पेज है वो page.jsx, ये इस चिल्ड्रन पे प्रॉप के तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चिल्ड्रन में कर देता हूँ यहाँ पर, और आई बिलीव यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये एरर क्यों हो रहा है। यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न, और ये हम लोग रिटर्न करते हैं, और आप इसमें एक सेक्शन लगा लीजिए। ये क्यों हुआ भाई, ओके हमने इसको JSX ये नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर सेक्शन हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ चिल्ड्रन लिखता हूँ, चिल्ड्रन। अभी हमारा ये ओके, यहाँ फंक्शन हमारा वर्ड छूटा हुआ, इसी वजह से एरर आ रहा है। भाई मैं कहूँ कि एरर क्यों आ रहा है, तो ये हमारा ठीक है। अभी इसमें हम लोग अभी जाकर देखें, ये हमारा लेआउट है और ये काम कर रहा है इस पर, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी हुआ क्या, अभी यहाँ ये कलर बॉक्स पे, और कलर बॉक्स पे आपका ये कलर बॉक्स आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं चिल्ड्रन को यहाँ पर, तो ये जो पेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कलर बॉक्स के अंदर में अपना इसका खुद का पेज है, इस पे जो कलर बॉक्स ये लिखा हुआ था अभी आपको दिखना बंद हो जाए, बिकॉज ये लेआउट यूज़ करा और आपने वो चिल्ड्रन वहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो कुछ भी दिखने का आपको है नहीं। तो ये तो इसकी कहानी होगी कि इसका अपना दिखने के लिए ये बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए कि ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि ये रूट एलिमेंट से, रूट लेआउट से यूज़ होता है, बट यहाँ पर आपका देखिए ये हमारा लिखा हुआ है। लेकिन इस पे आप यूज़ कर सकते हैं अब लेफ्ट और राइट को, कैसे कर सकते हैं, और कंडीशनली कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, पहले आपको मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट आप लिख सकते हैं, और ये लेफ्ट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ये लेफ्ट, और राइट भी मेंशन कर देता हूँ, ये राइट। तो जो भी नाम है आपका यहाँ पर फोल्डर का, ये वाला वह नाम आपको वहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो हमने नाम लिख दिया, यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया। इसको सेव करूँ मैं, और सेव करके यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर वह लेफ्ट के अंदर जो भी था, यानी कि लेफ्ट फोल्डर के अंदर जो ये पेज और JSX है, ये वाला आपको कंटेंट देखने को रेंडर को मिल जाता है। इसी तरीके से राइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ लिखें राइट, आपको राइट भी देखने को मिल जाएगा, राइट साइड पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, इससे अपना खुद का कस्टम लेआउट, वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं कंडीशनल। इसको कंडीशनल कैसे करेंगे, तो कंडीशनल करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको यहाँ पर ये दिख भी रहा होगा। आप टेरनरी ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक बनाइए कॉन्स्ट इज साइड बार, यानी कि साइड बार कौन सा, इज साइड बार सिर्फ लिखते हैं, वैसे तो मीनिंगफुल नहीं हो रहा, बट फिर भी यही नाम रख देते हैं।
इसको कर दिया ट्रू। इसमें क्या होगा, इसमें इसके बेस पर हम लोग लेफ्ट और राइट को करेंगे डिस्प्ले। क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है कि इसको मैं कमेंट कर दूँ क्या, इसको कमेंट कर देता हूँ। अरे भाई इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब कमेंट हो गया। अभी कमेंट कर दिया तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कलर बॉक्स दिखेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिखेगा। हम लोग कंडीशनली इसको रेंडर करना चाहते हैं इसके बेस पे। यहाँ पर आपको लिखना है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज पहले, और यहाँ लिखिए इज साइड बार। अगर साइड बार ट्रू है तो लेफ्ट जो हमारा पेज है उसको दिखाना है, जो कि लेफ्ट साइड बार है। अगर नहीं तो उस केस में राइट दिखाना। तो ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको लॉगिन पेज दिखाना, तो अगर बंदा लॉगिन है तो डैशबोर्ड दिखाना है, अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पेज दिखाना है। इस तरीके से करते हैं ना, वही सब काम आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी यहाँ आइए और देखिए आपको लेफ्ट साइड बार सिर्फ दिखता है, राइट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो इज साइड बार ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये आपका पेज दिख रहा है। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, इसको फॉल्स किया तो इस साइड बार हमारा फॉल्स हो गया, तो ये नहीं होगा, बजाय इसके राइट होगा। तो यहाँ पर आपको राइट देखने को मिलेगा कि राइट साइड बार। इस तरीके से कंडीशनली आप अगर रेंडर करना चाहें तो आप इस तरीके से रेंडर कर सकते हैं कंडीशनली। ये था किसकी कहानी, ये थी पैरेलल रूट्स की कहानी या राउट्स की, जो भी आप कहना चाहें। ये स्लॉट से यूज़ करता है, और स्लॉट्स आप डिफाइन करते हैं इस ऐड सिंबल के साथ। ये एक स्लॉट हो गया, ये स्लॉट, और स्लॉट्स को डिफाइन किया जाता है ऐड सिंबल। चूंकि लेआउट की बात हो ही रही तो लेआउट को कवर कर ही लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, नया फोल्डर तैयार करेंगे। एक कॉम्पोनेंट पहले बनाते हैं। कॉम्पोनेंट बनाने के लिए हम लोग एसआरसी फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। एसआरसी फोल्डर में राइट क्लिक करना है, एक न्यू फोल्डर, यहाँ पर लिखिए कॉम्पोनेंट। मैंने कॉम्पोनेंट्स लिखा, इंटर की प्रेस करते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका जो टेलविन सीएसएस है यहाँ पर आपका ये कॉम्पोनेंट्स लिखा हुआ है, कॉम्पोनेंट्स डायरेक्टरी आपको बनाना है, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स के लिए कॉम्पोनेंट नहीं बनाना है, वरना आपको मेंशन करना पड़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। एक कॉम्पोनेंट में बना रहा हूँ क्या, हेडर, या फिर इसका नाम रखते हैं एडमिन हेडर, बिकॉज ये एडमिन डैशबोर्ड या फिर एडमिन पैनल के लिए हेडर बनेगा। तो एडमिन हेडर मैंने इसका नाम रखा, और यहाँ पर लिखिएगा JSX। ये नॉर्मल सा कंपोनेंट है, रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है बिल्कुल वैसे ही, और इसमें कुछ खास मुझे लिखना है नहीं। मैं यहाँ पर बस ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर एडमिन हेडर ये लिख दिया, सेव कर दिया, और कुछ नहीं। अब ये जो एडमिन हेडर है ये मुझे डैशबोर्ड पे चाहिए। डैशबोर्ड पे मीन्स एडमिन पैनल पे चाहिए। तो एडमिन पैनल पे बहुत सारे पेजेस होंगे। एडमिन का अपना प्रोफाइल पेज हो सकता है, उसका अपना डैशबोर्ड होगा, अपना सेटिंग होगा, तो सभी में मुझे चाहिए होगा। तो मैं अगर एक एक में करूँगा तो वो तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपना लेआउट बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक एडमिन फोल्डर क्रिएट कर लूँ तो अच्छे से दिखा सकूँगा। यहाँ पर एडमिन एक फोल्डर बनाते हैं, और एडमिन के अंदर में क्या होगा, /admin/डैशबोर्ड। तो हम लोग डैशबोर्ड फोल्डर भी बनाते हैं, और एक और फोल्डर बना लेते हैं प्रोफाइल, ताकि 2 पेज में आपको दिख जाएगा प्रोफाइल। तो 2 फोल्डर हमने बना लिया। इसके अंदर में पेजेस, मतलब पेज.jsx जो इसका रूल है वो तो फॉलो करने तो समझ में आ ही गया अब आपको कि रूट्स कैसे बनते हैं। पेज.jsx ये बन गया। अब इस पे डैशबोर्ड पे सिंपली इसको लिख देते हैं एडमिन डैशबोर्ड। ये है तो एडमिन डैशबोर्ड लिख दिया, और उसी तरीके से प्रोफाइल वाला, अरे भाई ये दूसरा, इसको कट के यहाँ पर डैशबोर्ड का पेज, तो एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पर लगा दिया। उस तरीके से एडमिन प्रोफाइल वाले पे एक एडमिन प्रोफाइल लगा देते हैं। आप इसको स्पेस दे सकते हैं। ये हो गया। तो 2 पेजेस है हमारे। अभी अगर मैं कंपोनेंट दोनों में मुझे हेडर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी अगर मुझे ये वाला हेडर चाहिए तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ आना पड़ेगा और दोनों में इंपोर्ट करके और यहाँ पर हेडर लगाना पड़ेगा। यहाँ भी हेडर लगाना पड़ेगा और प्रोफाइल वाले में हेडर लगाना पड़ेगा, बिकॉज हेडर तो सेम रहेगा पूरे एडमिन पैनल के लिए। तो ऐसे अलग अलग ना लगा के आपको क्या करना है, आप एक लेआउट इसका बनाइए। तो एडमिन का एक लेआउट बनाएंगे। एडमिन का लेआउट बनाएंगे, एडमिन के अंदर में एक लेआउट नाम का फाइल आपको बनाना पड़ेगा। एक फाइल क्रिएट करते हैं layout.js, ये हमने क्रिएट किया, और जैसे हमने अभी बनाया था कुछ देर पहले बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, इस बार गलती नहीं करूँगा मैं, और आप इसको लिख सकते हैं एडमिन लेआउट लिखा, और फिर इसमें चिल्ड्रन आएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था चिल्ड्रन, ये लिख दिया, और यहाँ पर सिंपली रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे, आप यहाँ पर बना सकते हैं एक सेक्शन, या फिर आप मेन टैग यूज़ कर सकते हैं। जो भी टैग यूज़ करना है HTML का आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सिंपली अभी के लिए अगर लिख दूँ चिल्ड्रन, सिर्फ चिल्ड्रन, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जो अपना इसके अंदर का ये सब कुछ होगा ये आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अभी आते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर admin/डैशबोर्ड, तो आपको ये डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड दिख जाएगा। और आप यहाँ पर प्रोफाइल करेंगे तो आपको एडमिन/प्रोफाइल पे जो एडमिन प्रोफाइल वो देखने को मिलेगा। अभी इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडमिन हेडर दोनों पे। तो दोनों पे अलग अलग लिखने के बजाय हम लोग अपना जो लेआउट हमने बनाया हुआ यहाँ पर लिख देंगे। तो कहाँ चाहिए, जो हमारा पेज ये पेज दिख रहा है, ठीक है, जो पेज अभी मैंने आपको दिखा ये वाला पेज ये यहाँ पर दिख रहा है। या फिर एडमिन के अंदर अपना कोई पेज हो तो वो भी चिल्ड्रन में ही दिखेगा। तो आपको पेज के जो कंटेंट दिख रहा है उसके नीचे चाहिए, ये ऊपर चाहिए। तो हेडर है तो ऊपर चाहिए, तो ऊपर में आपको लिखना है यहाँ पर एडमिन। इसमें एडमिन आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, हम लोग देखते हैं जरा। हमने नाम चेंज नहीं किया होगा इसका। कंपोनेंट में आइए इस एडमिन हेडर वाले पे, और यहाँ हेडर लिख दो। हेडर हो सकता है बट एडमिन हेडर नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली इसको चेंज करते हैं क्विकली, ये एडमिन हेडर हो गया, और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं ये, ठीक है। अब हमारा वो काम करेगा। यहाँ पर आइए, अब आपका ऑटो इंपोर्ट भी हो जाए एडमिन हेडर, ये दिख रहा है। इस इंटर की प्रेस कीजिएगा, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एडमिन हेडर लग गया। अब ये जो भी इसके अंदर में जो भी पेज क्रिएट होगा सभी में एडमिन हेडर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमें देखिए एडमिन हेडर दिख रहा है, फिर प्रोफाइल। अभी डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडमिन हेडर डैशबोर्ड, वहाँ पे एडमिन हेडर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आप फुटर बना सकते हैं, साइड पर बनाना तो साइड पर बना के लगा सकते हैं। बस आपको यहाँ पर अपना CSS मैनेज करना होगा इस वाले
जब हमें आपको CSS मैनेज करना पड़ेगा कि साइड बार पे रहे, नेविगेशन तो नेविगेशन ऊपर में रहे, फुटर तो नीचे टॉप नीचे बॉटम में रहे। ठीक है, लेआउट समझ में आ गया। अब इसको क्लोज करते हैं बिकॉज लेआउट का काम यहाँ पर समाप्त हो जाए। ये हटाइए, ये भी हटा दीजिए। कॉम्पोनेंट भी इसमें हमने देखा कैसे यूज करना है, और हमने देखा एडमिन लेआउट वगैरह कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा इसमें कॉन्सेप्ट होगा लिंक का। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। लिंक कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर अगर नेविगेट करना है तो लिंक का यूज़ करते हैं। जैसे ए टैग होता है HTML में, वही यहाँ पर नेक्स्ट में हमें लिंक दिया जाता है। लिंक एक बिल्ट इन कॉम्पोनेंट है जो कि ए टैग को एक्सटेंड करके और थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है। तो ये दिखाता हूँ लिंक। यहाँ पर राउटिंग का, लेआउट का ये सब काम खत्म, और ये मेन था Next.js में। तो ये आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी कॉम्पोनेंट में ही हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। लिंक सीखना है तो लिंक के लिए लर्न लिंक और .jsx लिख दूँ क्या, .jsx ऐसे लिख दिया। ये हमारा बन गया एक कॉम्पोनेंट। यहाँ पर RAFC ये लिखा, और यहाँ पर लर्न लिंक का मैंने लिखा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, लिंक बनाना हो तो आप बना सकते हैं। इसको हम लोग रेंडर करवाएंगे, कॉम्पोनेंट है तो कहीं तो दिखना चाहिए ना, तो हम लोग इसको पेज यहाँ पर लगा देंगे। ये हटा दीजिए, ये यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम लोग इसमें लर्न लिंक जो हमारा कॉम्पोनेंट है वह यहाँ पर ले आते हैं। वैसे हालांकि ये कॉम्पोनेंट बनाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका जो मेन काम है वह है लिंक टैग का, ये लर्न लिंक कॉम्पोनेंट बनाने का नहीं। ठीक है, इसको कीजिए यहाँ से एम्प्टी फ्रेगमेंट, और यहाँ पर हम लोग लिंक का काम देख रहे हैं। बस एक कॉम्पोनेंट सेपरेट कॉम्पोनेंट बनाकर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे लिंक का यूज़ किया जाता है वो आप देखिए। अभी अगर आप देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखेगा। रूट पे हमें देखना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक गायब कीजिए, और देखिए खाली दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अभी यहाँ ये लिंक का देखिए यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लिंक कुछ इस तरीके से, और ऐसे नहीं लिखना लिंक, ताकि ऑटो इंपोर्ट ये हो जाए। देखिए नेक्स्ट लिंक से ये हमारी ऑटो इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पर ये अगर ऑटो इंपोर्ट नहीं हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। लिंक हमारा ये टैग है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है। जैसे ए टैग होता है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं गो टू एडमिन डैशबोर्ड, ये लिख दिया। अभी आपको ये दिख जाएगा आपके वेब पेज, बट यहाँ एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि एक प्रॉप href आपको पास करना पड़ेगा, ये इसके बिना पास किए हुए आपको ये एरर मिलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर href देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप href लिखिए, इसे ए टैग में href होता है बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पर आपका अगर कोई वेरिएबल है तो उसको मेंशन करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इस कर्ली क्लोज के अंदर में। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर रूट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में ये मैंने लिखा गो टू एडमिन डैशबोर्ड, तो हमारा क्या बनेगा एडमिन डैशबोर्ड। तो ये रूट में अगर मुझे जाना है क्लिक करके, अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग यहाँ पर टाइप करते थे, यहाँ पे आके टाइप करना पड़ता था। बट आप टाइप करने के बजाय आप इसको लिंक के थ्रू नेविगेट भी करा सकते थे। यहाँ पर आना है और लिखना है /admin/डैशबोर्ड, जितना लिखिए सेव कीजिए। आप चाहते हैं यहाँ पर स्लैश लिख सकते हैं, सेव किया, और यहाँ पर देखिए रिफ्रेश किया तो ये हमें दिखता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एडमिन के डैशबोर्ड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। हो गया, ये है एक लिंक टैग का बेहतर यूज़। इसके अलावा मैं आपको एक दिखाता हूँ थोड़ा सा डायनेमिक। कभी कभी डायनेमिक रहा तो वह कैसे हो, जैसे यूज़र प्रोफाइल हमारा ये वाला है। अगर मुझे इस पे जाना है जिसपे कि एक ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा डायनेमिक है ये हमारा, तो उसको कैसे करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है कॉन्स्ट, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कौन सा ID इक्वल टू, मैंने ऐसे स्टैटिक वैल्यू दिया हुआ है, ये मे भी आपका कहीं से उड़ के आएगा पैरम से या कहीं से। अभी के लिए हमने इसको स्टैटिक यहाँ पर दे दिया। और अगर मैं इसको इसी को कॉपी पेस्ट करूँ तो कॉपी पेस्ट किया, ये गो टू हम लोग कर देते हैं यूज़र प्रोफाइल, सेव किया। अभी यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना, ये ऐसे लिखने के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप इसको हटाइए और इसको भी लिखिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। इसमें बैक टिक देना है बिकॉज हमें यहाँ पर ये यूज़ करना पड़ेगा लिटरल। तो हम लोग बैक टिक दिया मैंने, और यहाँ पर लिखना है /user/प्रोफाइल। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बट अब इसके बाद डायनेमिक वैल्यू कैसे लिखते हैं, लिटरल में डॉलर सिंबल लिखना होता है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और जो भी इसका प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे ID है तो ID यहाँ। तो ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, यूज़र प्रोफाइल, और जिसकी ID 2 रहेगी वह। ये वैल्यू आप कहीं से भी ला सकते हैं, जैसे डेटाबेस से आ सकता है या फिर परम से कहीं से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसको मैंने सेव किया। अभी यहाँ पर आइए और देखिए गो टू यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे यूज़र प्रोफाइल 2। अब यहाँ माई प्रोफाइल 2 दिख जाएगा। अभी इतना नीचे ऊपर नीचे क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ CSS। ठीक है, मैं हटाना नहीं चाहता, मैं इसको डार्क ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर वापस से क्लिक कीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप नेविगेट करते हैं तो आपको पेज रिलोड नहीं होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो बस कॉन्सेप्ट इतना ही है लिंक का, इतना याद रखा तो आप लिंक का ही बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको हटाते हैं, क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब देखिए प्रोग्रामेटिकली अगर आपको नेविगेट करना हो तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए हम लोग एक हुक यूज़ करते हैं जिसका नाम है यूज़ राउटर कैसे यूज़ करना है वो देख लीजिए। इसके लिए भी हम लोग एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं अपना ईजी सा, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब सेपरेट रहे हमारा बस इसी वजह से, वरना आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट बनाकर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ इसका नाम क्या लिखूँ, लर्न यूज़ राउटर, ऐसा लिख दें क्या, router.jsx के यहाँ पर बस RFCE, ये सेम वही रहेगा। इसको हटाना है यहाँ से, और इसमें हमें ये हटाइए और ये यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और कुछ करना है नहीं। तो हमें क्या करना, यूज़ करना है, एक हुक यूज़ करना है यूज़ राउटर, जिसको पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज़ राउटर, और ये इंपोर्ट होगा नेक्स्ट राउटर से, तो आप इस पे नेविगेशन वगैरह का काम कर सकते हैं, जिसमें आपको राउटर में .push मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे कॉन्स्ट आपको लिखना है, यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने राउटर लिख दिया, और यूज़
राउटर का जो हुक है वो आपको यूज़ करना है। तो बस इससे आपको मिल जाएगा। आप इसको कंसोल कर सकते हैं CLG करके, आप राउटर में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट नहीं, एक राउटर ये वाला, ये वो दिख जाएगा। इसको सेव करें और इसको आपको लिखना पड़ेगा पेज डॉट जेएसएक्स पे। यहाँ पर लिंक का काम करता हूँ तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या, लर्न यूज़ राउट। इसको लिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग अगर यहाँ पर एक लिख दूँ मैं H1 की यूज़ राउटर, सेव किया। और अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे अभी तो वो दिख जाएगा यहाँ पर एक एरर। ये एरर क्या कहता है कि फेल टू कंपाइल। ये कह रहा है यू हैव अ सर्वर कंपोनेंट। हमारा अभी सर्वर कंपोनेंट है, बाय डिफॉल्ट जो भी कंपोनेंट आप क्रिएट होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट, ये तो हमें सबको पता है। दैट इंपोर्ट्स नेक्स्ट राउटर, यूज़ नेक्स्ट नेविगेशन इंस्टेड। ये कह रहा है कि नेक्स्ट नेविगेशन यूज़ कीजिए इंस्टेड, लर्न मोर अबाउट दिस यूज राउटर। अगर आप नेक्स्ट नेविगेशन यूज़ करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं और ये नेक्स्ट राउटर यहाँ पर बता रहा है, हम लोग इसको नेक्स्ट नेविगेशन करते हैं, ठीक है। और नेविगेशन का इसको सेव किया, नेक्स्ट नेविगेशन। अभी सर इसको मैं बस से रन कर लेता हूँ, नेक्स्ट नेविगेशन। और यहाँ आया मैं और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो अब भी हमें यहाँ पर एक एरर देखने को मिलता है। ये कह रहा है कि यूज राउटर ओनली वर्क्स इन क्लाइंट कंपोनेंट। तो ये क्लाइंट कंपोनेंट में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। ऐड द यूज क्लाइंट, ये हमें एक डायरेक्टिव है जो कि यूज करना होगा अगर हमें अपने कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है उस केस, ठीक है। तो हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, ये मैं को दिखाना चाहता हूँ। गलत जगह से हमने इसको इंपोर्ट किया था, यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है इसको। तो हमें क्या करना है, ये इंपोर्ट के ऊपर यानी कि पेज के सबसे ऊपर में लिखना है यूज क्लाइंट। जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये जो आपका कंपोनेंट है ये अब सर्वर कंपोनेंट नहीं है, अभी आपका बन गया क्लाइंट कंपोनेंट। अब यहाँ पर ये एरर आपको नहीं आएगा और ये रहेगा यूज राउटर। और यहाँ पर आप कंसोल में देखेंगे क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका, तो आप यहाँ पर कंसोल में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आइए, देखिए आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑब्जेक्ट जिसपे बैक है, बैक फंक्शन है, फॉरवर्ड फंक्शन है, आपका प्रीफेच है, पुश फंक्शन है, जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, रिफ्रेश है, फास्ट रिफ्रेश है, रिप्लेस है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ, पुश वाला, जिसे आप नेविगेट करना सीख जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ और एक बटन बनाऊँ, मैं बटन में हम लोग लिखते हैं कि गो टू एडमिन डैश, सिर्फ इतना लिखा। और इस पर हमें लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक इवेंट। ये टाइप बटन कर देता हूँ मैं, वैसे तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मगर टाइप बटन कर दिया और यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ऑन क्लिक इवेंट, अब आप इसको यहाँ पर फंक्शन बना के हैंडलर बना के कर सकते हैं या फिर यहीं पर कर सकते हैं। मैं यहीं पर कर देता हूँ अभी के लिए, बिकॉज सिंपलिसिटी रहेगा। तो ये एरो लिखा और यहाँ पर राउटर जो आपने ऊपर में कॉन्स्ट बना के लिखा हुआ है, ये जो आपने अभी देखा था कंसोल करके, इस पर पुश एक फंक्शन दिख रहा था, उसी का यूज़ करेंगे पुश का। और इस पर आप एक रूट दे सकते हैं। मैं रूट देता हूँ /admin/डैशबोर्ड। तो इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये यहाँ पर चला जाए। देखिए होता या नहीं, यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर क्लिक किया और ये डैशबोर्ड पे आ गया। बैक करते हैं वापस से, देखिए नीचे यहाँ पर है गो टू एडमिन डैश, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे चला जाए। वापस से देखिए यहाँ पर रीलोड नहीं होता और यहाँ डैशबोर्ड पे नेविगेट कर देता है, ठीक है। तो ये इसको कर देते हैं कमेंट, ताकि ज़्यादा हमारे टर्मिनल पे चीज़ें ना आए। और ये था यूज़ राउटर हुक का यूज़ करने का तरीका। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस पर, इसको ध्यान में रखिए बिकॉज ये काम आने वाला है। अब जो कि हमने इसमें देखा कि कैसे आप बना सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट, तो आप इसको देख लीजिए कि सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट क्या। सर्वर कंपोनेंट आपको अलाउ करता है कि आप अपना यूआई बनाइए और वह रेंडर होगा और ऑप्शनली कैशे भी हो सकता है ऑन सर्वर पे। तो जो भी कंपोनेंट या फिर जो भी आप पेजेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट सभी के सभी सर्वर कंपोनेंट होते हैं। अब कुछ चीज़ें सर्वर कंपोनेंट पे नहीं चलती है, जैसे कि स्टेट आपको बनाना है, यूज स्टेट का जो आप यूज़ करते हैं रिएक्ट में, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको क्लाइंट कंपोनेंट चाहिए होता है। आपको ऊपर में डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट, तभी आप स्टेट यूज़ कर पाएंगे। कोई इवेंट अगर आपको लगाना हो तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट उसको बनाना पड़ेगा, तभी आपका काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। आपको एरर देगा कि ये क्लाइंट कंपोनेंट आपको बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको बताएगा। अब इसी के सिमिलर कह सकते हैं, बट डिफरेंट क्लाइंट कंपोनेंट होता है। क्लाइंट कंपोनेंट भी आप का यूज़ करके आप इंटरेक्टिव यूआई बना सकते हैं और वो रेंडर होगा क्लाइंट पे जब भी उसको रिक्वेस्ट किया जाएगा। और क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए आपको यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है अपने फाइल के सबसे टॉप पे, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर में उसको लिखना पड़ता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है कि क्लाइंट और इस पे क्या डिफरेंस है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को रेंडरिंग, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक, ये राउटिंग नहीं, ये तो हम लोग देख चुके हैं। रेंडरिंग यहाँ पर मिलेगा सर्वर कंपोनेंट। देखिए सर्वर कंपोनेंट, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट अलाउज यू टू राइट यूआई दैट कैन बी रेंडर्ड एंड ऑप्शनली कैश्ड ऑन सर्वर इन नेक्स्ट रेंडरिंग वर्क इज फर्दर स्प्लिट बाय राउटिंग सेगमेंट टू दिस। थोड़ा सा और डेप्थ में जाए इसमें, तो आप सर्वर रेंडरिंग करके यानी कि सर्वर कंपोनेंट बनाकर आप क्या क्या कर सकते हैं। आप डेटा फैचिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी आपको बढ़िया मिल जाता है, कैशिंग आप बढ़िया कर सकते हैं, बंडल साइज आपको अच्छा मिल जाएगा इस पर, इनिशियल पेज लोड आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसमें आपको मिल जाएगा, स्ट्रीम वगैरह भी जो ओपन एआई का आजकल बहुत यूज़ होता है, तो वो सारा काम आपका बेहतर हो जाएगा इस पर। यूजिंग सर्वर कंपोनेंट इन नेक्स्ट.js, बाय डिफॉल्ट यूज सर्वर कंपोनेंट जो भी आप बनाते हैं वो सर्वर कंपोनेंट ही होता है। हाउ सर्वर कंपोनेंट रेंडर्ड, यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा
ये कैसे रेंडर होता है आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगर नीचे आते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि डायनामिक फंक्शन क्या क्या है, और बस और नीचे आइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रीमिंग के बारे में जानकारी और ये सारी मिलती है। अभी थोड़ा सा क्लाइंट कंपोनेंट के बारे में देखें तो क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है। क्लाइंट कंपोनेंट अलाउज यू टू राइट इंटरेक्टिव यूआई दैट कैन बी रेंडर्ड ऑन द क्लाइंट at request time. Next, just client is opt-in, meaning you have to explicitly decide what component React should render on the client. तो ये आपको बताना पड़ता है explicitly कि कौन सा component हमारा client component रहेगा, उसके लिए आप use client डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि आपका ये इंटरेक्टिव रहेगा बेहतर तरीके से, ब्राउजर एपीआई का आपको एक्सेस मिल जाता है इस पर। यूजिंग क्लाइंट कंपोनेंट इन नेक्स्ट.जेएस टू यूज क्लाइंट कंपोनेंट ऐड, ये वाला आपको डायरेक्टिव यूज करना पड़ता है एट द टॉप, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, जैसे हमने देखा भी था अभी कुछ देर पहले, तो ये आपको यूज करना पड़ता है। इसके अलावा आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये रेंडर होता है, आप यहाँ से इसको पढ़िएगा, आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वह है कंपोजिशन पैटर्न। आई थिंक सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट अगर आपके पास है तो कब किसका यूज़ करना चाहिए वह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको फेच डेटा करना है तो आपको सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना है, क्लाइंट कंपोनेंट नहीं यूज़ करना है, फिर क्रॉस मार्क का। तो आपको एक्सेस करना है बैक एंड रिसोर्स डायरेक्टली, तो आप सर्वर कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, क्लाइंट कंपोनेंट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर जैसे कि एक्सेस टोकन या फिर एपीआई की, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको सर्वर कंपोनेंट का यूज़ करना है, क्लाइंट कंपोनेंट का यूज़ नहीं करना है। लार्ज डिपेंडेंसी है ऑन सर्वर तो आप सर्वर कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, क्लाइंट कंपोनेंट करना है। ऐड इंटरेक्टिव एंड इवेंट लिसनर, जैसे ऑन क्लिक ऑन चेंज, तो फिर आपको सर्वर कंपोनेंट यूज़ नहीं करना है, क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है। अगर आपको स्टेट यूज़ करना है, फिर लाइफ साइकिल इफेक्ट जैसे यूज़ स्टेट हो गया, यूज़ रिड्यूसर हो गया, यूज़ इफेक्ट हो गया, यूज़ मेमो हो गया, अगर ये सब यूज़ करना तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट इसको बनाना ही पड़ेगा। वो सर्वर कंपोनेंट पे चलेगा नहीं, वो आपको एरर दे देगा, मतलब बताएगा वार्निंग। इसके बाद यूज़ ब्राउजर ओनली एपीआईज, उसके लिए आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करेंगे। कस्टम हुक अगर आपका कोई है जो कि डिपेंड करता है स्टेट पे, इफेक्ट पे या फिर ब्राउजर ओनली एपीआई पे, तो इसके लिए आपको क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको रिएक्ट क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्लाइंट कंपोनेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। बाकी इसको पढ़िएगा, सर्वर कंपोनेंट पैटर्न क्या क्या है, क्या ये बताएगा। शेयरिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, जैसे शेयर करते हैं, ये तो आपको फैच बता रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी के लिए नहीं। तो इसमें और कुछ खास है नहीं देखने के लिए, बस वो चार्ट मैंने आपको दिखाया ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा आपको सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना है, कौन सा क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है। ओके, तो इसको करते हैं, अभी हटाते हैं हम लोग, और ये तो हो गया, ये बातें हो गई काफ़ी सारी। अभी देख लीजिए कि एक्चुअली में कैसे सर्वर कंपोनेंट क्रिएट होता है और कैसे क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आते हैं और कंपोनेंट में और एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखेंगे लर्न सर्वर कंपोनेंट .js। ये बना, इसमें कुछ खास करना है नहीं, बस हम लोग एक कंपोनेंट जैसे नॉर्मल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और इसको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर अपने पेजेस में, यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ पर है, इसको कमेंट कीजिए सर्वर कंपोनेंट। ये इस पर कुछ खास करना होता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा कंपोनेंट देख लीजिए। कोई सा भी पेज क्रिएट करते हैं, फिर कोई सा भी आप कंपोनेंट बनाते हैं, वो सर्वर कंपोनेंट होता है बाय डिफॉल्ट, जो कि यहाँ पर है। आप इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दीजिएगा वेब पेज पे कि ये हमारा, यहाँ पर नहीं, रूट पे जाना पड़ेगा, सर्वर कंपोनेंट। इसी तरीके से अगर क्लाइंट कंपोनेंट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखिए, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, लर्न क्लाइंट component.jsx। बट इसमें आपको अगर ये भी अभी के लिए ये सर्वर कंपोनेंट ही है। अगर इसको क्लाइंट बनाना है तो आपको इसमें डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। अभी आपका बन गया क्लाइंट कंपोनेंट, तो आप इसमें स्टेट यूज़ कर सकते हैं, इवेंट यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको भी देखना हो यहाँ पर तो आप देखिएगा, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको लर्न क्लाइंट कंपोनेंट सेव कीजिए और आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये रेंडर होकर, जैसे दिखता है बिल्कुल वैसे ही लर्न क्लाइंट कंपोनेंट। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लाइंट कंपोनेंट है, इसके अंदर अगर कोई और कंपोनेंट यहाँ पर आप रेंडर कर दें तो वो भी क्लाइंट कंपोनेंट की तरह ही रेंडर ट्रीट किया जाए। अगर मैं यहाँ पर कोई और कंपोनेंट बनाता हूँ जो कि एक्चुअली में सर्वर कंपोनेंट है, बट यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ तो वो क्लाइंट कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कीजिए क्लोज। और आगे हमारा कॉन्सेप्ट है इस पे कि ग्लोबल सीएसएस कैसे यूज़ करना है या फिर आप कैसे यूज़ करेंगे टेलविंड सीएसएस, तो दोनों सेम आपको दिखेगा। जैसे globals.css एक फाइल हमारा पहले से क्रिएट है, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिएगा। किसके अंदर में, ऐप डायरेक्टरी के अंदर में। आप चाहे ऐप डायरेक्टरी के अंदर में एक फोल्डर बनाकर सीएसएस का, और उसके अंदर में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको यही दिखा देता हूँ, ये हमारा क्रिएट है। एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं लर्न ग्लोबल सीएसएस। इतना लिखते हैं लर्न यूज ग्लोबल सीएसएस .jsx, ये लिखा, और यहाँ RAFCE ये लिखा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और इसमें ये जो है इसी पे सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो देखिए ग्लोबल तो हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप अगर अपना खुद का कोई कुछ बनाना चाहते हैं तो आप वह बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक खुद का पहले आपको बना के दिखाता हूँ। इसके नीचे सबसे पहले आइए और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ। एक है मैंने माई टेक्स्ट 60 और फॉन्ट साइज का 60 दिया कि जिसमें भी ये क्लास जाएगा उसमें 60 फॉन्ट साइज हो जाएगा। तो इसमें आना है और यहाँ पर आप क्लास लिखिए, तो ये डिव है, डिव के अंदर ही देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लास नेम लिखना होता है और ये माई टेक्स्ट और 60 हमने अप्लाई कर दिया।
या फिर अभी मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, देख लीजिए अभी पहले ये कि दिखता कैसे है अभी। यहाँ ये और यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा क्या? हमने इसको आई थिंक यहाँ पर लगाया नहीं है। यहाँ पर लिखिए लर्न यूज ग्लोबल CSS। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा वेब पेज में, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें CSS लगा दें, अभी तो छोटा दिख रहा है, इसका फॉन्ट साइज हम लोग बड़ा करते हैं, जिसका हमने क्लास यहाँ पर बना के रखा हुआ। तो यहाँ आना है और यहाँ लिख देना है माई टेक्स्ट 60, जो उसका क्लास का नाम था वो लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ आएंगे तो ये बड़ा हो गया, आपको दिख जाएगा। ये तो कुछ में ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको क्लोज करते हैं, कितना बड़ा हो गया। अब इसी में आप टेलविंड भी लगा सकते हैं, तो टेलविंड आपको लगाना है तो आप टेलविंड से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट ऑरेंज और आई थिंक 500 का लगा दिया, सेव किया। तो टेलविंड तो है ही ग्लोबल, तो वह तो काम ऐसे भी करेगा, देखिए काम कर रहा है। तो ये हो गया ग्लोबल, ये पर टेलविंड CSS यूज़ करने का तरीका। इसको कीजिए क्लोज और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मॉडल CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, तो उसके लिए हम लोग एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं ताकि ये गड़बड़ ना हो। ये इसको हटा देते हैं, मतलब एक्सपैंड कर दे, कोलैप्स कर देते हैं। न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं लर्न मॉडल CSS मॉडल डॉट JSX। ये कंपोनेंट तो इसका ऐसे ही नाम रखना है, इसको थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, आपको नाम सबका ठीक ठीक दिखे। यहाँ RAFCE ऐसे करना है और ये बहुत ही बेसिक सा हमारा रहेगा। हम लोग यहाँ पर ये हटा देते हैं और यहाँ पर मैं लिख दूँ या फिर ना लिखूँ, यहाँ पर ऐसे स्पेस दे देते हैं। सेव किया। मॉडल CSS बनाने के लिए आपको CSS का अलग से फाइल क्रिएट करना पड़ता है, आप सबको पता होगा, हमने रिएक्ट में इसको देखा था डेप्थ में। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर में क्रिएट करता हूँ CSS नाम से, और इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा। तो फाइल का नाम रखता हूँ मैं लर्न CSS मॉड्यूल। अपना नाम ऐसे अपनी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं, और ये इसमें आपको डॉट मॉड्यूल डॉट CSS ये लिखना होता है, डॉट मॉड्यूल डॉट CSS ये एक्सटेंशन आपको देना होता है अगर आपको मॉड्यूल CSS बनाना है तो। और यहाँ पर आप कोई भी अपना CSS लिख दीजिए, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये मैंने ये लिख दिया। तो माई अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर लिखा और कलर मैंने यहाँ पर दे दिया। अब ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ भी मैं इसको इंपोर्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ वहीं ये यूज़ होगा और कहीं नहीं होगा। और सेम क्लास नेम के साथ अगर कोई और भी जैसे टेलविंड का कोई क्लास भी हो तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है CSS मॉड्यूल का जब आप यूज़ करते हैं तब। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए देखिए इंपोर्ट स्टाइल स्टाइल लिख दीजिए फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है इसको इंपोर्ट करना है CSS, और यहाँ ये आप करें, इसको सेव कीजिए। अब स्टाइल्स के अंदर में आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी, एक तरीके से ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। डिव में क्लास लिखना है, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, ये कॉट हटा दीजिए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और स्टाइल्स लिखा था तो स्टाइल्स लिखना है, यानी कि ऊपर में जो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखना है। और जो कि एक इसकी प्रॉपर्टी है तो डॉट लिख के माई अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर ऐसे लिखना है। इसको सेव कीजिए और जो भी कलर था वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आपका, लेकिन आपको इसकी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा पहले, तभी आपका ये दिखेगा। तो लर्न CSS मॉड्यूल सेव किया और यहाँ देखिए वो ये इस कलर में दिख जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल CSS अप्लाई करने का ये वाला तरीका हो, इसमें और कुछ नहीं। तो इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज कर, इसको भी कमेंट कर। CSS देख लिया। आप देखिए इमेजेस कैसे यूज कर सकते हैं आप, उसके लिए कंपोनेंट बना देते हैं अलग से। यहाँ पर आइए और लिखिए, इसका क्या नाम लिखिए, लर्न यूज इमेज डॉट JSX ये लिखा, और यहाँ पर RAFCE ये लिख दिया। इसको हटाइए यहाँ से, और इमेज आपको चाहिए होगा तो मैं इमेज वैसे तो ये हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हटा देते हैं। इमेज चाहिए होगा तो इमेज मैंने यहाँ पर एक अभी कॉपी पेस्ट किया मैंने, यहाँ पर देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर में इमेज नाम का एक डायरेक्टरी बनाया और यहाँ पर ये वाली इमेज है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कमेंट में किसी भी पेज में कैसे यूज़ करेंगे वही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले इमेज टैग चाहिए होगा जो कि ऑप्टिमाइज्ड है, नेक्स्ट के द्वारा दिया गया है। तो वह आप इमेज टैग यहाँ पर लिखिए, इसको इमेज इस तरीके से, और ये आपका नेक्स्ट इमेज से चलाएगा। ये सेल्फ क्लोजिंग होता है तो आपको इस तरीके से सेल्फ क्लोज करना है इसको। अब आपको इमेज चाहिए होगा, इम्पोर्ट इमेज का क्या आप नाम रखना चाहते हैं, माई इमेज रखना चाहता हूँ मैं। कहाँ से करेंगे इसको, फ्रॉम ये हमारा है, कहाँ से इसके बाहर जाना पड़ेगा, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर में, इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर में इसका नाम है secrets.png, आई थिंक यही नाम होगा। तो माई इमेज यहाँ M कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं, ये हमारा होगा। अब इस नाम से आप SRC में इस नाम से आप इस इमेज को कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और SRC लिखता हूँ और मैं कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर मैं लिखता हूँ माई इमेज, इसको सेव करूँ और ये मुझे इसमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको लिखिए लर्न यूज इमेज, को सेव कीजिए और आप आएंगे अपने वेब पेज पे, तो यहाँ पर आपको ये इमेज दिख जाएगा, दिख रहा है ये इमेज दिख रहा है। तो ये इमेज ऑप्टिमाइज होता है, मतलब हो सकता है कि ये इमेज आपका ओरिजिनली 5 MB का होगा, बट ये लोग यहाँ ऑप्टिमाइज करके देते हैं बिकॉज आप जो इमेज टैग यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये HTML का नहीं यूज़ करके आप नेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ देता है, जैसे कि आप अल्ट तो लगा ही सकते हैं, जो नॉर्मल सा आप लगाते हैं माई इमेज ये तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर विड्थ मिल जाता है, और विड्थ में आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें देता हूँ 200 का, इसको सेव किया और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको छोटा के 200 में दिख जाएगा। इस विड्थ के साथ आप इसमें हाइट भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर हाइट और हाइट मैंने दे दिया मतलब 300 का, इसको सेव किया तो आपको यहाँ पर 300 हाइट के साथ ये दिख जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर ब्लर दे सकते हैं, प्लेस
होल्डर दे सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। इसके अलावा साइज भी होता है, जो साइज प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको अगर डिटेल में जानना है, वैसे तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, जूम कर देता हूँ मैं, आपको जाना पड़ेगा इसमें ऑप्टिमाइजेशन में। अगर मुझे दिख जाए तो देखिए ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ इमेजेस में, और यहाँ से आपको ये पढ़ना है आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज है। जैसे हमने ये वाला यूज़ कर रहा है, हम लोग भी यही यूज़ कर रहे हैं, सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर, सेम वही एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा भी ये दिखाता है कि आप इसमें कुछ कुछ और चीज़ें यूज़ कर। ये तो अमेजोन का दिख रहा है S3 बकेट का, ये नहीं दिखना। ये आप लोडर आप लगा सकते हैं, लोडर का यहाँ पर यूज़ दिख रहा है मुझे, प्रायोरिटी का दिख रहा है, तो इसको पढ़िएगा आप। इमेज साइजिंग देखिए यहाँ पर मेन एक ये दिख रहा है आपको, साइजिंग का स्टाइल अगर आपको करना तो स्टाइल भी कर सकते हैं इस मॉडल का यूज़ करके, ये भी ये सपोर्ट करता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पर दिखाएगा आपको इस तरीके से, SRC माउंटेन का ये इमेज है, साइज इसने डिफाइन किया है 100 व्यू विड्थ का, और ऑटोमेटिकली सेट करेगा विड्थ एंड हाइट ये, और स्टाइल यहाँ पर आपको देना तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, ये इनलाइन स्टाइल यहाँ पर दिया गया। फील कंटेनर का अगर आपको यूज़ करना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, SRC दिया फील, इस तरीके से एक प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ स्टाइल में ऑब्जेक्ट फिट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। साइज़ आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, ताकि मीन विड्थ पे इतना हो और बाकी इतना हो, उस तरीके का जो कंडीशन होता है ना उस पर। बैकग्राउंड इमेज अगर आपको सेट करना हो तो आप ऑल्ट दे सकते हैं, SRC प्लेस होल्डर आप दे सकते हैं। क्वालिटी भी एक इस पर आता है कि क्वालिटी आपका थोड़ा सा धुंधला होकर दिखेगा, इससे आपका साइज़ भी कम होगा, जल्दी लोड होगा, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। साइज़ देखिए यहाँ पर दिया गया, तो ये सब है, और इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। इसके अलावा आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए फॉन्ट मिलता है, फॉन्ट भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट टैग है वह मिनीफाई वगैरह होकर आपको मिलेगा। ओके, थर्ड पार्टी का कोई स्क्रिप्ट आपको ऐड करना, जैसे पेपाल आपको लगाना हो तो उसका एक स्क्रिप्ट आता है, वो आपको लगाना हो तो वो आप कर सकते हैं। मेटा डेटा है यहाँ पर, मेटा डेटा SEO वगैरह करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप इस तरीके से लिखते हैं मेटा डेटा। ओके, स्टैटिक मेटा डेटा ये हो गया, और ये आपका डायनेमिक मेटा डेटा हो गया। बाकी हमने स्टैटिक एसेट्स मैंने आपको बताया ही, और यहाँ पर लेजी लोडिंग वगैरह भी है। सो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। वैसे तो मुझे इमेज ही दिखाना था, बट मैंने पता नहीं क्या आपको दिखा दिया, इमेज ही दिखाना था, आप इमेज पर ही फोकस कीजिएगा, बस ये हो गया। इमेज कैसे यूज़ करना है उसकी कहानी, इसको आप यहाँ से कर दीजिए कमेंट, ये आपका हट जाएगा। फॉर्म यहाँ पर जैसे आप रिएक्ट में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म आपका अगर फॉर्म के अंदर में अगर आप सर्वर एक्शन यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको अगर नॉर्मल फॉर्म है तो उसमें आपको उसको यूज़ क्लाइंट बनाना पड़ेगा, मतलब क्लाइंट कॉम्पोनेंट उसको बनाना पड़ेगा, तो उसमें आप इवेंट लगाएंगे, ऑन चेंज वगैरह स्टेट वगैरह लगा पाएंगे। तो आपका जो फॉर्म बनेगा वो आपको यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव यूज़ करके ही बनाना है, अगर आपने इसमें सर्वर एक्शन यूज़ नहीं करना है उसके। सर्वर एक्शन का एग्जाम्पल और फॉर्म का एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो फॉर्म नॉर्मल से क्रिएट करना तो यूज़ क्लाइंट करके करना है, मैं को दिखा नहीं रहा बिकॉज वो रिएक्ट जैसा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें देखने के। इसके अलावा मैं आपको डेटा फेचिंग बता देता हूँ कि अगर इधर से डेटा फेचिंग आपको करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। बाकी इसको करते हैं, इसको रहने देते हैं। डेटा फेचिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट किया मैंने, और इसमें लिखते हैं learn data fetching.jsx। ये हमारी एक फाइल हो गई, और यहाँ पर लिखिए RAFCE, और इसका नाम मैं दे देता हूँ लर्न डेटा फेचिंग। ये तो आ ही रहा है, ये नहीं चाहिए, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं वरना मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर, फिर ये UI में दिखता नहीं है। यहाँ पर आते हैं और लर्न डेटा फेचिंग। देखिए डेटा फेचिंग कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक फेक API, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जेसन प्लेस होल्डर का। तो गूगल में सर्च कीजिएगा जेसन प्लेस होल्डर लिख के, और ये वाली साइट आपको मिलेगी जिसमें आपको फेक API मिलेगी, जिसको रिक्वेस्ट करेंगे डेटा फेचिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पर आना है, आंखों को संभाल के, और इसी को देख लेते हैं। देखिए ये इस API पे हिट करेंगे तो ये सारा डेटा आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ आते हैं नीचे, और इस कंपोनेंट पे आना है, और यहाँ पर मैं करता हूँ एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग इसमें async। ये आप अलग से बना सकते हैं वैसे, लेकिन मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ async फंक्शन, और इसका नाम रखेंगे गेट डेटा। नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रखा जा सकता है, एरो फंक्शन भी आप बना सकते हैं। गेट डेटा रखा, यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ फैच का हम लोग यूज़ करेंगे। आप चाहे तो एक्सियोस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फैच में डिफॉल्ट मिल जाता है, तो लोग फैच का ही यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर फैच लिखा मैंने, और इसमें लगता है URL कि कहाँ से वो डेटा फैच करना। तो मुझे डेटा मैं URL मैंने कॉपी करके तो मैं इसको पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर चाहें तो हेडर पास कर सकते हैं, मेथड पास कर सकते हैं, ये सब, बट बाय डिफॉल्ट ये गेट मेथड रहता है, और गेट मेथड ही हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप RES में अगर आपका सब कुछ बढ़िया नहीं आ रहा है, नॉट ओके हो रहा है, रिस्पॉन्स अगर नॉट ओके है, तो आप इसमें कर सकते हैं एक एरर थ्रो कि फेल्ड फैच, बट अभी ये करना है नहीं, ठीक है। सिंपली हमारा RES में चलाएगा डेटा, और आप इसको रिटर्न कर दीजिए। तो रिटर्न RES.json, ये मैंने रिटर्न कर दिया जेसन के तौर पर। तो यहाँ एक हमारा एरे के तौर पर यहाँ पर दिखने लगेगा। अब इसको गेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आइए, लिखिए कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखिए डेटा इक्वल गेट डेटा। अब चूंकि ये एसिंक है तो यहाँ पर अवेट यूज़ करना पड़ेगा, गेट डेटा, और ये हो गया। ये हमें एसिंक की इसको बनाना पड़ेगा, एसिंक बना दिया। या अभी डेटा में हमारा आ गया। अब इसको कंसोल करेंगे तो सारा डेटा दिख जाएगा, बट कंसोल करके दिखा देता हूँ। CLG करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं डेटा, और यहाँ पर लिखिए डेटा। इसको सेव कीजिए, और यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखिए सारा डेटा दिख रहा है, सारा जितना भी पोस्ट का डेटा है सब कुछ दिख रहा है। ठीक तरीके से नहीं दिख रहा, बट इसको रिफ्रेश करेंगे तो ठीक तरीके से दिखने लगेगा, बट दिख रहा है डेटा।
हम लोग इसी को हमें यहाँ पर वेब पेज में दिखाना है, जो कि अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ ये लर्न डेटा फेचिंग दिख रहा है, पूरा डेटा नहीं दिख रहा। तो पूरा डेटा अगर आपको दिखाना तो यहाँ पर आपको मैप का यूज़ करके इसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। इसको हटाइए और यहाँ पर ये हटा दीजिए। रिएक्ट फ्रेगमेंट रहने देते हैं। यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, डेटा हमारा सारा है, यानी कि एरे है एक, इस पे ऑब्जेक्ट्स का मैप लगाना है। इसके अंदर में कॉल बैक लगेगा, तो ये लगाया। और यहाँ पर कर्ली नहीं होता, कर्ली की वजह हम लोग पैरेंथेसिस लिखते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखा और यहाँ पर हम लोग एक डिव बना लेते हैं और इसके अंदर में सब होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले पोस्ट एक एलिमेंट आएगा, पोस्ट एक आई इंडेक्स के लिए। अब यहाँ पर की, वैसे तो ये की हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, की ID हो गया। अब इसके अंदर में हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, तो H1 लिखते हैं, H1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पोस्ट डॉट, क्या है इसमें टाइटल होता है। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोस्ट में हमारा ये जो डेटा है, इस डेटा में जो पहला एलिमेंट है वो पोस्ट में आएगा। पोस्ट के पहला एलिमेंट मतलब क्या, पहला एलिमेंट मतलब ये वाला पूरा यहाँ से तक। तो टाइटल प्रिंट करना है तो टाइटल में लिखना पड़ेगा, फिर बॉडी प्रिंट करना तो बॉडी लिखना पड़ेगा। तो पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। पोस्ट डॉट टाइटल लिखा है, इस तरीके से पोस्ट डॉट यहाँ पर हम बॉडी लिख देना और ये पी टैग के अंदर लिख, तो सेव कीजिए। और एक नीचे मैं HR दे देता हूँ ताकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो के आपको दिखे। सेव किया, ये अभी ये सब कुछ दिख रहा है। नीचे कोई एरर तो नहीं है ना, नीचे किया और एक एरर दिख रहा है मुझे, आई थिंक ये ID वाला एरर दिख रहा है। ID नहीं है, ये I है, ये है एरर। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आइए और अपने एप्लीकेशन में जाइए और रिफ्रेश कीजिए। देखिए आपको सारा दिखेगा, ये टाइटल है और ये पी टैग के अंदर बॉडी दिख रहा है, टाइटल बॉडी सब दिख रहा है। 100 था तो 100 डेटा फेचिंग हो गया। इस तरीके से ये API आपका खुद का बना होगा। अब ये API आपका कहाँ बना हुआ, आप चाहें तो नेक्स्ट में भी इसको बना सकते हो, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। या फिर हो सकता है आपने बैकएंड में API बनाया अपना Django में या फिर Laravel में या फिर एक्सप्रेस में, तो आपको इस तरीके से एक API URL मिलेगा जिसका यूज़ करेंगे। और अगर आपको हिट करना है तो आप इस तरीके से हिट करके और डेटा फैचिंग का काम कर सकते हैं। गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट सब काम कर सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ गेट दिखा रहा हूँ क्योंकि फैच करने का। बाकी फैच का यूज़ करके कैसे पोस्ट वगैरह करते हैं सब तो पता ही होगा, तो वैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि फैच कैसे यूज़ करते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ कहाँ से। मेरे चैनल पर जाना है आपको, और ये फैच का अपना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आइए और आई थिंक आपको एजेक्स वाले प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। देखिए एजेक्स की ये प्लेलिस्ट है, इसको आप ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर होना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं है एजेक्स। वैसे इसमें एजेक्स वाले प्लेलिस्ट में नहीं है, आई थिंक ये लर्न इन वन वीडियो इस प्लेलिस्ट में होगा। देखिए यहाँ पर फैच API दिख रहा है ये वाला, तो फैच API कंप्लीट इन वन वीडियो, इसको देखिएगा, आपको फैच का पूरा डिटेल पता चलेगा, कैसे गेट रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। एक्सियोस का सीखना, तब एक्सियोस भी यहाँ से सीख सकते। इसको करते हैं क्लोज। ये तो बस ऐसे ही दिखा दिया मैंने, ये डेटा फैच का काम था हमारा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बस इतना ही करना है और कुछ खास इसमें है नहीं। तो अभी तक जो कुछ भी था वो था कि फ्रंट एंड पे कैसे आप काम करते हैं, इसका सर्वर पे Next.js जो हमें प्रोवाइड करता है बैकएंड, उस पर ज़्यादा कुछ हमने देखा नहीं, मतलब देखा कुछ देखा, बट बैकएंड पे हमने कुछ नहीं देखा। अब हम लोग बैकएंड यहाँ से शुरू करेंगे कि इसका बैकएंड पर कैसे काम होता है। इसको कर देता हूँ कमेंट और इसका बैकएंड पे काम करना शुरू करेंगे। तो हम लोग इसको हटा देंगे और एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उस पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये कंसोल हो रहा था तो अब नहीं होगा बिकॉज वो हमने हटा दिया, कोई नहीं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए अभी, उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे API कैसे बनाते हैं आप, उस पर कैसे आप अगर थर्ड पार्टी API बनाते हैं तो कैसे होता है, सर्वर एक्शन क्या होता है, कैसे आप डेटा गेट और पोस्ट कर सकते हैं, वो सब मैं दिखाऊंगा अलग अलग तरीके से। API एंड पॉइंट बना के विदाउट API एंड पॉइंट, जो कि नया देखने में आया है PHP की तरह, तो वह भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको देखना है तो आप दिल थाम के बैठे रहिए और घूम के आ जाइए थोड़ा सा टाइम लेकर, और जब नया प्रोजेक्ट इस पर क्रिएट होकर आपको मिलेगा तो आपको मिलेगा हुआ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और लेटेस्ट लिख के हमने एंटर की प्रेस किया, और यहाँ पर CH4 हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं बिकॉज CH4 अब हमारा चलेगा। और यहाँ से टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, ESLint नहीं चाहिए, टेलविंट चाहिए, SRC डायरेक्टरी चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, और ये नो में रहे। तो हम लोग बैकएंड का काम अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि बैकएंड का काम कैसे आप Next.js में कर सकते हैं, यानी कि जो काम आप Express.js में करते थे, या फिर जो काम आप Django में करते थे, या फिर जो काम आप Laravel में करते थे, वो सारा काम आप Next.js में ही कर सकते हैं। किसी अदर बैकएंड की आपको आवश्यकता नहीं, आपको पहले से पता हो या ना पता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए कि कैसे आप बैकएंड का काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, हम लोग CD CH4 इसके अंदर चलते हैं और इसको npm रन डेव करेंगे। तो ये हमें जैसा नॉर्मल से नेक्स्ट का हमारा प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल वैसे ही हमें रन होकर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा इसका टेम्पलेट होता है, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलता है, वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो इस तरीके से, ये तो जैसा हमने कई बार देखा था बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही है। इसको नीचे कीजिए और यहाँ पर देखिए ये हमारा है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको पेज को पहले हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ से हटा दे जाइए यहाँ पर, और सिंपली यहाँ लिख दिया मैंने हेलो नेक्स्ट हटाकर। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा हेलो नेक्स्ट बीच में, बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटा सा हमने मॉडिफिकेशन किया, इसकी आवश्यकता तो थी नहीं मगर फिर भी मैंने कर दिया। तो कीजिए नीचे और देखिए कि चीज़ें कैसे कैसे काम होती है। सो अगर आपको बैकएंड का काम करना है तो बैकएंड का काम क्या, देखिए फ्रंट एंड तो आपके पास है, अब बैकएंड में क्या करना होता है, API क्रिएट करना होता है। अब Django में DRF का यूज़ करते हैं, Laravel में Laravel API का यूज़ करते हैं। तो वही API हमें यहाँ पर क्रिएट करना सीखना है, किस तरीके से आप अपना खुद का API बना सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐप फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर बनाना होता है API नाम से। इस अंदर बनाइए। अब इसके अंदर में आप जो भी बनाएंगे वह सारा का सारा API के थ्रू आपका काम करेगा, मतलब
ऐसा कोड लिखेंगे हम लोग, सिर्फ नाम प्रोडक्ट का नाम रखने से काम नहीं होता है। इसके अंदर में हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। तो ये इसका पाथ क्या बनेगा, इसका पाथ बनेगा जो भी डोमेन रहेगा वो /API/products। और इसमें अगर आप कोई पेजेस हम लोग पहले क्या करते हैं, पेज देते हैं page.jsx, ऐसा दे दिया करते थे। बट अब आप जो कि API बना रहे हैं तो आपको page.jsx यहाँ नहीं लिखना है, इसके बजाय आपको लिखना पड़ेगा root.jsx, माफ कीजिएगा JS, root.js आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका ये बन जाएगा, समझ जाइए कि इंडेक्स। और इसमें आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना होता है। तो मैं आपको फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट async फंक्शन। आप एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके का फंक्शन लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग मेथड मिलता है, जैसे गेट मिलता है, फिर पोस्ट मिलता है, फिर आपको मिल जाएगा पुट, ऑप्शन, डिलीट, ये सब मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग गेट देखेंगे, तो गेट मैंने लिखा और ये पर करली ओपन करली क्लोज, बहुत ही सिंपल सा है। अब इस गेट में आपको मिलता है एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग REQ लिख सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स रिटर्न लेना है, इस API इस एंड पॉइंट जो हमारा बनेगा इसका /products, इस पर कुछ रिटर्न लेना, रिस्पॉन्स लेना, तो कैसे लेंगे। उसके लिए इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है नेक्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ से नेक्स्ट सर्वर से। तो नेक्स्ट सर्वर से पहले ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज़ करें। नेक्स्ट रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीज़ मिलती है, जैसे कोई जेसन रिटर्न करना तो कोई पर जेसन लिखना पड़ेगा। तो मैंने जेसन लिखा और जेसन हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे। मान लीजिए मैसेज दिया मैंने और यहाँ पर हम लोग देते हैं हेलो नेक्स्ट JS API, ये लिख दिया, इसको सेव किया। आप यहाँ पर स्टेटस कोड बाकी सब कुछ वो सब कर सकते हैं, बट अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, सिंपल सा ये रखा। और यहाँ पर आएंगे आप, तो इस पेज का कोई काम नहीं, हमें एंड पॉइंट हिट करना है। उसके लिए हमारा जो पाथ बना है API, बिकॉज इसके अंदर हमने API फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट्स नाम का एक फोल्डर बना था, और इसी के अंदर हमारा root.js है। तो इसी पे हमारा ये हिट हो जाएगा। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये फायरफॉक्स से मेरा, तो आपको कुछ इस तरीके से, मुझे कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको हो सकता है कुछ इस तरीके से दिखाई दे। तो वह यहाँ प्रिटिफाई होकर दिखता है, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ खास नहीं। तो ये हमारा एक API का रिस्पॉन्स है जो कि जेसन के तौर पर हमें मिल रहा है। तो ऐसे ही तो हमें रिस्पॉन्स मिलता था जब हम लोग जेंगो से अपने API बनाते थे, फिर लारावेल से बनाते थे, फिर एक्सप्रेस से बनाते थे। तो वही सेम चीज़ हमें मिल रहा है। तो हमें अब उन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आपको वो पता हो या ना पता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ अपना खुद का API क्रिएट कर पा रहे हैं। अब हम चाहें तो इसकी टेस्टिंग हम लोग अपने पोस्टमैन से या फिर किसी भी और आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा या फिर एप्लीकेशन है या फिर जो टूल है, उससे आप जिससे भी आप API टेस्टिंग करते हैं उससे आप कर सकते हैं। मैं आपको पोस्टमैन से दिखाता हूँ। पोस्ट मैंने यहाँ ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर एक कलेक्शन में बना लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं ब्लैंक कलेक्शन और इसका नाम चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट JS14 API, इंटर प्रेस किया और ये हमारा बन गया। यहाँ पर इसमें एक रिक्वेस्ट लोग ऐड करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, ये गेट रिक्वेस्ट रहेगा। और यहाँ पर हमारा ये मैं इसमें कर देता हूँ क्या कि प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट, वैसे तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, जब फिर नाम के लिए गेट प्रोडक्ट बस लिख दिया। और यहाँ पर हमारा API URL जो हमने कॉपी किया था मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सेंड करूँ तो मुझे देखिए यहाँ पर जो API से डेटा आता है वो आ रहा है। तो इस तरीके से मैं API मतलब अपने पोस्टमैन से भी इसकी टेस्टिंग कर सकता है कुछ इस तरीके से। अभी वापस आते हैं कोड में और कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ। इसमें कुछ और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि इस REQ में क्या है, यानी कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसमें क्या है, इसको आपको देखना चाहिए। तो REQ इसको मैंने कंसोल किया। कंसोल करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये टर्मिनल में दिखना चाहिए। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए ये सारा का सारा आपको दिख जाएगा REQ से। यहाँ से ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है सेटिंग ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से कोई मिलेगा मेथड। आपको अगर मेथड चाहिए तो आप रिक्वेस्ट डॉट मेथड लिखेंगे तो आपको गेट मेथड या फिर जो भी मेथड रहेगा वो मिल जाएगा। लोकल URLs मिल जाएगा, अनसेफ रिक्वेस्ट मिल जाएगा, बॉडी में क्या होगा वह मिल जाएगा, क्लाइंट जिसमें बेस URL, ओरिजिन, पॉलिसी, कंटेनर ये सब रहता है, विंडो देख सकते हैं, क्लाइंट ये सब दिख रहा है, कीप अलाइव ये सब दिख रहा है। और यहाँ पर आपको ओरिजिन मिल जाता है, रेफरर मिल जाता है, मोड मिल जाता है, कैशे, रीडायरेक्ट, इंटीग्रिटी और पार्स मेटाडेटा। उसके बाद डन और यहाँ पर आएंगे आपको तो कुकी का एक्सेस मिलता है, फिर URL का एक्सेस मिलता है। आप जिसे अपने URL चाहें तो उससे बना सकते हैं। और यहाँ पर इससे आपको href मिल जाएगा, ओरिजिन मिल जाएगा, प्रोटोकॉल मिल जाएगा, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पोर्ट, पाथ नेम, सर्च परम्स, ये सब मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाती है हर एक चीज़ की। आप नेक्स्ट URL का भी यूज़ कर सकते हैं। इस नेक्स्ट URL का आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। URL देखिए, URL का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें डेटा निकालनी हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है अपने REQ पे। ठीक है, अब देखिए कि हेडर वगैरह का कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये तो मैं कमेंट कर दूंगा आपके लिए। अगर आपको हेडर्स गेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट लिखना है, फिर यहाँ लिखिए रिक्वेस्ट हेडर्स और इक्वल न्यू हेडर्स और किसका, जो हमारा REQ डॉट हेडर है, हेडर से उसका। अब इसको आप सिंपली कंसोल कर लीजिए। आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं अगर आवश्यकता पड़े इन सब चीज़ों की तो वह आप निकाल के देख सकें। एक ही हमारा रहेगा कंसोल,
तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ पर आना है और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ ये वो देखिए आपको हेडर्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मिलती है। हेडर लिस्ट आपको पूरा मिल जाता है। कुकी आपका नल है, नेम आपका एक्सेप्ट है, वैल्यू आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये हेडर पास होता है इस पर, एप्लीकेशन जेशन ये सब कुछ करके। उसके बाद एक्सेप्ट इनकोडिंग, ये डिफॉल्ट हेडर से जो इसमें सेट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ऑथराइजेशन वगैरह ये सब कोई हेडर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हेडर सेट करते हैं ना हम लोग, यहाँ से पोस्टमैन से हेडर सेट करते हैं यहाँ से, तो इस हेडर सेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गेट करने का है सिर्फ, तो ये गेट कर लिया। तो ये हुई हेडर्स की बात। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो एक और इम्पॉर्टेंट होता है इस पे। ये मैं कमेंट ले दूँ क्या? ये मैं लिख देता हूँ कमेंट। ये हो गया हेडर्स। अभी यूआरएल का क्वेरी पैरामीटर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होता है। यूआरएल का क्वेरी पैरामीटर पैराम्स लिख देते हैं। तो कैसे निकालते हैं आप? ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, आई थिंक इसमें दिख जाना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं रीलोड। ऐसे दिख रहा है? अगर यहाँ पर है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया और दिया यहाँ पर सर्च इक्वल, मान लीजिए कि सर्च इक्वल कोई कीवर्ड देते हैं जिसने जावा दे दिया, इंटर की प्रेस किया, तो ये जो डेटा है, ये डेटा आप कैसे गेट कर सकते हैं वो दिखाता। सो यहाँ पर यूआरएल क्वेरी पैराम्स में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्स्ट, और जो भी नाम रखना चाहे आप नाम, नहीं जो भी नाम नहीं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये कॉन्स्ट का डबल सी क्यों दे दिया मैंने? ये हो गया हमारा। यहाँ आपको लिखना है सर्च पैराम्स। एक जस्ट अ मिनट, मैं जरा इसको पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखना है न्यू यूआरएल, और यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा REQ.URL से भी मैंने आपको ये कंसोल किया था, तब मैंने आपको दिखा था कि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा ये सर्च पैराम्स, ये वाला। अभी इसको मैं कंसोल कर देता हूँ पहले आप लोगों के लिए, आपको दिखाई दे। यहाँ पर आना है और लिखिए सर्च पैराम्स। ये हो गया। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ आता हूँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कंसोल में देखिए आपको दिख जाएगा URL सर्च पैराम्स सर्च, और ये पूरा का पूरा दिख रहा है। इस वाले को कमेंट कर देते हैं क्योंकि दोनों ही आ रहा है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। तो वापस से एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार और रिफ्रेश किया और यहाँ ये देखिए अभी आपको सिर्फ दिखेगा URL सर्च पैराम्स। तो सर्च दिख रहा है, आपको जावा दिख रहा है। इसको गेट कर सकते हैं आप, अगर आपको गेट करना हो। यहाँ पर आइए और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, डॉट गेट करना है। और यहाँ पर क्या था, सर्च लिखा था ना की, तो आपको की देना है, की है प्रॉपर्टी, और इसका जो वैल्यू था जावा वो आपको अब देखने को मिलेगा। तो ऊपर ही रखते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा जावा, मिल गया। इस तरीके से आप क्वेरी पैरामीटर जो होता है उसको अगर गेट करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसको गेट करने का एक और तरीका है, इस तरीके से ना लिख के अगर आप सर्च पैराम्स को निकालना चाहें कुछ इस तरीके से कि कॉन्स्ट सर्च पैराम्स इक्वल और REQ में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट यूआरएल डॉट सर्च पैराम्स। ये मैंने आपको दिखाया था नेक्स्ट यूआरएल पॉइंट आउट करके, चलो देख लेते तब बढ़िया याद होगा तो अच्छी बात है, वरना पे एक बार फिर से देख लीजिए REQ को कंसोल करके रिफ्रेश करते हैं और सेम वेट आपको देखने को मिल जाए। तो जो भी तरीका आपको अपनाना हो बस आप निकाल सकते हैं। तो मैं इतना रहने देता हूँ। ये हो गया। अब कुकी अगर आपको देखना हो, कुकी के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप कुकी मैं आपको दिखाता हूँ, कुकीज़। और यहाँ पर आइए, मैं कॉन्स्ट कुक 1 इसको लिखते हैं इक्वल REQ डॉट की। वैसे तो आई थिंक इसमें कुछ होगा नहीं, मगर फिर भी देख लीजिए। और यहाँ पर CLG करते हैं कंसोल, लिखता हूँ कुकी 1 और यहाँ पर मैं कुक 1 लिख दिया। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ ये और इसमें कीजिए रिफ्रेश, और मुझे ये दोनों कमेंट कर देना चाहिए। से पहले ये दोनों कमेंट कर दिया ताकि कंसोल में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ना रहे, नाप से नाप भरा ना रहे। इसको किया। अभी देखिए कुकी यहाँ पर आपको दिखता है, क्या दिखता है ये सारा आप देख रहे हैं, कुकीज़ कुकी 1। यहाँ पर ये देखिएगा रिक्वेस्ट कुकी जो भी होता है वो सारा आपको देखने को मिलेगा। कुकी नल दिख रहा है और बाकी सारे जो यहाँ पर सेट वगैरह है वो सारी कुछ दिख रहे हैं। इसके बाद आपको चीज़ें फंक्शन कुकी फंक्शन भी मिल जाता है, कॉन्स्ट कुक 2 इक्वल, और इसको नीचे कर दूँ क्या? यहाँ पर देखिए कुकीज़, ये कुकीज़ ऑटो इम्पोर्ट हुआ क्या? ऑटो इम्पोर्ट नहीं हुआ, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक नेक्स्ट हेडर से ही हमें मिल जाता है। तो अगर मैं इसको सेव करूं और इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करें एक बार और यहाँ पर मैं 2 लिख दूं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके, और इसको कमेंट कर दें थोड़ी देर के लिए। ये नीचे सबसे, और यहाँ पर कीजिए F5 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कुकी 2 में क्या दिखता है, एक फंक्शन दिखता है और ये सारे हेडर लिस्ट के साथ ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन अभी दिख नहीं रहा बिकॉज कुकी वगैरह आई थिंक इसमें है नहीं, इसी वजह से, मगर फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि हाँ ये सारी चीजें जिससे आप रिक्वेस्ट कुकीज वगैरह निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको पोस्ट रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। ये सब तो हमने गेट रिक्वेस्ट में देखा और गेट रिक्वेस्ट में देखा, मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा दिमाग क्लियर रहे कि पोस्ट रिक्वेस्ट भी इसमें हो सकता है। एक्सपोर्ट लिखा, एसिंक फंक्शन पोस्ट लिखा और यहाँ पर REQ, उसके बाद कुछ इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर आप CLG करके इसको REQ को देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें मिलेगी। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको एक बार आपको इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ये तो गेट वाला चलेगा ना। पोस्ट रिक्वेस्ट मारने के लिए आपको पोस्टमैन में आना पड़ेगा, तो इसको कीजिए क्लोज और एक और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं इस पर। कहाँ है ऐड रिक्वेस्ट? देखिए ऐड रिक्वेस्ट यहाँ पर है, तो हम लोग इसमें करते हैं पोस्ट प्रोडक्ट, ये क्या, और वही URL मुझे चाहिए
बस इसमें हमारा जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट हो जाए और कुछ नहीं। सेव करते हैं, यहाँ पर ये गेट की जगह पर हमें पोस्ट कर देना, बिकॉज और कोई तरीका है नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट करने का, इसी से करेंगे, ब्राउजर से हो नहीं पाएगा, भी फॉर्म वगैरह है नहीं। इतना किया, इसको सेंड में क्लिक करते हैं, ये एम्प्टी दे रहा है, ये दे रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। तो यहाँ पर आइए कोड में, और ये कह रहा है कि नो रिस्पॉन्स रिटर्न, तो एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। इसके लिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर कहेंगे कि पोस्ट सक्सेस, इसको लिखा, अभी वापस से यहाँ आना है और सेंड में क्लिक कीजिए, और देखिए आपको पोस्ट सक्सेस मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये अब कंसोल होकर दिख जाएगा रिक्वेस्ट जो होता है वो। तो लगभग वही सारी चीज़ दिखेंगी जो गेट के रिक्वेस्ट में थी, बिल्कुल लगभग बिल्कुल नहीं, लेकिन लगभग वही दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेथड हमारा पोस्ट है तो आपको कुछ कुछ अलग दिखेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेथड आपका पोस्ट यहाँ पर दिखता है। बाकी आपका यूआरएल परम्स लेने का अभी भी तरीका यहाँ पर होगा, हालांकि उस वो सिर्फ गेट में आता है। बाकी आप देखिए यूआरएल लिस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पे देखिए यूआरएल मिल जाता है, ओरिजिन वगैरह, पासवर्ड, पाथ नेम, सर्च परम्स, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, और ये सारे देखिए यूआरएल, ये सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। अब पोस्ट में कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट में कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट में लोग डेटा भेजते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड पे, यही करते हैं। तो ये तो हमारा एपीआई एंड पॉइंट है, इस पर तो डेटा आएगा ही आएगा। तो डेटा आएगा तो डेटा को कैप्चर कैसे करेंगे वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ से आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, वो कहाँ से आएगा, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखना है, RES इक्वल, ये रिटर्न करेगा वो, और यहाँ पर आपको अवेट लिखना है, और आपका जो REQ होता है उस पर जेसन का ये फंक्शन अगर आप लगाते हैं तो आपको रिक्वेस्ट बॉडी मिल जाती है। इसके अलावा आपको फॉर्म डेटा भी एक फंक्शन होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारे यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। आया, मैं इसको कंसोल करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे RES जेसन, ये लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे RES, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि ज़्यादा हमें कंसोल ना दिखे, तो एक कंसोल ये दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें देना पड़ेगा कुछ डेटा इस पर, तो कुछ डेटा देंगे हम लोग, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। तो अभी अगर मैं इसमें करूँ और इसको सेंड करूँ तो देखिए मैं कहता 500 इंटरनल सर्वर एरर, इसीलिए डेटा डाल के करते हैं। तो बॉडी में आना है, बॉडी से आप ये रॉ से यहाँ पर जेसन डेटा रहेगा, यहाँ से आना है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर लिखिए आप मान लीजिए टाइटल, और यहाँ पर टाइटल लिखेगा फर्स्ट टाइटल, ये लिखा, कॉमा, और यहाँ पर बॉडी या फिर कंटेंट लिख सकते हैं जो ब्लॉग पोस्ट का होता होगा, और यहाँ पर लिखिए फर्स्ट बॉडी। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर अब इसको रन करेंगे तो आपको लिखेगा पोस्ट सक्सेस 200 ओके मिल रहा है। आप 201 का भी स्टेटस रिटर्न कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर आएंगे आप तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा RES में, देखिए जब भी फॉर्म में डेटा आएगा वो आपको इस तरीके से RES में मिल जाए। फिर आप इस डेटा को आप बैकएंड में डेटाबेस में सेव करना चाहें या फिर जो भी करना चाहें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या ये अनएक्सपेक्टेड जेसन इनपुट, जेसन पार्स एनोनिमस, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो ये एक तरीका। दूसरा तरीका इसमें है कि फॉर्म डेटा आप ले सकते हैं। अभी इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल अवेट REQ डॉट फॉर्म डेटा करके एक फंक्शन होता है जो आपको फॉर्म का डेटा देगा, और इसमें आप इसको CLG कीजिएगा फॉर्म डेटा, और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा फॉर्म डेटा, तो सेव कीजिए। और देखिए फॉर्म डेटा आपको आपके पास से मिलता है या नहीं। हम लोग आते हैं यहाँ पर पोस्टमैन में, तो अगर मैं इसको जेसन के थ्रू भेजूँ, इसको सेव करते हैं, मतलब सेंड किया, तो ये देखिए 500 का इंटरनल एरर दे रहा है, तो ऐसे तो नहीं जा रहा। तो क्या ये फॉर्म यहाँ से इस तरीके से जाएगा या फिर फॉर्म डेटा के थ्रू जाएगा, देखते हैं एक बार यहाँ से देख लेते हैं ट्राई करके। तो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ टाइटल, और टाइटल भेजेंगे फर्स्ट टाइटल 1 या 1 लिख दिया, और यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखिए बॉडी, और लिखिए बॉडी, इसको लिखा, इसमें सेव किया, और आप देखेंगे पोस्ट सक्सेस आपको दिखता है, और आपको यहाँ पर फॉर्म डेटा कुछ इस तरीके से आपको दिख जाता है। फॉर्म डेटा लिखा, यहाँ पर ये नेम और वैल्यू के पेयर में दिखता है, तो आप इसको चाहें तो बाद में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर आपका आ रहा है ये नेम में, तो आप यहाँ पर नेम लिख दीजिए, और सेम इसी तरीके से अगर बॉडी में आ रहा है तो बॉडी में लिखिए, आपको ये सेपरेट होकर दिखेगा जो भी डेटा रहेगा। वापस से आते हैं अपने पोस्टमैन पे, सेंड में क्लिक किया, पोस्ट सक्सेस, और यहाँ देखेंगे तो आपको देखिए बॉडी 1 दिख रहा है, बट ये हमें क्यों नहीं दिख रहा है, नेम देन टाइटल था, इसी वजह से नहीं दिख रहा था। वापस से एक बार रिक्वेस्ट मार दें, देखिए अभी गया, और यहाँ पर देखिएगा अब फर्स्ट टाइटल बॉडी दिख जाएगा। तो आपको अगर डेटा गेट करना तो इसी केस से फिर आप डेटाबेस में सेव कर लीजिए। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताया यहाँ पर, एक तो REQ जेसन वाले फंक्शन का यूज़ करके, और दूसरा फॉर्म डेटा का यूज़ करके। फॉर्म डेटा अगर गेट करना हो तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा कोई फॉर्म डेटा वगैरह आ जा नहीं रहा, मगर फिर भी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ चीज़ें इस तरीके से होती हैं। इसको करना है कमेंट, और इसको मैं कमेंट से आउट करता हूँ, बाकी सब आप कमेंट करके इसको टेस्ट कीजिएगा, फिर जब एग्जामिन कीजिएगा तब। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो मैं भूल गया एक्चुअली। अगर इसको वापस से मैं हाईलाइट करूं और वापस से हम लोग पोस्टमैन में जाकर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यहाँ पर, तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको 200 का मिलता है, जबकि क्रिएट होने पर 201 का मिलना चाहिए। तो आप स्टेटस कोड अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है, स्टेटस टेक्स्ट वगैरह भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है। तो 201 का ये स्टेटस हमारा हो जाएगा। अभी हम लोग जब पोस्टमैन पे आएंगे और सेंड में क्लिक करेंगे तो ये 201 क्रिएटेड का आपका स्टेटस कोड हो जाएगा। अब इस तरीके से अपना स्टेटस कोड भी चेंज कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसको ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हैं
और एरर आने पर, एरर हम लोग यहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे हैं, बट ट्राई कैच के अंदर इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक कि एपीआई जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको हेडर कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट हेडर कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं, कुकी पे कैसे काम करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट पे आप बॉडी कैसे गेट करेंगे, या फिर फॉर्म डेटा कैसे गेट करेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर थी। अभी आप देखिए, अगर डायनेमिक पैराम हो तो कैसे वह निकाल सकते हैं, मतलब जैसे प्रोडक्ट के अंदर में, ये प्रोडक्ट के अंदर में एक डायनेमिक आईडी के साथ आपको अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि वह भी बहुत ही कॉमन टास्क होता है। मान लीजिए यहाँ हम लोग आते हैं, कोई एक डेटा चाहिए मुझे, ठीक है, ये तो अभी पूरा डेटा हो गया ना, इतना बड़ा डेटा हो गया, अभी एक डेटा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं /1 और हमें एक डेटा चाहिए होता है, तो ये तो 404 बता देगा। बट ये आईडी अगर डायनामिक करना हो, जैसे हमने डायनामिक रूट पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर भी डायनामिक रूट आप इंप्लीमेंट कर सकते, वही रूट का रूल आप यहाँ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वह कैसे करते हैं और कैसे आप ये 1 गेट करेंगे अपने फंक्शन पे, वह दिखाता हूँ, मतलब एपीआई वाले फंक्शन पे। तो इसके लिए हम लोग यहीं पर इसका एग्जामिन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आईडी लिखा, और इसके अंदर में हम लोग एक रूट डॉट JS फाइल क्रिएट करेंगे। और ये क्या हो गया भाई, रूट डॉट JS, ओके, आई थिंक ये कह रहा हो कि इसके अंदर में कुछ नहीं आपने लिखा हुआ है, तो ये लिखा। और यहाँ पर हम लोग गेट रिक्वेस्ट ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एरो फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ। हमने एक बार बिना एरो वाला देखा था, इस पे हमने ये बिना एरो का देखा है, इसमें जो भी फंक्शन हमने बिना एरो का बनाया हो। अब यही गेट रिक्वेस्ट हम लोग एरो के साथ कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे गेट लिखना है इक्वल, ये हो जाएगा एसिंक, और यहाँ पर आपको लिखना है REQ, आपको मिल ही रहा है बिकॉज ये है। तो एरो लिखना है और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, बस इतना लिखिए, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा, इतना लिखा। आप यहाँ पर आप CLG करके, अगर आप देखना चाहें REQ कुछ यहाँ नहीं, तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा हिट हो रहा है या नहीं, तो यहाँ कंसोल में दिखेगा ही कम से कम। तो हम लोग यहाँ पर आना पड़ेगा और इसको हिट करना पड़ेगा। इसको हिट किया मैंने, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया कुछ भी, तो रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न हम लोग वही कर लेते हैं जो हमने पहले देखा था, इसको रिटर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट, ओके, हमारा ये इम्पोर्ट नहीं है ना, ओके, इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ मैं, बहुत ईजी है सब। रिटर्न लिखा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन, और ये रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न करने के बजाय हम लोग करते हैं इसमें मैसेज सक्सेस, और स्टेटस हमने 200 को दिया बिकॉज गेट है, तो 200 का हमने यहाँ पर लिखा। वैसे ये 200 ले लेता है ऑटोमेटिकली, बट फिर आप इसको लिख सकते हैं। इसको सेव किया, अब यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए आपको सक्सेस दिख रहा है। सक्सेस दिखने के साथ आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये पूरा रिक्वेस्ट जो कुछ भी है, वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है। अब इसमें मैं कह रहा था कि जो ये आईडी है डायनामिक है, मतलब यहाँ पर अगर आप 1 लिखें तब भी ये चलेगा, 2 लिखें तब भी ये चलेगा, और 3 लिखें तब भी ये चलेगा। तो ये जो 1 2 3 जो भी आईडी आ रहा है, ये आईडी आप गेट कैसे कर सकते हैं अपने इस फंक्शन पे, जिससे कि आप अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, या फिर गेट करके कुछ सर्च करना हो तो वह कैसे करेंगे, फिल्टर करना हो तो वह कैसे करेंगे, वह दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा, एक और कॉन्टेक्स्ट। देखिए कॉन्टेक्स्ट, अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सब कुछ है, पूरा पैरामीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको CLG करूँ, क्या CLG करते हैं, यहाँ पर CLG ऊपर वाले को कमेंट कर दिया, और ये ऑब्जेक्ट हटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कॉन्टेक्स्ट, लिख दिया, और यहाँ पर लिखिए कॉन्टेक्स्ट। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आना है और आप इसको कीजिए रिफ्रेश। ये कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या मिलता है, कॉन्टेक्स्ट में देखिए आपको परम्स मिलता है जिसमें ID 3, वही अगर यहाँ पर ID आप कुछ और लिखते हैं, जैसे मैं ID यहाँ पर लिख देता हूँ 5, तो इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ID मिल जाएगी 5। तो आपको पता चल गया कि कैसे निकाल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट परम्स करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट परम्स ऐसे करेंगे तो आपको परम्स मिल जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इसके अंदर सिर्फ ID चाहिए, उसके लिए एक और डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ID लिखिए और .id। अब ये ID की ही क्यों लिखना है, बिकॉज ये ID यहाँ पर आ रहा है इसी वजह से। और ये ID कहाँ से रहा है, यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम ID लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, इसी वजह से। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको कीजिए रिफ्रेश, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये देखिए 5। ठीक है, आप चाहे तो कॉन्टेक्स्ट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऐसे लिखने के बजाय। मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, बट आप चलिए मैं लिख के दिखा दूँ, क्या पूरा दिखा दूँ क्या। देखिए ये पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, और ऊपर वाले को कमेंट कर दें थोड़ी देर की, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट लिखने के बजाय इसमें आप इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और यहाँ लिख दीजिए परम्स। आपको ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ये सब की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली params.id लिखकर अपना काम कर सकते हैं। तो सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखिए ID 5। ओके, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट यहाँ लिखने को, इतना डीप डेप्थ में जाने के बजाय ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो आप ये वाला यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और ऊपर वाले को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, डायनामिक रूट जब आप बनाएंगे तब आपका डायनामिक जो डेटा रहेगा वह कैसे गेट करेंगे अपने इस फंक्शन पे, जैसे कि उसके बेस पे आप अपडेट, डिलीट या फिर स्पेसिफिक डेटा फेच करना हो, रिट्रीव करना, तो वह कैसे करेंगे डेटाबेस से, उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ तक में हमने क्या सीखा, यहाँ तक में हमने सीखा कि हम लोग API एंड पॉइंट इससे बना सकते हैं। गेट का, पोस्ट का, अपडेट का, डिलीट का एंड पॉइंट जो बनता है किसी API को, जब REST API जब आप क्रिएट करते हैं तो वह हम लोग सारा काम इसमें कर सकते हैं। अब इस तरीके से प्रोडक्ट का जैसे बनाना हो तो हमने ऑल का बना लिया, फिर एक स्पेसिफिक का ये वाला बना लिया, फिर अब इसी तरीके से हम लोग पोस्ट का बना लिया हमने,
और उसी तरीके से आप अपडेट का डिलीट का भी बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसका यूज़ ये है कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एपीआई है जिस पे आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, चाहे वो डेटा फैच करने के लिए हो फिर किसी चीज़ के लिए हो, तो वह काम भी आप यहाँ सर्वर साइड पे कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए क्लाइंट साइड तो आप कर ही सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था अभी जेसन प्लेस होल्डर पे रिक्वेस्ट करके और ब्लॉग पोस्ट का पूरा डेटा दिखा के, तो आप तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप सर्वर साइड पे यहाँ पर भी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे एपीआई होते हैं, एपीआई प्रोवाइडर होते हैं जहाँ पर आपको एपीआई की लगाना होता है और वो पैसे से मिलता है। जैसे ओपन एपीआई हो गया, पैसे से मिलता है। तो ओपन एपीआई की वो का रिक्वेस्ट वो डायरेक्टली यहाँ से अगर सेंड करें तो उसका जो की होता है वह पब्लिक हो सकता है, एक्सपोज लीक हो सकता है। तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग पहले अपने यहाँ से इस जगह से हम लोग ओपन एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज दें अपना जो भी की वगैरह लगाना है सब, और चूँकि ये सर्वर पे है तो लीक हमारा नहीं होता, और वहाँ से हम लोग डेटा लेते हैं और फिर उसको हम लोग अपने फ्रंट एंड पे दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जांपल के तौर पर, बट मेरे पास ओपन एपीआई का नहीं है, मैं आपको जेसन प्लेस होल्डर का ही दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एपीआई के अंदर में एक फोल्डर ओवरकिट करते हैं, इसका नाम रखते हैं ब्लॉग, और ब्लॉग के अंदर में पोस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं पोस्ट्स, और पोस्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे रूट, जो हमारा होता है एपीआई बनाने के लिए वो root.js, और इसके अंदर में सिंपल सा हम लोग अपना एक फंक्शन बनाएंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, एसिंग फंक्शन और गेट, ये हमने बना लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग अपना एपीआई नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग अपना एपीआई तो बनाएंगे ही, डेटा हमें मिलेगा ही, एपीआई के तौर पर हम लोग अपने फ्रंट एंड पे भेजेंगे, लेकिन एक एपीआई पे रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि दो एपीआई हमारे यहाँ वर्क में आएगा। एक हमारा खुद का एपीआई जो बन रहा है अभी, और ये एपीआई किसी अदर एपीआई थर्ड पार्टी एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो हमें फैच यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अब आप फैच यूज़ करें उससे पहले मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट res इक्वल और अवेट करेंगे, और यहाँ पर फैच का यूज़ करेंगे जो हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग जो जेसन प्लेस होल्डर का जो हमारा जो था उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक ओपन होगा, देखिए ये वाला, मान के चलिए कि ये बहुत सिक्योर एपीआई है, तो पब्लिक एपीआई है ना, लेकिन बहुत सारे सिक्योर एपीआई होते हैं जहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं उसको एक्सेस करने, उसका डेटा यूज़ करने के लिए। तो उसमें हमें एपीआई का की मिलता है या फिर यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है, तो उससे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें जो होती हैं जो सिक्योर करनी, वो हम लोग यहाँ पर सर्वर साइड पे करते हैं। हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये मानिए कि बहुत सिक्योर है, और ये हमारा सर्वर हिट करेगा हमारे थर्ड पार्टी एपीआई पे। अगर इस पे कोई की चाहिए हो तो की के साथ हम लोग रिक्वेस्ट भेज दें, हेडर वगैरह पे जो भी पास करना हो, ऑथराइजेशन वगैरह आप सब पास कर, वो लीक नहीं होगा आपके फ्रंट एंड पे, वो बैक एंड पे आपका जा रहा है। जैसे मैं यहाँ से हेडर पास कर, वैसे तो मेरे पास कुछ खास हेडर नहीं है लेकिन इस रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन क्या ये होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि हमने ये हेडर पास कर। ठीक है, अब हमारा जो डेटा आना था वो डेटा आ रहा है, तो वो डेटा हमारा आ रहा है कहाँ पर, कॉन्स्ट और पोस्ट्स इक्वल, अगर मैं अवेट करूँ यहाँ पर res.json, जैसे हमें डेटा मिल जाएगा यहाँ पर, तो हमें डेटा मिल गया। अभी इसमें ये जो हमारा एपीआई अपना खुद का एपीआई बन रहा है, ये मेरे कंट्रोल पे है, तो मैं इस वाले एपीआई को यूज़ करके फ्रंट एंड पे अपना डेटा फेच कर सकता हूँ। इस पे कोई की वगैरह नहीं है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। दो एपीआई है, ठीक है, एक एपीआई ये होगा जेसन प्लेस होल्डर ने जो दिया, ये कीमती है, पैसे लगते हैं, और ये सिक्योर रखना है मुझे, बिकॉज इसमें इसको मैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे एपीआई की या फिर यूजर नेम पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको मैं अपने सर्वर से करूँगा, जो बैकएंड से होता है ना वहाँ से करूँगा। अब यहाँ से किया, डेटा आ गया, अब ये मेरा एक अपना खुद का एपीआई है जिसके लिए मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, कोई एपीआई की वगैरह नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तो ये मैं फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट भेज के यहाँ से ले लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा करके, फिर कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको करना रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स और .json, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ डेटा, और डेटा में क्या रहेगा, पोस्ट जो भी आएगा वो। तो ये हो गया हमारा एक एपीआई बन गया, हमारा खुद का ये एपीआई बना। एक एपीआई ये था जो जेसन प्लेस होल्डर ने दिया था, और एक ये गेट रिक्वेस्ट का एपीआई हमारा खुद का बना। तो इसको कैसे आप हिट करेंगे, यहाँ पर आना है, और अगर मैं इसमें एक नया रिक्वेस्ट ऐड कर दूँ या फिर इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, और इसका नाम रखते हैं गेट पोस्ट ब्लॉग पोस्ट ये है ना, ब्लॉग पोस्ट। तो ये हमारा, अरे भाई हो गया, नाम गड़बड़ कर दिया। तो ये हो गया हमारा गेट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा क्या, blog/posts, ये हो गया। सेव करो ना, ये इसको हटाओ। अगर मैं इस पे रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका पूरा डेटा आ जाएगा जेसन प्लेस होल्डर से डेटा के। अब ये डेटा मुझे फ्रंट एंड पे दिखाना है, वैसे तो काम यहीं पर खत्म हो जाता है, मुझे यहीं पर इसको बता के आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये डेटा जो हमारा रिक्वेस्ट से आया, अब ये डेटा हमारे पास है, अब ये हमारा खुद का एक एपीआई है, इस एपीआई यानी ये डेटा मुझे दिखाना अपने फ्रंट एंड पे। तो कैसे दिखाएंगे ये भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी भी। तो एक तो आप डायरेक्टली हिट कर सकते थे अपने फ्रंट एंड से, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एक यहाँ तक का एक फुल स्टॉप करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ आप अपने सर्वर साइड से यहाँ से करने के बजाय आप अपने फ्रंट एंड से डायरेक्ट कर सकते थे।
वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक्चुअली मैंने आपको दिखाया है, मगर फिर भी मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ जिससे कि दोनों में डिफरेंस समझ पाएंगे। तो पेज में आना यहाँ पर, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये दिखा चुका हूँ। हम लोग गेट डेटा एक फंक्शन बनाते थे, और यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर लिखा था, हेडर हमने पास कर दिया, और इससे हमारा पोस्ट रिटर्न होगा। उसके बाद हमारे होम पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे यहाँ पर, जिससे हमारा ये रिटर्न होता था जो भी पोस्ट है वो। अब इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, तो एसिंक बना दिया। अब इसको हम लोग डिस्प्ले करवाते थे हमारा मैप मेथड का यूज़ करके, ये मैंने आपको बताया था, तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये मैप मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हटाइए, और इससे हमारा डेटा दिख जाता था फ्रंट एंड पे। ये डायरेक्टली हम लोग जेसन पेज होल्डर पे हिट कर रहे हैं। यहाँ पर आप आके देखेंगे, मैं इसकी अब इस वाले गेट की हमें आवश्यकता नहीं। वैसे आप गेट यहाँ से भी कर सकते थे, जो हमारा पोस्टमैन पे था ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। API/blog/posts एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको ये सारा डेटा दिख जाएगा। जो पोस्टमैन पे दिखा था ना, वह जो हमारा ये वाला था, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो था वह, इस वाले की बात नहीं। ये तो हमारा पेज.js है, तो ये हमारा फ्रंट एंड पे दिखेगा, वेब पेज में दिखेगा। ये API में इस तरीके से रिटर्न थोड़ी ना आएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और एक और नया हम लोग यहाँ से लेते हैं, और हम लोग अपने मेन डोमेन पे चलते हैं, रूट पे, बिकॉज वो रूट पर ही खुलेगा। ये कुछ इस तरीके से ये हमारा दिखता है। तो अभी जो ये डेटा दिख रहा है, इसका थोड़ा सा फ्लो समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी इसका डेटा किस तरीके से दिख रहा है? इसका डेटा दिख रहा है कि हम लोग डायरेक्टली हिट करते हैं जेसन प्लेस होल्डर पर, और उसका डेटा हम लोग फेच करके और अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। मान लीजिए कि ये जो हमारा जेसन प्लेस होल्डर है, ये पैसे वाला है, यानी इसमें हमें पैसा देना पड़ेगा, जिसने हमें API की दिया हुआ है, या फिर यूज़र ने पासवर्ड दिया इसको एक्सेस करने के लिए। अब जो कि ये फ्रंट एंड पे है, तो ये API की लीक हो सकता है, या फिर रिक्वेस्ट पे कोई हाईजैक कर सकता है, ये एक चीज़ें हो सकती है। तो उस चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, डेटा आपका वैसे भी आ रहा है, लेकिन हाईजैक ना हो आपका API की वगैरह, इसीलिए सिक्योर बनाने के लिए हम लोग यही काम करते हैं, लेकिन अपने API के थ्रू होते हो। जिससे कि हमारा जो API की वगैरह है वो हम लोग फ्रंट एंड पे ना लगा के इसको बैक एंड पे लगाएं, और बैक एंड का डेटा हाईजैक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है फ्रंट एंड के कंपेरिजन में। तो इसको ऐसे ना करके, अगर मैं इस पूरे को कमेंट कर दूं आप लोगों के लिए, इस पूरे को कमेंट कर दिया मैंने, तो ये इस तरीके से ना करके आपको क्या करना है कि यही काम आपको अपने API से करना है। तो ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर लीजिए, ये पूरा का पूरा कॉपी किया और पेस्ट किया। अब हम लोग अपने API पे हिट करेंगे, और हमारा API इसके API पे हिट करेगा, और इसका API हमारे API पे डेटा डालेगा, और हमारा API हमारे इस फ्रंट एंड पे डेटा डालेगा। ये हमारा पूरा काम, यानी कि एक बीच में एक बस लेयर बन गया और कुछ नहीं। तो इसको पूरे को हाईलाइट करते हैं, वरना आपको चीज़ें दिखेंगी वैसी की वैसी, बस एक लेयर हमने बना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट URL आई थिंक इसको कहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो आपने पोस्टमैन पे दिया होगा ना, ये वाला, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये सिर्फ /API/blog/post ये लिखने से काम नहीं होता है, आपको पूरा यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। इसमें हमने हिट किया, यानी कि अपने वाले पे हिट किया, तो ये रिस्पॉन्स के तौर पर हमें क्या करेगा, जब ये हिट होगा, गेट ये रिक्वेस्ट जाएगा, तो ये जेसन प्लेस होल्डर पर रिक्वेस्ट करेगा और डेटा निकाल के, और रिस्पॉन्स के तौर पर हमें RES में यहाँ पर दे देगा। हेडर वगैरह तो है ही। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। अब हमें बस देखना है कि कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं क्या, क्योंकि डेटा किस पे आ रहा है वो हमें अभी पता नहीं। तो आई थिंक ये RES जेसन पोस्ट यहाँ तक तो ठीक होना चाहिए, और ये ऑल पोस्ट पे हमें यहाँ पर पोस्ट, और ये हमारा चूंकि ये जो डेटा आ रहा है वो डेटा इस प्रॉपर्टी पे आ रहा है, तो एक हमें यहाँ पे बीच में डेटा लिखना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और तो कुछ खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और इसको सेव करें, सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर आएँ और इसको रिफ्रेश करें, देखिए आपको सेम डेटा वही देखने को मिलता है। बट यहाँ पर ये एक लेयर हमारा बढ़ा हुआ है कि हम लोग, यानी कि हमारा फ्रंट एंड हमारे बैक एंड को रिक्वेस्ट करता है, और हमारा बैक एंड जेसन प्लेस होल्डर को रिक्वेस्ट करता है। जेसन प्लेस होल्डर रिस्पॉन्स करता है हमारे बैक एंड को, और हमारा बैक एंड रिस्पॉन्स करता है हमारे फ्रंट एंड को, जिससे आपको ये दिखाई देता है। ये एक लेयर है। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग अपने फ्रंट एंड से डायरेक्ट फैच का यूज़ करके इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा ये ऊपर वाले पे, ये वाले पे। बट ये सिक्योर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट पब्लिक API पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट जो प्राइवेट होता है जिस पे की पैसे वैसे लगते हैं, वहाँ उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये लेस सिक्योर है, ये ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है जी। इसको करते हैं कमेंट, और इस पर कुछ भी नहीं है दोस्त। मैंने आपको पोस्ट बता दिया है, गेट बता दिया, आप अपडेट का कर लीजिएगा, और इस पर कुछ खास चीज़ है नहीं। तो इसको क्लोज करते हैं, और ये API बनाने का पूरा काम। तो आपका टास्क ये है कि आप एक REST API बनाएं और पोस्टमैन से उसकी टेस्टिंग करें। फ्रंट एंड पे अभी नहीं जाना है, पोस्टमैन से आपको गेट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है, पैच करना है, डिलीट करना है, उससे आपको एक बनाना है, ठीक है। तो अभी इसको मैं नीचे करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि MongoDB, क्योंकि इसमें डेटाबेस अभी तक आया नहीं, मैं तो बस API बनाना सीखा, बट API में डेटा कहाँ से आता है, डेटाबेस से आता है। API का डेटा जाएगा कहाँ पर, डेटाबेस में जाएगा। तो कोई डेटाबेस हमने यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको MongoDB दिखाता हूँ, बिकॉज MongoDB का कॉम्बिनेशन इससे ज़्यादा
यूज़ होता है इंडस्ट्री में, रिएक्ट से हो, मॉडर्न स्टैक से हो, या फिर नेक्स्ट जेस से हो, या फिर नेक्स्ट जेस से हो, व्यू के साथ हो, मोंगोडीबी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी में मोंगोडीबी का ही आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाने वाला। ये मैं हटा देता हूँ, ये जो अभी आपने देखा, इसको करते हैं क्लोज। हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CH5। ये हो गया हमारा CH5 का। टाइपस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, ESLint नहीं चाहिए, टेलनेसिस चाहिए, SRC डायरेक्टरी चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, कस्टमाइज नहीं करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ मोंगोडीबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, इसको क्लोज कर दो, इसका कोई काम नहीं है, एंड आई थिंक इसका भी कोई काम नहीं है ज़्यादा। आपको मेरे चैनल पे जाना है, पहले यहाँ पर देखिए एक वाले चैनल पे, इस चैनल पे जाना है और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा मोंगोडीबी का। अब ये मुझे ज़रा दिख जाए पहले तो मैं आपको दिखाऊं, या फिर आप मॉडर्न स्टैक वाले इस नोड जेस वाले पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर इसको जाइएगा नोड वाले पे, ये मॉडर्न स्टैक का है पूरा का पूरा, जिसपे आपको नोड, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस जेस सब सीखने को मिलता है। आप चाहें यहाँ से सीख सकते हैं। यहीं पर मोंगोडीबी का देखिए 1 2 3, ये 3 चीज़ें आपको देखनी है, जिससे मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करते हैं, मोंगोडीबी कंपास का कैसे यूज़ करते हैं, मोंगोडीबी पे कैसे ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, कैसे मोंगोडीबी के फंक्शंस यूज़ करते हैं डेटा इंसर्ट इनपुट करने के लिए, वो सब कुछ मैंने बताया था। आप यहाँ से उसको देखिएगा। ये इस मैं नहीं बताऊंगा कि मोंगोडीबी कैसे यूज़ करते हैं, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, और ये इसमें है भी नहीं, मतलब इसमें इंक्लूड भी नहीं, ये अलग चीज़ है, ये अलग है, क्योंकि इसको अलग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ देखिएगा, फिर आप इसको अपने नेक्स्ट जेस में भी यूज़ कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। सिर्फ मोंगो का देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट है, इसमें सिर्फ मोंगोडीबी है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। 1 2, ये ऊपर से 2 और यहाँ पर ये वाला 3, बस इतना ही देखना है। बाकी आप पूरा देखना चाहते तो देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3 ही है, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लोज। और पोस्टमैन, किसी को अगर पोस्टमैन नहीं पता है वो अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पोस्टमैन आपको बनाने के लिए कहा है, अभी आपको पोस्टमैन आता ही नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर API टेस्टिंग विथ पोस्टमैन, ये एक प्लेलिस्ट है, इस पर एक ही बहुत सारे वीडियो बना के रखे मैंने। API टेस्टिंग विथ पोस्टमैन, आपको ये पहले सिर्फ आपको ये शुरू वाला देखना है, पोस्टमैन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, और आप पोस्टमैन पे काम कर पाएंगे। बाकी ये वेब सॉकेट नहीं देखना और ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का नहीं देखना। आप चाहे देख सकते हैं, अच्छी जानकारी है, लेकिन आपको ऊपर वाले मास्टर देखना है। तो ये हो गया, अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा। हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग देख रहे हैं कि मोंगोडीबी के साथ कैसे कनेक्शन बना सकते हैं और मोंगोडीबी डेटा कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं, और फ्रंट एंड में कैसे डिस्प्ले करेंगे ये भी दिखाऊंगा। वैसे तो आपने इसमें देख लिया है, मगर फिर भी चलिए इसको रन करते हैं। मैं CD CH5 करके अंदर में आ गया हूँ, npm रन डेव करते हैं और बस हम लोग इसमें एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। पहले पेज का SRC में आना है, और SRC में आना है, पब्लिक में SRC में आना है, और यहाँ पर पेज डॉट, ये जो हमारे इसको जैसे लोग नॉर्मली करते हैं बिल्कुल रूट, ये पूरा कोड हटाइए और इसमें सिंपली लिख देंगे हम लोग अभी के लिए एक H1, जिसमें रहेगा नेक्स्ट जेस। बस इतना, इसको सेव कीजिए। और ये इमेज किसी काम का नहीं, इसको हटा देते हैं, सेव कर दें, और यहाँ पर आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, रिफ्रेश करने पे सिर्फ नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ दिख गया। तो पहला हमारा काम है कि मोंगोडीबी के साथ कैसे आप कनेक्शन बना सकते हैं। मोंगोडीबी आपका इंस्टॉल वगैरह रहना चाहिए। मैं मोंगोडीबी कंपास भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आया मैं मोंगोडीबी कंपास, ये मेरा ओपन हो गया, और यहाँ से मुझे इस पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये सब मैंने बताया, तो मैं यहाँ पर डेप्थ में जाने रहा। 3 डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। हम लोग अपना खुद का डेटाबेस बनाएंगे। इसको बड़ा कर देता हूँ, ये व्हाइट दिख रहा है ना, तो डार्क मोड नहीं होता है क्या ये। चलिए मैंने इसको डार्क मोड कर दिया। आप भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, एडिट में सेटिंग में जाना है और यहाँ से डार्क थीम से डार्क थीम में तो करते हैं कैंसिल। चलिए अब थोड़ा दिख रहा है ठीक। तो यहाँ पर है हम लोग, और हम लोग क्या करना है, मोंगोडीबी से कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग कोड में आते हैं और एक हम लोग बनाते हैं फोल्डर, ठीक है। एक फोल्डर बनाते हैं पहले, तो ऐप के अंदर में एक फोल्डर बनाया मैंने, या फिर आप SRC के अंदर भी बना सकते हैं। तो SRC के अंदर हम लोग बनाए अगर लिब नाम का एक फोल्डर, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। इस ऐप के अंदर में ये सब है और यहाँ पर लिब हमारा हो गया, ठीक है। कोई नहीं, इससे भी काम हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। वैसे ऐप के अंदर भी आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, बिकॉज आपका होगा क्या, आपका ऐप ही रहेगा SRC के बजाय। जब आप SRC यूज़ नहीं कर रहे होंगे तब तो ऐप के अंदर भी आप बना सकते हैं। नहीं मेरा SRC है तो मैं इसी के अंदर रखता हूँ यहाँ पर, और एक यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे। वैसे तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, उसमें कोई इशू नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर नापते हैं कनेक्ट DB न्यू फाइल, और ये कनेक्ट db.js रखना है। और इसमें मोंगोडीबी से कनेक्शन बनाने का हम लोग कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो उसके लिए हम लोग CH5 के अंदर में राइट क्लिक करते हैं और एक लिखते हैं .env डॉट। अब इसमें देख लीजिए कि .env कैसे यूज़ होता है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। सो लोकल, अब वैसे .env भी लिख सकते हैं, बट ये लोकल के लिए तो यहाँ पर लोकल लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे, जैसे एक डेटाबेस URL, ये मोंगोडीबी यही होता है, रिपोर्ट लिखा, ये हमारा होस्ट है, तो ये एज इट इज़ आपको भी लिखना है। अगर आपने पोर्ट अपने मोंगोडीबी का चेंज नहीं किया तो आपका भी यही होगा 27017। और डेटाबेस का आप नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसी नाम से हमारा यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट होकर अभी आपको देखने को मिलेगा। मैंने रखा न्यू लॉग, यूजर नेम कोई है नहीं, पासवर्ड है नहीं, ऑथ सोर्स कोई है नहीं, तो सब एम्प्टी रखा हुआ है। ये हो गई चीज़। अगर आपको मोंगोडीबी से कनेक्शन बनाना तब आपको मोंगोस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो हमने किया नहीं। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर पैकेज लोकेशन फाइल पे कोई मोंगोस डिपेंडेंसी यहाँ पर है नहीं। तो आपको क्या करना है,
ये आपको npm पैकेज npmjs.com से मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। बट अभी के लिए हम लोग npm i और mongoose ऐसे आप क्लिक के और इंटर की प्रेस कीजिएगा, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपको npmjs.com पे मिल जाएगा, और डिटेल में जानना है तो कैसे इसका यूज़ करते हैं बाकी सारी चीज़ें। देखिए पैकेज और जेसन फाइल पे देखिए ये आपको मिल गया 8.0.2 ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हो। आपको इंपोर्ट करना है उसको यहाँ पर, बिकॉज इसी में कनेक्ट का मेथड मिलेगा। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंक और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, देन एरो और ये हो गया। इसका ट्राई कैच हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे कि हम लोग आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। और आपको env यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना है, लिखिए const db options इक्वल यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और सबसे पहले db नेम ऐसे लिखना होता है इसको। और हमें ये वाला नेम चाहिए जो हमने यहाँ लिखा ना, वो हमें एक्सेस करके यहाँ पर लिखना है। तो कैसे करते हैं, process.env लिखना है। env वेरिएबल को एक्सेस करने का ये तरीका है, और आपको db डॉट देकर db नेम ही लिखना है। इसको सेव कीजिए और आपका काम हो गया। उसके बाद आपको यूजर इसी तरीके से, पासवर्ड और ऑथ सोर्स भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ ना, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ली थी, से कॉमा देना भूल गया मैं। तो ये सिर्फ ऑप्शन है। अभी कनेक्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे अलग से। तो यहाँ पर लिखते हैं अवेट, और यहाँ लिखिए मंगूस जो हमने इंपोर्ट किया हुआ मंगूस डॉट, इसमें कनेक्ट का एक मेथड होता है जो हमें कनेक्शन बना के देगा। और इस पर आपको जो URL है वो देना होता था, process.env.database URL। नहीं आ रहा क्या, कोई नहीं, कॉपी कर लेंगे, लिखेगा कौन, ये वाला यहाँ पर आपको चिपकाना है। चिपका दिया, और साथ में आपको जो DB ऑप्शन है ये पूरा का पूरा कि किसके बेस पे कनेक्शन बनाएगा वो यहाँ पर देना होता है। तो हमने ये भी दे दिया। अब अगर कनेक्शन सक्सेसफुली होता है तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए CLG करवा लेते हैं कि कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर नहीं होगा तो यहीं पर एरर मिल जाएगा, मतलब एक्सेप्शन में चला जाएगा ये, और आपको CLG होकर दिख जाएगा जो भी एरर रहेगा वो। ठीक है, तो इससे कनेक्शन बनाने का हमारा कोड ये हो जाता है। MongoDB से कनेक्शन बनाना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सभी के लिए सेम है। एक्सप्रेस जिसमें भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, नेक्स्ट में भी ऐसे ही लिखते हैं, नेक्स्ट में भी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये Mongoose का अपना तरीका है। अब आप किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी लाइब्रेरी पे यूज़ कीजिए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कनेक्शन ये क्रिएट करने का कोड हो गया, कनेक्शन बनाएंगे कहाँ पर, यानी कि इसको कॉल कहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं API, बिकॉज यहीं तो करना है ना, API बनाया। और इसके अंदर में हम लोग एक ब्लॉग या फिर डायरेक्ट पोस्ट ही बनाता हूँ। इस पर पोस्ट लिखा, तो पोस्ट के अंदर में एक हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, root.js बनाया। और यहाँ पर हम लोग जो हमारा नॉर्मल सा गेट होता है वह लिख लेते हैं, ये हो गया। और थिंक इसको इंपोर्ट करके एक हमने रिटर्न कर, ताकि हमें एरर वगैरह ना मिले। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये जो कनेक्शन बनाने का कोड है, हमें कनेक्शन तो यहीं बनाना है, बिकॉज यहीं पर हमें डेटाबेस का एक्सेस लेना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ खास करना है नहीं, ट्राई कैच बना लूँ क्या, ट्राई कैच बना लेते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं। तो ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं, तो प्रॉपर वे में लिखते हैं ट्राई कैच। ये लिखा, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, और इसको आप यहाँ पर लिख के, और आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पर लिख देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और इसमें स्टेटस देंगे 400 का। ओके, सो सही होगा तो यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या करना है, अवेट करना है, और जो हमारा कनेक्ट DB ये वाला, इसको इंपोर्ट करना है, इसको कॉल करना है। तो ये हमारा कनेक्शन बन जाएगा। अब आप डेटाबेस में एक्सेस ले चुके हैं, अब उसमें आप उसे डेटा रिट्रीव कीजिए या फिर पोस्ट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा यहाँ इंपोर्ट होता है, जो हमने बनाया था वो, इससे कनेक्शन बनेगा। अगर कनेक्शन बनेगा तो हमें टर्मिनल पे दिख जाएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली, अगर नहीं तो फिर हमें एरर दिखेगा इसकी वजह से। तो देखते हैं कनेक्शन बनता है या नहीं। पहले कनेक्शन तो बने, फिर तो बाकी का काम होगा। तो NPM रन डेव किया, और इस पर हमें हिट करना पड़ेगा। हिट हम लोग पोस्टमैन से भी कर सकते हैं और अपने ब्राउजर से भी कर सकते हैं। ब्राउजर से करने के लिए करना पड़ेगा /API/posts की प्रेस करते हैं, और मिल रहा है यहाँ सक्सेस। तो आपको यहाँ पर कनेक्टेड सक्सेसफुली भी मिल जा रहा है, यानी कि MongoDB से हमारा कनेक्शन हो चुका है, डेटाबेस से हमारा कनेक्शन हो चुका है। इसको भी स्टॉप कर दीजिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको रिफ्रेश रीलोड करने का देखिए, रीलोड किया हमने, तो यहाँ अभी तक कुछ भी हमें देखने को ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। डेटाबेस में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको 3 डेटाबेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है जिसको प्रेस करने से कुछ नहीं, यानी कि हमारा न्यू ब्लॉग अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या करने की आवश्यकता है। सो हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, एक स्कीमा मॉडल बनाना पड़ेगा, जो नॉर्मल MongoDB में काम होता है वही करना पड़ेगा। तो आप उसको ऐप के अंदर बना सकते हैं, या फिर आप SRC के अंदर भी बना सकते हैं। मैं बना रहा हूँ SRC के अंदर में, यहाँ पर न्यू फोल्डर। आप ऐप के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोगों के पास SRC फोल्डर नहीं होगा, तो ऐप के अंदर ही बनाना होगा, तो आप ऐप के अंदर ही बना सकते हैं, कोई इशू उससे नहीं है। ठीक है, SRC के अंदर में न्यू फोल्डर एक बनाया, यहाँ पर लिखिए मॉडल्स, और जैसे मॉडल बनाते हैं आप MongoDB में, वो MongoDB में पढ़ाया जाता है, तो वैसे ही बनाना है। पोस्ट का है तो मैं पोस्ट लिख देता हूँ, और इसमें JS ये लिखा है, इसको थोड़ा सा क्विकली करेंगे हम लोग।
लोग। जैसे पहले हमें mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा, mongoose को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आपको एक स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। हम स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं। पोस्ट स्कीमा इसका नाम रखा हुआ है न्यू mongoose डॉट स्कीमा, जो इंपोर्ट किया था उसमें स्कीमा नाम का एक फंक्शन है, उसको हमने किया। और हमने यहाँ पर हमारा जो टेबल होता है ना, मान के चलिए कि टेबल है एक ही, उसका फर्स्ट कॉलम होगा टाइटल, दूसरा कॉलम होगा बॉडी, और उसका हमने टाइप यहाँ से देखिए स्ट्रिंग होगा, ये रिक्वायर्ड है देना पड़ेगा, ट्रिम ट्रू है, बस ये सब दिया हुआ है। ये ट्रिम वगैरह नहीं देंगे तो वो भी चलेगा, रिक्वायर्ड नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट ये टाइप स्ट्रिंग जरूर दीजिए। और ये तो देना पड़ेगा फील्ड का नाम। ये हो गया। अभी इसको इस स्कीमा को कंपाइल करना पड़ेगा, और इस स्कीमा को कंपाइल करना पड़ेगा, यानी कि मॉडल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कंपाइल स्कीमा, यानी कि मॉडल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये पोस्ट मॉडल हो गया हमारा, और यहाँ पर बस चेक किया था कि पहले से अगर क्रिएट है तो पहले वाले को यूज़ करना, नया क्रिएट नहीं करना है, वरना इससे एरर मिलने लगता है। तो ये लिखना बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ पर ये हमारा मॉडल क्रिएट करने का पोस्ट लिखा, तो पोस्ट नाम से हमारा एक क्रिएट होने वाला है। इसको सेव किया और यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद और कुछ खास इसमें करना है नहीं, चलिए दिखाता हूँ मैं। यहाँ आना है, बिकॉज यहीं से हमारा अब बाकी का काम होगा। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाए उसके लिए हम लोग यहाँ पर मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल की इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसका इंपोर्ट, और क्या नाम है उसका, पोस्ट मॉडल नाम रख देते हैं, और फ्रॉम कहाँ से, ये हो गया हमारा ये मॉडल्स, और इसका नाम है पोस्ट। आई थिंक इतने से काम हो जाएगा। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद एक बार हम लोग यहाँ पर इसका आके रिफ्रेश करते हैं। अभी हो जाना चाहिए डेटाबेस क्रिएट, अगर अभी नहीं होगा तो फिर आपको देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए न्यू ब्लॉक हमारा क्रिएट हो गया, डेटाबेस नया। तो हमने जो भी नाम रखा था उसी नाम से हमारा एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया। चलिए बढ़िया। तो इसमें अभी हम इंसर्ट नहीं कर सकते, हम लोग अभी कौन सा रिक्वेस्ट देख रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट देखते हैं, हम डेटा गेट कर सकते हैं बट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गेट करते हैं। गेट करने के लिए पहले हमें डेटा डालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ कंपास से डेटा डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट्स। अब इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसमें क्लिक कीजिए, फिर आप डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा ऐड करने का, ऐड फील्ड आफ्टर आईडी, और क्या फील्ड रखा था हमने, टाइटल। टैब प्रेस कीजिए, लिखिए फर्स्ट टाइटल। उसके बाद वापस से एक और ऐड करना है, तो यहाँ पर आइए ऐड फील्ड, यहाँ पर बॉडी लिखा होता है, बॉडी टैब प्रेस करना है, लिखिए फर्स्ट बॉडी। इतना कीजिए और इसको इंसर्ट कर दीजिए। ये हमारा एक डेटा इंसर्ट हुआ। इस डेटा को मुझे, ये जो डेटाबेस में मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है वो मुझे चाहिए यहाँ पर, बिकॉज डेटाबेस से हमारा कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे उसका डेटा गेट करेंगे और फिर उस डेटा को कैसे आप अपने फ्रंट एंड के पेज में दिखाएंगे, यहाँ नहीं भाई, इस फ्रंट एंड के पेज में दिखाएंगे, वो भी दिखाऊंगा। पहले डेटा गेट कर लेते हैं और पोस्टमैन से चेक कर लेते हैं डेटा आ रहा है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कोड है हमारा, जो MongoDB में हम लोग सीखते हैं, मंगूस में। यहाँ पर लिखना है आपको रिजल्ट इक्वल, और अवेट कीजिए, और पोस्ट मॉडल जो हमने ऊपर में ये नाम लिखा हुआ, आप यहाँ पर नाम कुछ भी लिख सकते हैं बट पोस्ट मॉडल लिखा हुआ है मैंने। और इसमें एक मेथड होता है फाइंड, ये आपको सारा डेटा निकाल के देता है इस पोस्ट से, जो कि रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। जो कि रिजल्ट में मिल गया है तो यहाँ पर आप सक्सेस मैसेज, और ये हटा देता हूँ मैं कुछ देर के लिए, यहाँ पर सिंपली रिजल्ट लिख देते हैं और जो भी रिजल्ट में आएगा वो रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही है। एक कंसोल में यहाँ लगा देता हूँ, अगर कोई एरर आएगा तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। और कुछ है नहीं। चलिए गेट रिक्वेस्ट करते हैं, कहाँ से, अपने ब्राउजर से भी कर लेते हैं। ब्राउजर से पहले करके देखते हैं। यहाँ पर आया मैं और इंटर की प्रेस करूँ, देखिए मुझे एक डेटा मिल गया। ये कहाँ पर है, मेरा डेटाबेस में है MongoDB में, वहाँ से मुझे यहाँ मिल रहा है। आप इसको पोस्टमैन से भी देख सकते हैं, पोस्टमैन में भी आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक नया रिक्वेस्ट है हम लोग करते हैं। आई थिंक इससे हो जाएगा क्या, इसमें थोड़ा सा ये अलग है। मैं इसका क्या करता हूँ, डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसमें हम लोग सिंपली लिखेंगे गेट पोस्ट, यहाँ से यहाँ तक हटाइए, ये हटाइए, गेट पोस्ट। इसमें ब्लॉग नहीं है, डायरेक्ट पोस्ट लिखा था हमने। ये किया, सेव किया और सेंड में क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक डेटा दिख जाता है। एक रिजल्ट में एक डेटा हमारा आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का काम हो जाता है, यानी कि हमारा जो ये API बना, API एंड पॉइंट गेट वाला, ये हमें एक डेटा रिटर्न करके दे देगा हमारे डेटाबेस से। अब ये डेटा आप चाहें अपने पेज में दिखा सकते हैं। फेच का यूज़ कीजिए, अपने इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट मारिए और ये आपको रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स के तौर पर आपका MongoDB का डेटा, जो आप दिखा सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो मैं एकदम तैयार रहता हूँ हमेशा। तो SRC के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं कॉम्पोनेंट्स नाम से, कॉम्पोनेंट्स नाम से, और इसमें मैं करता हूँ गेट डेटा, इस नाम से गेट पोस्ट डेटा, ब्लॉग पोस्ट डेटा, सिर्फ गेट डेटा करते हैं। गेट डेटा रखा, गेट डेटा 1 कर दो हमें, बिकॉज मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाला हूँ। गेट डेटा 1 JSX, एंटर की प्रेस किया और इसमें कुछ नहीं करना, जो अपनी JSON प्लेस होल्डर में किया था बिल्कुल वैसे का वैसे ही काम करना। तो क्या करेंगे हम लोग, एक गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। गेट डेटा नाम से फंक्शन बनाया और हमने रिक्वेस्ट भेजा कहाँ पर, अपने ये जो हमने अभी क्रिएट किया ये गेट रिक्वेस्ट, उस पर हमने रिक्वेस्ट भेज दिया, ये पूरा लिख के। ये मैंने आपको दिखाया भी था, ये भेज दिया। अब इसमें गेट मेथड लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब ये क्या करेगा, ये हमें डेटा देगा पोस्ट सारा का सारा, ठीक है। एक कंसोल हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है और रिटर्न कर लेंगे इससे। इस फंक्शन से हमें सारा पोस्ट रिटर्न मिल जाएगा। अब हमारा जो REFE अपना खुद का फंक्शन इसका रहेगा, यानी कि ये जो हमारा गेट डेटा 1 है हमारा कॉम्पोनेंट होगा तो अपना रहेगा ही उसका फंक्शन। ये तो हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शन है,
लेकिन ये हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉल किया, सारा डेटा हमारा ऑल पोस्ट में आ गया और हम लोग यहाँ पर मेन के अंदर में सारा पोस्ट जो कि रिजल्ट के अंदर आता है, तो ऑल पोस्ट डॉट रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा, फिर मैप लगाएंगे और फिर एक एक करके सारा आपका डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने टेलविन का क्लास भी लगा दिया ताकि आपको कलर में दिख जाए। तो पोस्ट में आएगा टाइटल, तो ये टाइटल दे दिया, बॉडी यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट के अंदर है, रिजल्ट के अंदर में टाइटल बॉडी, तो ये हमने डिस्प्ले किया। अभी इसको कीजिए कॉपी और यहाँ पेस्ट कीजिए और रूट पे दिखाऊंगा मैं। तो इसमें अभी हमारा नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ मिलेगा और अब इसको देखेंगे, अगर सर्वर चल रहा हो देखिए नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ, बस इसी में मुझे डिस्प्ले करवाना है सर। ये कंपोनेंट के तौर पर है, सिंपली क्या करेंगे, पेज में आना है और ये हटाइए और यहाँ पर लिखेंगे गेट डेटा 1 और कुछ नहीं करना, सेव कीजिए और यहाँ ये और देखिए वो डेटा दिख जाए। तो किस तरीके से फ्लो आपको समझना चाहिए इसमें कि हमने अपने इस कंपोनेंट से फेच का यूज़ करके अपने एपीआई पे, जो एपीआई इसी नेक्स्ट जेस पे बना है, कोई और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, उस एपीआई पे यानी कि इस एपीआई पे गेट मेथड था तो गेट रिक्वेस्ट डाला। अब ये हमारे मोंगोडीबी पे जाता है, सारा डेटा लाता है और हमें रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ पर भेज दे रहा है आरईएस में, यहाँ पर जिसको हम लोग गेट करके और यहाँ पर डिस्प्ले करवा दें। तो फुल स्टैक का काम हुआ ना, ये डेटाबेस का भी काम हो जा रहा है, बैकएंड का भी और फ्रंट एंड का भी। तो ये फुल स्टैक हमारे इसी वजह से क्या, तो ये गेट करने की बात हो गई। अभी डेटा डालने का हम लोग काम करते हैं यहाँ से करते हैं, फिर हम लोग पोस्टमैन से भी कर सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट लगा के, मतलब कोड नहीं लिखा और लिख के आप कर सकते हैं, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अभी हम फिलहाल ये करें, बट यहाँ से नहीं करना होता है ना हमेशा, यहाँ से तो होता नहीं है, वो यहाँ से होता है फ्रंट एंड से होता है फॉर्म बना के, तो वह देख लीजिए जिससे कि आपको वह भी समझ में आए। तो एक हम लोग नया कंपोनेंट बनाएंगे फॉर्म के लिए, यहाँ पर आना है, यहाँ लिखिए गेट डेटा नहीं, गेट डेटा 1 नहीं, हम लोग इसमें लिखेंगे पोस्ट डेटा डॉट ये 1 कर देते हैं, पोस्ट डेटा 1 ये JSX, ये हो गया। अब इस पे मैं थोड़ा सा क्विकली लिखता हूँ बिकॉज ये सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ इसी वजह से, या फिर मैं पहले तो आपको देखिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप RAFCE करके ये पूरा निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्लाइंट बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्म है, यहाँ पर ऑन चेंज आप इवेंट लगाएंगे, स्टेट यूज करेंगे, तो ये क्लाइंट बनेगा। सर्वर कंपोनेंट से आपका काम नहीं होगा, एरर मिल। उसके बाद आपको स्टेट चाहिए होगा, तो हम लोग स्टेट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर सारा डेटा एक साथ हैंडल करेंगे फॉर्म का। तो उसके लिए मैंने फॉर्म डेटा एक स्टेट बना लिया, यूज स्टेट का यूज कर, जिसमें टाइटल और बॉडी एम्प्टी भी हमने रख दिया। अब हम लोग यहाँ पर बना लेंगे अपना फॉर्म, तो पूरा फॉर्म हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये मैं डी हटाता हूँ और यहाँ पर पूरा फॉर्म बना लेते हैं। ये पूरा फॉर्म बन गया, फॉर्म का एक्शन कुछ भी नहीं, ऑन सबमिट पे हैंडल फॉर्म अभी बनाने या बनाएंगे। यहाँ पर टाइटल एक रहेगा जिसपे टेक्स्ट है, नेम इसका टाइटल है और वैल्यू हमने फॉर्म डेटा डॉट टाइटल ये वाला जो इसको यहाँ पर लिख दिया रिएक्टिविटी के लिए। ऑन चेंज पे हैंडल चेंज अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे और ये कुछ क्लास में लिख दिया ताकि हमारा जो लिखेंगे वो सही सही दिखे, वरना वो वाइट दिख रहा था तो नज़र आता नहीं है। इस तरीके से बॉडी का एक इनपुट टैग हमने लिखा है और साथ में एक बटन है हमारा यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो गया। अब हम लोग अपना पहले हैंडल चेंज कर लेते हैं, मतलब ये जो हमारा हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर है इसको बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग, मैंने आपको बताया था रिएक्ट में कि कैसे फॉर्म के सभी फील्ड को एक साथ हैंडल करते हैं, वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पर ऑन सबमिट पे ये वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट लिखिए और ये फंक्शन हो गया, ये एसिंक होना चाहिए, तो यहाँ पर ई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें और ये हमारा कुछ इस तरीके से। अब आपको पहले तो प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि हमारा रीलोड ना हो। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर क्या, हमें चाहिए यहाँ पर फॉर्म का पूरा डेटा, जो कि आपको इस चीज़ से मिल जाए। फॉर्म डेटा यहाँ पर आता है ना, यहीं पर आएगा सारा इसी के अंदर में। तो फॉर्म का डेटा हमें भेज देना है कहाँ पर, अपने बैकएंड में, यानी कि यहाँ पर जहाँ हमने अभी पोस्ट रिक्वेस्ट लिखा नहीं है, लिखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आएगा पोस्ट रिक्वेस्ट में और वहाँ से हमारा जाएगा डेटाबेस में, यानी कि मोंगोडीबी में डेटा। तो पहले मैं हैंडल यहाँ पर लिख देता हूँ। किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्स्ट फेच का यूज़ करेंगे RES इक्वल, और यहाँ पर अवेट लिखना है, इसलिए मैंने इसको एसिंक बनाया था। फेच लिखना है, फिर हमारा जो API का URL बनेगा वो अभी बना नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, लेकिन ये बनेगा। कॉमा देते हैं, फिर मेथड आपको देना पड़ेगा। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो मेथड देना अनिवार्य है, पोस्ट लिखा और ये पोस्ट लिख दिया। अभी इसमें कॉमा दीजिए और यहाँ पर लिखना है बॉडी लिखने के बाद यहाँ लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके आपको इसको भेजना पड़ेगा। तो स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई में क्या, फॉर्म का डेटा, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स में आता है कुछ भी तो वह CLG करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स जो भी आएगा वह RES में आपको मिलेगा। हम लोग रिस्पॉन्स भेजेंगे कि यहाँ सबमिट सक्सेस हो गया है, इस तरीके से कोई रिस्पॉन्स, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हमें चाहिए क्या, ये URL, हमने बैकएंड का URL बनाया नहीं, कहाँ पर जाएगा ये फॉर्म का डेटा, वो हमने बनाया नहीं है। इस डेटा को हैंडल करने के लिए यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। तो रूट में आना, यहाँ पर पोस्ट गेट के लिए तो बनाया बट पोस्ट के लिए नहीं बनाया। सेम हमारा रहेगा ये पाथ की API पोस्ट, इसमें गेट भी हैंडल होगा और पोस्ट भी। आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं एक पाथ, बट इसी में बनाने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ऐसा ही रहता है नॉर्मली। तो क्या करना है, इस पूरे को कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ से यहाँ तक का कॉपी पेस्ट कीजिए और इसी में मैं एडिट करके आपको दिखा। यहाँ पर गेट की जगह पर ये मेथड हो जाएगा हमारा पोस्ट, ये REQ रहेगा, फिर से डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा क्रिएट मेथड, जिससे हमारा क्रिएट होता है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म का डेटा चाहिए होगा,
तो फॉर्म का डेटा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले किसी एक इधर कि फॉर्म का डेटा आता है req.json फंक्शन पे, तो वो आप निकाल सकते हैं जैसे कॉन्स्ट बॉडी इक्वल अवेट करना पड़ेगा, अवेट req.json, या फिर फॉर्म डेटा भी आप निकाल सकते हैं फॉर्म डेटा, बट उसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जेसन से हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं और सिंपली बॉडी को आपको क्रिएट होने के लिए दे देना पड़ेगा बैकएंड पे, यानी कि डेटाबेस पे भेज देना पड़ेगा। बस ये यहाँ जाएगा और पोस्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा डेटाबेस में, और आपको ये रिजल्ट जो भी आएगा रिटर्न वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो हमने अभी रिस्पॉन्स ये किया ना यहाँ पर मिल जाएगा, कंसोल में दिख जाएगा। बस स्टेटस ये 201 का होना चाहिए, क्रिएट हो रहा है इसी वजह से, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपको यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग का मिल जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। अब ये URL जो बना हमारा वो हमें यहाँ मेंशन करना है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका जो URL बनेगा वह बनेगा सेम वही लोकल होस्ट API पोस्ट्स, ये वाला पोस्ट्स, और इसी पे चूँकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा यहाँ पर आते ही, इस रूट पे आते ही कि ये पोस्ट वाला करना है या फिर गेट वाला करना है। ठीक है, इसको सेव कीजिए और कुछ नहीं करना, आई थिंक इतना में काम हो जाना चाहिए। फॉर्म तो हमारा बना हुआ है ही, अब जरूरत है इसको टेस्ट करने की। आप चाहें तो बजाय इस चीज़ के डायरेक्टली इसको सिर्फ टेस्ट करना चाहें, जो कि अच्छा प्रैक्टिस होगा, सिर्फ इसको टेस्ट कीजिए पहले पोस्टमैन से, उसके बाद आप इस फ्रंट एंड को देखिए कि ये काम कर देंगे। कम से कम आपका ये श्योर हो जाएगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैं यही करता हूँ, मैं इस वाले को पहले टेस्ट करते हैं पोस्टमैन का यूज़ करके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टमैन में जाना पड़ेगा, ये तो हमने गलत चीज़ खोल दिया, पोस्टमैन पे आना पड़ेगा, और ये हमें एक ये डुप्लीकेट करते हैं, इस वाले क्या हो गया भाई, ये वाला डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट किया, यहाँ पर हमें पोस्ट क्या लेंगे, पोस्ट तो वही है, पोस्ट ब्लॉग पोस्ट ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया, पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर किया हुआ है, और आपको यहाँ पर ये चेंज करना है, यहाँ पर करना है पोस्ट्स, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाएगा, इसमें ये मांगेगा कि आपको देना पड़ेगा डेटा वगैरह, इसको हटाते हैं, इसका नहीं करना, रॉ में आना है और यहाँ से जेसन के रूप में पास करना है। डेटा क्या पास करेंगे, यहाँ पर टाइटल और बॉडी, और यहाँ टाइटल, और ये जेसन नहीं है क्या, देखिए जेसन यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर रखना सेकंड टाइटल, स्पेल गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा, बस मैं टाइप कर रहा हूँ बॉडी, और यहाँ पर सेकंड बॉडी, सेव किया इसको, और हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पर, ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ है, तो ये हमारा चला जाएगा यहाँ पर, और ये आरग्यू जेसन से बॉडी पे निकाल लेगा जो हम भेज रहे हैं अपनी टाइटल और बॉडी को, उसके बाद क्रिएट करेगा, यानी कि मोंगोडी में जाकर सेव हो जाएगा, और हमें रिस्पॉन्स दे देगा जो भी देना है, अदरवाइज एरर देगा। चलिए देखते हैं ये काम होता है नहीं। यहाँ आया मैं, सेंड में क्लिक किया, और देखिए हमारा एक क्रिएट हो गया, 201 का दिखा रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आए आप, पहले अभी एक था, इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो आपको एक और दिख जाएगा। तो API हमारा सही तरीके से काम कर, इससे हम लोग श्योर हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इस वाले कोड पे हमारा कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये वाला देखेंगे, फ्रंट एंड से डेटा हमारा आ रहा है या नहीं हमारे API पे, और यहाँ से हमारे डेटाबेस पे जा रहा है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेज में आना है, और गेट तो रहने देते हैं यहाँ पर। वैसे गेट में अभी आप देखेंगे तो आपको 2 डेटा दिख जाएगा, बिकॉज आपका 2 डेटा हो चुका है। यहाँ पर आइए, रिफ्रेश कीजिए इसको, देखिए नीचे आपको डेटा दिख जाएगा, सेकंड टाइटल सेकंड बॉडी दिख रहा है। ये CSS की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, वरना ये साथ में आपको दिखता है। तो इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज वो जगह दिखेगा नहीं। और यहाँ पर पोस्ट डेटा 1, इससे फॉर्म दिख जाएगा हमें, और यहाँ आना है, और इस फॉर्म से हमारा डेटा जा रहा है नहीं हुआ देखना है। तो यहाँ पर आइए, ठीक है, थर्ड टाइटल सेकंड तक हमने किया था, यहाँ पर लिखे थर्ड बॉडी, इसको सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये हमारा हो जाएगा। इसको मैंने किया सेंड, देखिए कोई एरर है क्या, कोई एरर तो नहीं दिख रहा। हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए थर्ड हमारा डेटा सेव हो गया। तो फ्रंट एंड से हमारे API पे आया, API से हमारे मोंगोडीबी में सेव हो गया, बहुत ही ईजी था। अब इसको चाहे तो फ्रंट एंड में देख भी सकते हैं, इसके लिए बस आपको जो कंपोनेंट था ये वाला, ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, या फिर इसको आप ऊपर कर लीजिए, इसको सेव कीजिए, और आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड। आप हार्ड रिफ्रेश कीजिएगा एक बार, कंट्रोल F5, आपको थर्ड वाला नीचे दिख जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड अभी हमने जो किया था। एक और करके दिखाता हूँ, 4 टाइटल और क्या बॉडी, और इसको सबमिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबमिट हो गया, थर्ड तक दिख रहा है। आप कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4 यहाँ पर दिख जाए, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो ये है पूरा डेटाबेस वगैरह का काम कैसे करना है वो सब का, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसी काम को करने का एक आसान तरीका आ गया है नया, जिसे सर्वर एक्शन कहते हैं। तो कैसे करते हैं वह देखिए, उसमें क्या एलिमिनेट होगा वह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी अगर कोड में आप आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अभी आप यहाँ पर रूट में जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, गेट करने के लिए यहाँ पर एक आप root.js इस तरीके से एक फाइल क्रिएट करते हैं, फिर गेट रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप डेटाबेस से डेटा लाने के लिए फाइंड मेथड यूज़ करते हैं, अगर पोस्ट करना हो तो यहाँ पर क्रिएट मेथड यूज़ करते हैं। तो एक API रूट आपको बनाना पड़ता है, जिसमें हम लोग फैच का यूज़ करके रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर हमारा गेट होता है, फिर फैच से रिक्वेस्ट करके डेटा भेजते हैं, फिर हमारे डेटाबेस में सेव होता है। तो इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया गया पूरी तरीके से। आपको ना तो ये बनाने की आवश्यकता है, मतलब API बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट अपने डेटाबेस में डेटा डाल सकते हैं और वहाँ से डेटा फैच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। वह कैसे करते हैं वह देखिए, नया चीज़ है, और इसीलिए कहते हैं कि Next.js इज़ अ न्यू PHP, बिकॉज PHP में भी वैसे ही होता है।
उसमें एपीआई लगाना नहीं पड़ता है, डेटा डायरेक्टली आप रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा सेव कर सकते हैं। देखिए कि कैसे होता है, यही सब कुछ होगा, बट थोड़ा सा आसान हो जाता है काम, थोड़ा सा कोड कम होता है। ये दो चीज़ें आप कमेंट कर दीजिए, बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं, यही दो काम करेंगे लेकिन अलग तरीके से। मॉडल आपका रहना चाहिए ये आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो कनेक्शन बनाने का कोड एज इट इज़ रहेगा, मॉडल आपका एज इट इज़ रहेगा, मॉडल स्कीमा जो बनाया है वो सेम रहेगा, बस एपीआई आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कॉम्पोनेंट हम लोगों को बनाना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करने वाले हैं। सो हम लोग पहले गेट करने का दिखाता हूँ, गेट डेटा टू डॉट JSX, और ये हो गया। गेट वन से हम लोग इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर हम लोग इसका चेंज कर देंगे नाम। तो ये गेट डेटा वन है ना, यहाँ पर बस 2 कर देंगे और कुछ नहीं। अभी देखिए कि इसमें आपको क्या क्या नहीं चाहिए, तो आपको ये पूरा का पूरा जो गेट डेटा का ये पूरा फंक्शन है ना, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे आप बना सकते हैं सेपरेट करने के लिए, बट नहीं चाहिए अभी, मान के चलिए। आपको क्या करना है, जो कनेक्शन बनाने का जो कोड था डेटाबेस से, वो आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ आइए और यहाँ कीजिए अवेट और कनेक्ट DB। पहले आप अपने API पे बनाते थे, बट अब आप डायरेक्टली अपने कंपोनेंट पे बना रहे हैं या फिर अपने पेज पे बना रहे हैं। तो ये हमने बनाया, ये सर्वर कंपोनेंट है, याद रहे। तो हमने कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन बनाने के बाद हमें सारा डेटा चाहिए था, हम लोग यहाँ पर गेट को कॉल करें, बट गेट को कॉल करने के बजाय आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मॉडल लिखना है, पोस्ट मॉडल जो कि हमारा है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। पोस्ट मॉडल आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट मॉडल लिख ही देता हूँ मैं। ये पोस्ट मॉडल यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पोस्ट मॉडल हो गया, और यहाँ पर डायरेक्टली आप लगा देंगे फाइंड मेथड, जो API में लगा रहे थे ना, वो अब आपको यहीं पर लगा देना है। इससे आपको सारा डेटा मिल जाए। इसको कंसोल करके आप देख सकते हैं। तो मगर मैं कंसोल में करूंगा नहीं, यहाँ पर रिजल्ट्स जो कि API में रिजल्ट हमने मेंशन किया था, यहाँ पर आप देखेंगे इस पे जब डेटा आ रहा था हम लोग यहाँ पर रिजल्ट ऐसे मेंशन कर देते, बट हम लोग अब है नहीं। अब ये दो जो लाइन का कोड था वो हमने यहीं पर चिपका दिया, तो रिजल्ट नाम का कुछ होगा नहीं, डायरेक्टली हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा, तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ऑल पोस्ट में हमारा सारा डेटा रहेगा, उसमें मैप लगाना है और बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। अब देखिए ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो इस API का काम ये गेट का लिखना ही नहीं है, ये पूरा पूरा API बनाना ही नहीं है। कोई API रिक्वेस्ट हमने सेंड नहीं किया, कोई फैच यहाँ से यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट अपने कॉम्पोनेंट पर ही हम लोग क्वेरी मार रहे हैं। सेम ऐसा ही होता था PHP पे। तो हम लोग डायरेक्टली अपने कॉम्पोनेंट पर भी क्वेरी मार सकते हैं डेटाबेस से, जो कि आप यहाँ पर कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से, क्वेरी मारना है, रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसको डिस्प्ले कर जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ आना है गेट डेटा टू, और इसको सेव कीजिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। यहाँ पर आना है और रिफ्रेश कीजिए, कंट्रोल F5, देखिए आपको डेटा दिख जा रहा है। तो डेटा देखने का काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसी तरीके से डेटा पोस्ट करने का भी आपको देख लेना चाहिए, बिकॉज वह लोग बहुत लोग सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए। तो ये हटा दिया मैंने, अभी ये ब्लैंक हो गया होगा, ये ब्लैंक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट कैसे करना हो इसी तरीके से। कोई API वगैरह कहीं फैच कुछ यूज़ नहीं करना, यही कोड हमें ये लिखना है, बस ये 2 लाइन का कोड, लेकिन अपने कंपोनेंट पे या फिर अपने पेज पे। चलिए दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। कंपोनेंट यहाँ नया क्रिएट करते हैं एक, और इसमें नाम रखते हैं पोस्ट डेटा टू डॉट JSX। हो गया। अभी इसमें इसी को कॉपी कर लिया जाए, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ यूज़ क्लाइंट यहाँ से हटा देना है, स्टेट यूज़ करने की आवश्यकता नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटिक डायरेक्टली हमारा हो। यहाँ से ये पोस्ट, ये क्या रख दिया मैंने, ये नाम पोस्ट डेटा, ओके पोस्ट डेटा ये 2 होगा ना, पेस्ट किया था तो वैसे का वैसे रह गया। ये पोस्ट डेटा 2 हमने किया। फॉर्म डेटा ये बिल्कुल नहीं चाहिए, स्टेट है ही नहीं, तो ये कहाँ से रहेगा। हैंडल भी नहीं चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिंपली रिटर्न। और यहाँ पर फॉर्म में आपको ये ऑन सबमिट नहीं चाहिए, इसमें आपको एक्शन चाहिए होगा। हम लोग एक्शन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। वैल्यू इसमें नहीं चाहिए, ऑन चेंज नहीं चाहिए, तो ये पूरा हटा दिया। इसमें भी वैल्यू नहीं चाहिए, ऑन चेंज नहीं चाहिए, ये पूरा हटा दिया। ये सीन कट गया इसमें से, हो गया। अभी बटन हमारा रहेगा एज इट इज, और यहाँ पर क्या करना है, एक्शन में आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन लिखेंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज किया, फिर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं लिखा क्रिएट, और ये क्रिएट हमारा फंक्शन बनेगा। क्रिएट फंक्शन के अंदर ही आपको सारा काम करना है। यहाँ लिखिए कॉन्स्ट क्रिएट इक्वल एसिंक, और इसमें एक आता है फॉर्म डेटा, जिससे आपका ये जो फॉर्म का पूरा डेटा है, जो भी इनपुट है, जिसका जो डेटा होगा वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एरो लिखना है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, लिखना है यूज सर्वर, ये लिखा, ये यूज सर्वर लिखना यहाँ पर जरूरी है, इसको लिखिएगा। इसके बाद अवेट करके आपको कनेक्शन बना लेना अपने डेटाबेस से, तो कनेक्ट DB, और ये कनेक्शन बन गया डेटाबेस से। अब क्रिएट करना है, तो जैसे हम लोग क्रिएट किया था हमने यहाँ पर, इसमें इस वाले कोड से सेम वही कोड कॉपी करना, कनेक्शन तो बना लिया ना, अब यहाँ पर पेस्ट कर देना। रिजल्ट में आएगा पोस्ट मॉडल, ओके। हमने ये हमने इंपोर्ट नहीं किया, जस्ट मिनट में इंपोर्ट वाले को भी कॉपी कर लेते, नहीं उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट, और यहाँ से मॉडल इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पोस्ट मॉडल से चेंज करना जरूरी नहीं है, बट मुझे थोड़ा ठीक लगता है देखने में। ये हमारा मॉडल यहाँ से क्रिएट होगा। यहाँ बॉडी नहीं देना, बॉडी देने के बजाय आपको जो फॉर्म डेटा आ रहा है यहाँ पर, वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल प्रॉपर्टी है हमारा डेटाबेस में, जो आप यहाँ से देख सकते हैं MongoDB से। टाइटल और बॉडी ये 2 चीज पास करनी है। वो टाइटल लिखा, टाइटल में क्या डेटा चाहेगा, टाइटल में डेटा चाहेगा फॉर्म डेटा से, फॉर्म डेटा डॉट गेट, और क्या इसमें जाएगा टाइटल। टाइटल कहाँ, ये कहाँ से देख के लिखा, यहाँ जो नेम है ना, ये देख लिया। तो इसका डेटा जो भी इसमें इनपुट करेंगे वो डेटा ये इसमें लेके आएगा,
और यहाँ से टाइटल में भेज देगा डेटाबेस के पास। अब इसी तरीके से आपको बॉडी के लिए करना है, तो यहाँ पर टाइटल हटाइए और लिखिए बॉडी, बस इतना कीजिए, आपका डेटाबेस में डेटा जाके सेव हो जाएगा। अब जो कि रिजल्ट आपने यहाँ लिख भी दिया है, तो आप इसको CLG कर सकते हैं, जो रिटर्न आएगा आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, और यहाँ पर रिजल्ट। चलिए, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमारा ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, सेव होने का काम हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी फैच यूज़ नहीं किया, कोई भी API एंडपॉइंट की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, जिससे आप लोगों ने देखा। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको पहले लगाना पड़ेगा ना पेज में, यहाँ पर लगाइए पोस्ट डेटा टू, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको कीजिए हार्ड रिफ्रेश एक बार। अभी हम लोग इसमें 5 टाइटल और 5 बॉडी ये कर रहे हैं, अभी सेव नहीं किया मैंने। मैं MongoDB में पहले आपको जाके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखिए हमारा 4 तक था और 5 का दे रहे हैं डेटा इस पर। तो हमारे फ्रंट एंड से हमने इसको पास किया। अगर कोई एरर है तो पहले चेक कर लेते हैं, कोई एरर है क्या, लगता तो है कि कोई एरर है। देखिए कोई एरर नहीं है, ये हमने कंसोल किया था वह दिखता है रिजल्ट, कोई एरर नहीं है। MongoDB में आइए और यहाँ पर देखिए 5th आपको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको 5th सेव होकर मिल जाता है। तो आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आप ये सर्वर एक्शन ये वाला यूज़ कीजिए, या फिर आप जो नॉर्मल मैंने आपको बताया फैच का यूज़ करके, जिसके लिए आपको API बनाना पड़ेगा एंड पॉइंट्स, तो उसका यूज़ करके बनाइए, यानी कि ऊपर वाले 2 या फिर नीचे वाले 2, उनमें से कोई एक ही आप यूज़ कीजिए। ठीक है, ईजी जोन सभी आपको पड़े वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डेटा फैच करने का अभी भी डेटा फैच होगा, यहाँ आइए और देखिए आपको 5 तक का सारा कुछ देखिए। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आसान है ना। इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आसान है बहुत। इसमें तो API बनाना पड़ता है, बहुत इधर उधर के कोड लिखना पड़ता है। ये बहुत एकदम ईजी हो गया है, इतना ईजी मतलब PHP फील आता है इसको देखकर। बार बार PHP बोलना नहीं चाहिए, बड़ा ही लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कभी एक था उसका क्रेज, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये है पूरा का पूरा तरीका। सो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ खास है नहीं नेक्स्ट.js में, अगर आपने इतना सीखा तो आपने भयंकर सीख लिया इस पर। मैं आपको कुछ चीज़ें पर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर SRC में आना है और हमारा पेज जो मेन पेज है उसी पे काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पेज में ये हमारा है, मान लीजिए कि ये हमारा एक डेटा दिखाने का है, पोस्ट डेटा दिखाने का। और अगर आप यहाँ पर आते हैं, मैं जरा ये कंसोल ठीक कर लूँ, मतलब ये कंसोल हो रहा है ना, गेट डेटा टू, ये कंसोल कहाँ कंसोल लिख दिया मैंने, एक कंसोल यहाँ नहीं है, पोस्ट डेटा एक कंसोल यहाँ पर, इसको मैं कमेंट करता हूँ एक्चुअली, बस यही करना। इसको क्लोज कर देते हैं और ये हमें डेटा गेट करके देता है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें डेटा गेट हो रहा है। देखिए टाइटल में आपको चेंज करना बता देता हूँ जाते जाते, कि यहाँ पर क्रिएट नेक्स्ट ऐप दिख रहा है, इसको चेंज करना है टाइटल। तो कैसे करेंगे, पहले उसे पेज में आते हैं, इसी पेज में होम पेज है ना, तो यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है, वैसे तो ये लिखा हुआ था पहले, हमने डिलीट कर दिया था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा लिखा और इक्वल, देन यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल में क्या लिखना है, जैसे मुझे लिखना है कि ब्लॉग पोस्ट्स, ये लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया जाएगा ब्लॉग पोस्ट लिखकर। तो टाइटल आप अगर देना हो किसी भी पेज में तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन, ये पूरा आता क्यों नहीं है, पूरा आ जाए तो फिर मज़ा आ जाए, मतलब ऑटो कंप्लीट हो जाए डिस्क्रिप्शन। और आप यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन देखें, दिस इज ब्लॉग पोस्ट, और इस तरीके से दिया। उसी तरीके से आप कीवर्ड दे सकते हैं, और बाकी जो मेटा डेटा होता है ना वो सारा का सारा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं क्या बताऊँ आपको, ये सारा का सारा आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और क्या बचा इस पे अब डायनेमिक जनरेट कर सकते हैं मेटा डेटा को, वैसे परम्स वगैरह डाल के ये सब, बट वह मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि अभी उतना ज़रूरी है नहीं। आई थिंक इतना आपको अगर पता है तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, वैसे उसका प्रैक्टिकल में नहीं दिखा रहा, लेकिन आप इसको देखिएगा, वह है मिडिलवेयर। अगर मुझे कहीं मिल जाए तो ये मिडिलवेयर allows you to run code before a request is completed. Then based on the incoming request you can modify the response by redirecting, modifying the request or response header, or responding directly. Middleware run before cached content and routes are matched. See matching pathways. Use the file middleware.ts या फिर js in root of your project to define middleware, for example at the same level as page और app। तो पेज और ऐप जिस लेवल पे उसी लेवल पे आपको middleware.js फाइल क्रिएट करना है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं थोड़ी सी जानकारी के लिए, पूरा एग्जांपल नहीं दिखा रहा तो आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर आइए और ऐप जिस लेवल पर है उसी लेवल पर, यानी कि SRC फोल्डर के अंदर में यहाँ पर middleware.js इस तरीके से। ठीक है, यही बताया ना, यही तो कहा गया है यहाँ पर, कहाँ गया यार, यहाँ पर तो middleware.js यही कह रहा ना ये कि, और ऐप और इनसाइड SRC इफ एप्लीकेबल, SRC के अंदर में, तो SRC के अंदर में हमारा क्रिएट हुआ है। इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, मिडिलवेयर का कोड आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपको रिक्वेस्ट कंप्लीट करने से पहले कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो उस केस में हम मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है वैसा जूम करके यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर यहीं पर देख लीजिए ना। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये सर्वर से निकाल रहा है, और दिस फंक्शन कैन बी मिक्स्ड एसिंक अवेट दिस।
तो आपको करना क्या है, एक्सपोर्ट फंक्शन मिडिलवेयर लिखना है और आपको ये देना है। अगर मैं इसमें से पूरा का ये इतना आप कॉपी कर लूँ और आपको यहाँ पर कोड में दिखाऊँ इसको पेस्ट करके, तो इसमें कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट का था क्या, ये टाइप स्क्रिप्ट का था, मैं JS का लेकर आता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया, यहाँ पर आया मैं पेस्ट किया, ये हो गया। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट है। इसमें रिक्वेस्ट जाने से पहले जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि चेक करना चाहते हैं कि एक मिडिलवेयर का क्या हो सकता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये हो गया। तो फंक्शन मिडिलवेयर रिक्वेस्ट, इसमें रिडायरेक्ट का यूज़ किया जा रहा है और न्यू URL ये बताया जा रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरा जो रिक्वेस्ट हो रहा है, मेरा जो रिक्वेस्ट डॉट URL है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ बस एग्जांपल के तौर पर, अगर इक्वल है स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो मुझे लॉगिन में किसी को भेजना नहीं है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड, अगर कोई डायरेक्ट इस पे रिक्वेस्ट मारता है, अगर ये रिक्वेस्ट है तो क्या करना है, इसको ऐड कर देना है लॉगिन वाले पे, ठीक है। ये आप करना चाहते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। रेड कहाँ करना है, लॉगिन वाले पे रिडायरेक्ट कर देना है। तो ये मिडिलवेयर का इस तरीके से यूज़ होता है। ओके जी, तो और कुछ खास इसमें है नहीं, ये मैं बस आपको एक सही एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मिडिलवेयर का, बाकी कोड अलग तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको रन करके नहीं देखना। तो बस ये हो गया मिडिलवेयर और कुछ खास इसमें नहीं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि ऐप के अंदर में सिर्फ API लिख दिया और कंपोनेंट तो SRC के अंदर में होते ही है, ये तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। कहाँ से, टेलविंड से। देखिए SRC के अंदर में कंपोनेंट, SRC के अंदर में ऐप। तो बाकी जो ये लिब बनाया मैंने, ये आप ऐप के अंदर भी बना सकते हैं, मॉडल्स आप ऐप के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर आप कोई सा भी फॉलो कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और दोस्तों मुझे लगता है कि Next.js में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि Next.js आप अच्छे से आप जानते हैं। और यहाँ पर वैसे तो देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती वो सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन आप चाहें तो आप इसको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीज़ें, जैसे कि एक है लोडिंग, यहाँ पर कहीं होगा तो मुझे दिख जाए तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर राउटिंग में लोडिंग UI एंड स्ट्रीमिंग यहाँ पर दिया हुआ है। लोडिंग UI आप बना सकते हैं loading.js का यूज़ करके। जैसे स्केलेटन आपने देखा होगा, कभी कोई साइट आप विजिट करते हैं तो जब तक वो डेटा दिखता है तब एक स्केलेटन दिखता है, थोड़ा सा ब्लर होकर दिखता है कि कुछ ना कुछ आ रहा है इस पर। तो उस तरीके का लोडिंग अगर आपको बनाना तो ये बाय डिफॉल्ट ये देता है loading.js। ये आप किसी भी ऐप के अंदर में किसी भी फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ से ये वाला फोल्डर है SRC ऐप, ये ब्लॉग पोस्ट, तो ब्लॉग पोस्ट जब तक ना आ जाए तब तक मेरा लोडिंग होता हुआ दिखता रहे। तो मैं इसके अंदर में loading.js नाम का एक फाइल क्रिएट कर लूँगा, उससे मैं स्केलेटन बना लूँगा, या फिर कुछ भी सिर्फ लोडिंग लिख भी देंगे, या फिर कोई सर्कल घूमता हुआ तो भी आप बना सकते हैं। उस तरीके से बनाकर और आप बस उसको छोड़ देना है, उसको कुछ करना नहीं होता, बस फाइल क्रिएट करके उसके अंदर कोड लिख देना है, तो कुछ नहीं करना। वो ऑटोमेटिकली जब भी अगर कोई ज़्यादा टाइम लगेगा दिखाने में तो वो ऑटोमेटिकली लोडिंग वाले को तब तक दिखाएगा जब तक कि डेटा आपका आ नहीं चाहता। ठीक, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एग्जांपल के तौर पर, जैसे डैशबोर्ड पे इसने किया हुआ है, डैशबोर्ड के अंदर में loading.js किया हुआ है और ये बेसिक से कोड लिखा। ये आपको बनाना पड़ेगा अपना खुद का कंपोनेंट, अगर इन लोगों ने अपना खुद का नहीं दिया है उस केस में, ठीक है। तो ये लोडिंग का एक है जो आप करके देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क कि क्या आप करेंगे। तो एक ये काम आता है, लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग यूज़ नहीं भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है एरर को लेकर, आई थिंक एरर हैंडलिंग को लेकर, error.js वाली फाइल। तो एरर आप अगर दिखाना चाहते हैं तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें देखिए बताया गया होगा कि डैशबोर्ड के अंदर में error.js इस तरीके से एक फाइल, नाम यही रखना है, loading.js error.js ये नाम रखना है, ये नाम रख सकते हैं। ये यूज़ क्लाइंट क्लिक किया, वो क्लाइंट साइड इसको बनाना पड़ेगा, यानी क्लाइंट कंपोनेंट इसको बनाना पड़ेगा, फिर आप इसमें एरर दिखा सकते हैं। कैसे वर्क करता है इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक और था नॉट फाउंड, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा इसी वजह से, लेकिन एक तो कहीं तो था इसमें नॉट फाउंड था। मैं कंट्रोल करके देखूँ नॉट फाउंड के, थिंक ये गड़बड़ कर दिया मैंने, नॉट फाउंड .js ये वाली जो है, देखिए ये कहाँ मिलेगा, ये मुझे मिलेगा API रेफरेंस पे, यहाँ पे .js फाउंड। ये भी वैसे ही है, इसका भी फाइल नेम वही रखना है, नॉट डैश फाउंड.js। तो नॉट फाउंड होगा तो डिफ़ॉल्ट पेज ना दिख के, मतलब डिफ़ॉल्ट नॉट फाउंड पेज ना दिख के ये वाला, जैसे कि स्लैश या कुछ भी लिख दें, इंटर की प्रेस करें तो ये 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, ये ना दिख के आप जो इसमें मेंशन करेंगे वही दिखेगा। और ये आप अपने पाथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉग में ये नॉट फाउंड हो सकता है तो प्रोडक्ट वाले में कुछ और नॉट फाउंड हो सकता है, उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और कुछ खास इसमें है नहीं। इसके अलावा और कौन सी फाइल है, देखिए अब यहाँ पर फाइल्स देख सकते हैं, टेम्पलेट और लेआउट तो मैंने आपको बताया टेम्पलेट लेआउट लगभग सेम है। बाकी मेटा डेटा के यहाँ फाइल्स हैं जो आप यहाँ पर एक्सपेंड करके देखेंगे बस, और इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, बस इतना ही है। मतलब अभी तो है बहुत कुछ लेकिन इतना ही यूज़ होता है ज़्यादातर, बाकी आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आप सीख जाएंगे, अभी सब कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना आपने अगर सीख लिया Next.js में तो आप सारा काम कर सकते हैं और आप एकदम समझिए कि आप मास्टर है इस पर, ठीक है। आपको कहीं और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको
आपको प्रोजेक्ट पे कूद जाना है। ठीक है जी, तो यही है, इतना और ज़्यादा मैं रखूँगा नहीं, ये इतना ही है। इसको करते हैं क्लोज़, इसको भी क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको करते हैं स्टॉप। ये मैंने रन किया था कुछ देर पहले। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करना आपको छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस जहाँ छोड़ेंगे आप, वहीं आप भूल जाएँगे, चाहे वो रिएक्ट हो, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो या कुछ भी हो, याद रहने वाला नहीं। सो दोस्तों यहीं तक रखते हैं इसको, काफ़ी समय हो चुका है और मैं समझता हूँ कि ये 3 से 4 घंटे एडिट के बाद 3 घंटे तो होना ही चाहिए या 2.5 घंटे तो कम से कम होना ही चाहिए। इतना समय लग जाएगा और इसको एडिट करते-करते नहीं तो मुझे मेरा कल दिन भर लग जाने वाला है। तो एडिट करने में ज़्यादा समय लग जाता है। आपको एक-एक चीज़ सुननी पड़ती है, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं क्योंकि ये बहुत लोगों के पास चला जाता है। तो और बातें मैं नहीं करता हूँ, इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इतनी मेहनत मैंने की है तो सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आपने देखा है तो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।